के मामले में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तुलनाएं ज़्यादा आ रही हैं और यूपीएससी में भी तुलना आ ही सकती है। जैसे कल हमने एक तुलना की थी कि इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी में तुलना करनी पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो अब समझ में आया कंसेप्ट आपको। तो इस तरह से कंपेरिजन करते हुए हम वैल्यूज को समझेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कल फर्स्ट हाफ में, यानी कल पहली क्लास तक इस टॉपिक को समाप्त करें, जो कि हो जाना चाहिए, कोई खास दिक्कत नहीं है। वो तो हमारे हाथ में कि फर्स्ट हाफ कब खत्म होगा वो तो है नहीं, 12 से 5 तक चलेगा, नहीं खत्म होगा तो कल हम फर्स्ट हाफ में खत्म करेंगे, फिर किसी और टॉपिक को उतरेंगे। तो जो वैल्यूज का पहला वर्ग था उसमें हमने 3 वैल्यूज को लिया था, और वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी थी? एक थी इंटेग्रिटी, एक थी ऑनेस्टी और एक थी प्रोबिटी। अगर आपको इंटेग्रिटी पर 50 शब्द लिखने हो, 100 शब्द लिखने हो तो लिख पाएंगे ना आराम से, क्योंकि इंटेग्रिटी पे सवाल आते हैं बार बार। ऑनेस्टी पर सवाल नहीं आता, ऑनेस्टी पाठ्यक्रम में है भी नहीं आपके, वो तो हमने इसलिए समझा कि जुड़ा हुआ मूल्य है, कहीं कोई सवाल आ जाए। पाठ्यक्रम में जो है वो सिर्फ इंटेग्रिटी है। प्रोबिटी आपके पाठ्यक्रम में है, टॉपिक नंबर 7 में है। टॉपिक नंबर 7 का नाम ही है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, पर क्योंकि प्रोबिटी बहुत नजदीक है इंटेग्रिटी के, तो बेहतर है हम यहाँ भी समझ लें, क्योंकि प्रश्न वहां, अब जो प्रश्न आएगा उसमें लिखा नहीं होता ना टॉपिक नंबर 7 से है कि 3 से है, प्रश्न तो प्रश्न होता है। तो जब प्रोबिटी को समझना है बाद में, यही समझ लेते हैं तो आसानी रहेगी। तो आज देखते हैं कि प्रोबिटी क्या चीज है। प्रोबिटी को समझने के लिए एक रेफरेंस से बात शुरू करते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने प्रोफेशन में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, अपने समाज में, हर जगह इंटेग्रिटी का पालन पूरी निष्ठा के साथ करता हो? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? आप लोग ना इस भाव से देखते हैं कि मदारी सवाल पूछ रहा है, मदारी जाला फेंकेगा, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, इस भाव से मत सोचिए, सहज रूप से बताइए क्या। और इंटेग्रिटी का मतलब 100% हमेशा नहीं होता है ना। हालांकि इंटेग्रिटी में अपेक्षा होती है 100% की, लेकिन 100% तो एक कॉन्टिन्यूम सिद्धांत मानने वाले 100% मानते नहीं है, तो 99 हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या समाज में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं? आप अतीत से लेकर वर्तमान तक किसी को भी सोच सकते हैं। आप धार्मिक नेताओं को भी सोच सकते हैं, आप भगवान राम को भी सोच सकते हैं, आप महात्मा गांधी को भी सोच सकते हैं, या कोई और व्यक्ति आपको ऐसा लगता हो। आप श्रीधरन साहब को भी सोच सकते हैं, आप भगत सिंह को भी सोच सकते हैं, और यदि आपको किसी राजनीतिक नेता से रुचि है तो उसको भी सोच सकते हैं। कोई अभिनेता आपको लगता है उसको सोचिए, जो आपको लगे, महेंद्र सिंह धोनी को सोच लीजिए, जो भी ठीक लगे। और मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, दोस्तों के साथ भी, समाज के साथ भी इंटेग्रिटी के साथ बिहेव करता हो? ऐसा होने में क्या दिक्कत है? आप बिना बात टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं। अच्छा, सुबह सुबह समझ लिया ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे आप सेट हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, कौन सी खास बात है? कोई व्यक्ति ऑफिस में ईमानदार है, घर पे भी ईमानदार है, दोस्तों के साथ भी छल नहीं करता है, जो कमिटमेंट करता है पूरी करता है, समाज को भी उतनी ही कमिटमेंट करता है जो पूरी कर सकता है, और जो कर दी कमिटमेंट फिर पीछे नहीं हटता है। कहाँ कोई खास समस्या है? हो सकता है। और क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने ऑफिस में बहुत ईमानदार हो पर पर्सनल लाइफ में ईमानदार ना हो? ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में बहुत ईमानदार हो, ऑफिस में बहुत करप्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि घर परिवार के लिए जान दे सकता है और ऑफिस जाके पुल में रेत डलवा के पुल जला देता है ताकि पैसा कमा ले घर के लिए। ये भी हो सकता है ना। प्रोबिटी दरअसल इंटेग्रिटी ही है। मैंने प्रोबिटी पे खूब ढूंढा, खूब रिसर्च की, और मैंने पाया कि प्रोबिटी और प्रोफेशनल इंटेग्रिटी में अंतर नहीं के बराबर है, लगभग नहीं के बराबर है। एक दो अंतर छोटे छोटे हो सकते हैं। तो पहली बात, प्रोबिटी क्या है? जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, उसमें से इसका मतलब निकलेगा। व्हाट इज प्रोबिटी? पहली बात है कि प्रोबिटी का संबंध पर्सनल लाइफ से नहीं होता, प्रोफेशनल लाइफ से होता है। इंटेग्रिटी, बल्कि एक शब्द देखिए, प्रूवन इंटेग्रिटी इन प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन में सिद्ध सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक जीवन में सिद्ध सत्यनिष्ठा को प्रोबिटी यानी कि शुचिता कहते हैं। प्रोबिटी के लिए हिंदी शब्द क्या था? शुचिता। ये परिभाषा आमतौर पर इसके बारे में मिलती है। और ये प्रूवन मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? प्रूवन का मतलब साबित हो चुकी हो, जो पहले सिद्ध हुई हो। क्या कर दूं? आवाज कम कर दूं? तेज कर दूं? और तेज करूं? अच्छा, मेरी आवाज थोड़ी धीमी थी, मैं तेज बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा भाई, थोड़ा बढ़ा दो, मुझे ना चिल्लाना पड़े। अब ठीक है? पक्का? आपको समझ नहीं आ रहा कि बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? नहीं नहीं, बढ़ाया भाई, बढ़ाया, चिंता नहीं है ना, लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है। चलिए, तो शुचिता या प्रोबिटी क्या है? प्रूवन इंटेग्रिटी इन प्रोफेशनल लाइफ, इसको बोलते हैं प्रोबिटी। दरअसल ये जो प्रूव शब्द है ना, प्रूव शब्द जिस धातु से बना है उसी धातु से बना है प्रोबिटी, उसी रूप से बना है प्रोबिटी। और इसलिए मानते हैं कि प्रोबिटी शब्द के मूल में ही प्रूव होना निहित है। इसका मतलब एक नया नया व्यक्ति जो बहुत ईमानदार है, सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है, लेकिन अभी उसने समय गुजारा नहीं है प्रशासन में, शायद उसको हम ए मैन ऑफ प्रोबिटी या ए वुमन ऑफ प्रोबिटी कहने से बचेंगे। प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है इतना कहेंगे, इंटेग्रिटी है, ईमानदारी है इतना कहेंगे। जब समय के साथ ये साबित हो जाएगा, उसकी साख बन जाएगी, जैसे श्रीधरन साहब की साख है, तो जब किसी की साख बन जाएगी, व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति अपने काम को लेकर, तो हम कहते हैं कि वो एक मैन ऑफ प्रोबिटी है। लेकिन इसमें एक बात है, जो व्यक्ति मैन ऑफ प्रोबिटी है या वुमन ऑफ प्रोबिटी है, हम उसके बारे में ये अपेक्षा नहीं करते कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल लाइफ। हम इंटेग्रिटी में कह सकते हैं कि व्यक्ति में पर्सनल इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा भी होनी चाहिए, और प्रशासनिक या व्यावसायिक सत्यनिष्ठा भी होनी चाहिए। पर जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति प्रोबिटी वाला व्यक्ति है, तो हम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
हो सकता है पर्सनल लाइफ में अच्छा हो सकता है ना भी हो सकता है कि ये एक ऐसे विभाग को संभाल रहा हो जिसको संभालने के लिए उसके पर्सनल बिलीफ सिस्टम से एकदम विपरीत आवश्यकताएं हो, पर ठीक से संभाल रहा हो। ये इतना ईमानदार व्यक्ति है कि अगर ये किसी सीट पर बैठा है तो एक एक पैसे का हिसाब ठीक रहेगा, सरकार को भरोसा है। लेकिन हो सकता है कि अपने घर में अपने भाइयों के साथ गांव की जमीन के लिए बहुत लड़ता हूँ, घर का मामला है, भाइयों का मामला है, जमीन का मामला है, हम तो युद्ध करेंगे पूरा। लेकिन नौकरी में एक पैसे की भी हेराफेरी ना होगी, ना होने देंगे, ऐसा माइंडसेट हो सकता है। तो प्रोबिटी क्या है? प्रोबिटी कुछ नहीं है, प्रोबिटी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी का ही दूसरा नाम है। पहली बात ये आप मान लीजिए, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी का ही दूसरा नाम जो साबित हो चुकी हो और व्यक्ति की साख या व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी इस तरह की बन चुकी हो कि ये व्यक्ति अपने व्यावसायिक जीवन में किसी भी रूप में नैतिकता से विचलित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देना हो तो श्रीधरन साहब का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन है श्रीधरन साहब? जिनको मेट्रो मैन कहते हैं, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष शुरुआती डीएमआरसी के और काफी समय तक उसमें एक्टिव रहे। तो श्रीधरन जैसे लोगों को बोलते हैं मैन ऑफ प्रोबिटी। और मैन ऑफ प्रोबिटी कहने का मतलब ये नहीं है कि पर्सनल लाइफ में खराब है, ये नहीं। हमें उनकी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं है, हम केवल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो दो बातें अलग हैं, पर्सनल लाइफ से तटस्थ रहते हुए हम बात करते हैं और प्रूवन यानी कि साबित हो चुकी साख इसमें शामिल होती है। दूसरी बात प्रोबिटी के बारे में एक बात और भी है। जनरली हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है, सत्यनिष्ठा वाला है। क्या हम ये बात किसी कंपनी या किसी सरकारी ऑफिस के बारे में कहते हैं कि भाई ये जो विभाग है सरकार का, ये बहुत ही इंटीग्रिटी वाला विभाग है, ऑनेस्टी वाला विभाग है? कह सकते हैं, दिक्कत नहीं है, पर जनरली कहते नहीं। शुचिता शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो दोनों अर्थों में करते हैं और ये सामान्य रूप से प्रचलित है। शुचिता की अपेक्षा व्यक्ति से भी होती है जो काम कर रहा है किसी ऑफिस में, और कार्यालय से भी होती है। क्या उस कार्यालय में शुचिता है? क्या उस वर्क स्पेस में प्रोबिटी है? सो प्रोबिटी इन वर्क स्पेस, प्रोबिटी इन इंडिविजुअल, प्रोबिटी की चर्चा दोनों संदर्भों में की जाती है, केवल व्यक्ति के संदर्भ में नहीं की जाती है। एक पक्ष ये भी, कार्यालय में प्रोबिटी कैसे होगी? तो कार्यालय में एक चीज होती है कार्य संस्कृति, जो आपके पाठ्यक्रम में मेरे ख्याल से टॉपिक नंबर 7 का हिस्सा है या 6, 7 का ही शायद। कार्य संस्कृति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्क कल्चर। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना लिख के एक संकेत कर लें यहाँ पर लिखे साथ में कि प्रोबिटी पर विस्तार से कार्य संस्कृति में पढ़ेंगे या प्रोबिटी पर विस्तार से टॉपिक 7 में पढ़ेंगे, ऐसा लिख लें। अभी मैंने आपको संकेत कर दिया प्रोबिटी क्या है, पर टॉपिक नंबर 7 है ही प्रोबिटी के बारे में, तो आपको विस्तार में पढ़ना ही है, तो बस लिंकेजेस के लिए इतना आइडिया रहेगा। क्या मोटी मोटी समझ बन गई? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी। अब मैं यदि आपसे ये कहूँ कि इन 3 चीजों में आपको एक सीढ़ी पर बताना है कि इस सीढ़ी में सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, अगर तीनों बताने हो तो मेरे ख्याल से आप सब मानेंगे सबसे ऊपर तो इंटीग्रिटी है। तो ये तो मैंने बता दिया क्योंकि आपको पता ही था। बाकी आप बताइए, इंटीग्रिटी के बाद नंबर 2 पे क्या आएगा? ऑनेस्टी या प्रोबिटी? अब लोग टी 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 कर रहे हैं, सिर्फ आगे वाला नहीं बोल रहे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बार कई लोग बड़े सेफ करते हैं टी टी, ऑनेस्टी प्रोबिटी नहीं बोले टी। जनरली ये माना जाता है कि नंबर 2 पर प्रोबिटी आती है, नंबर 3 पर ऑनेस्टी आती है। क्यों आती है? क्योंकि ऑनेस्टी का मतलब केवल नियमों का उल्लंघन न करना। आप पर्सनल बेनिफिट के लिए नियमों में रहते हुए फायदा उठा लें तो आप ऑनेस्ट माने जाएंगे। पर इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि बेशक नियम आपके फेवर में हो, आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे यदि आपने नियम का फायदा उठा लिया अपने पक्ष में। सरकारी टाइप एग्जाम्पल देना हो, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है, मान लीजिए दिल्ली में कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है? तो संसद भवन में उद्घाटन समारोह है, मान लीजिए आज ही है ना, आज इस सुबह होगा। मान लीजिए कि दिल्ली में जितने आईएएस लोग हैं, कई लोगों से कहा गया कि वो अपने अपने ऑफिस से संसद भवन आएंगे आज और उनके लिए आना जरूरी है। पर सरकारी नियम के तहत सिंपल सा कि जब आप आएंगे तो आपके आने जाने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो जिनको ऑफिस से गाड़ी मिली वो तो उससे आएंगे, कहने की बात ही नहीं। जिनको ऑफिस से गाड़ी नहीं मिली उनको कहा गया है कि आप जहां से आएंगे वहां से फिक्स कर रखा है कि अगर आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर दूर है तो इतना पैसा मिलेगा, मान लीजिए 1000 रुपये मिलेंगे, 15 किलोमीटर है तो 1500 मिलेंगे, ऐसा कुछ एक चार्ट बना हुआ है मान लीजिए। ठीक, एक आईएएस अधिकारी 20 किलोमीटर दूर से बिना सरकारी वाहन के वहां पहुंचा, वो कितने पैसे के लिए अधिकृत है? 2000 रुपए के लिए। लेकिन रोचक बात है कि इसके पड़ोस में एक और आईएएस रहता है, वो भी 20 किलोमीटर दूर रहता है, ये भी इसके लिए अधिकृत है। दोनों एक ही ऊबर करके आ रहे हैं, ऊबर में खर्चा हुआ कुल मिला के 1200 रुपये मान लीजिए या 1000 रुपये, अच्छी वाली ऊबर की तो 1200 रुपये मान लीजिए, तो खर्चा हुआ 1200 रुपये का। नियमों के तहत बिना कोई करप्शन किए वो 2000 प्लस 2000 4000 रुपये लेने के लिए अधिकृत है। उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म में इतने लिखा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है, साइन कर दिया, नीचे सबमिट कर दिया, उसके बदले उनको 2000 रुपये मिल गए। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि हम अकेले अकेले आए हैं, हम कैसे आए हैं, ऊबर से आए हैं, पैदल आए हैं, कहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, ना पूछा गया ना बताया। तो ये लोग ईमानदार हैं, बेईमान है? ईमानदार है, ऑनेस्ट है, रूल्स के तहत हैं, रूल का उल्लंघन नहीं किया। आप कहेंगे अलग लगाते तो पैसे मांगते, ये कह रहे कि एक तो हमने कार्बन फुटप्रिंट कम किया, 2 गाड़ी से आते पोल्यूशन बढ़ता, हमने पोल्यूशन बचाया, सरकार का पेट्रोल बचाया, ऊपर से आप कहेंगे गलत किया, हम तो रूल के तहत एकदम। लेकिन जो मैन ऑफ इंटीग्रिटी होगा ना, वो कहेगा भैया ऐसा है 1200 रुपये लगे 2 लोगों के, 600 रुपये दे दो, 2000 नहीं चाहिए, और मैं 600 इसको दूंगा जो किसने खर्चा किया था, उसको भी डुबाएगा साथ में। और प्रोबिटी वाला क्या करेगा? वो भी यही करेगा, क्योंकि प्रोबिटी प्रोफेशनल मामलों में एग्जैक्टली वही है जो इंटेग्रिटी है, और इंटेग्रिटी ऑनेस्टी से ऊपर का मूल्य है, नीचे का मूल्य नहीं है। अब कहानी स्पष्ट हो गई एकदम? तो आपको लग रहा है कि कभी जाएंगे मीटिंग मीटिंग में कैसे काम करना है ना? भारत सरकार क्या, सरकार भी क्या करे, एम्प्लॉइज भी क्या करे, बेचारे सिविल सर्वेंट्स भी देश के कोने कोने में रहते हैं, दिल्ली सबका आने का मन करता है। एक सहमति है सरकारी अधिकारियों में, उनके बॉसेस में, राजनेताओं में, बहुत आसान होता है। कल को आप बनेंगे अधिकारी, मान लीजिए कार्ड मिल गया तमिलनाडु और घर आपका दिल्ली के आसपास है, आपका बार बार मन करता आने का, तो आज से 20-25 साल पहले आने जाने का सबसे आसान तरीका ट्रेन था। अब तमिलनाडु में चेन्नई से ट्रेन में बैठे दिल्ली के लिए,
तो जिस तारीख को बैठे उसके अगले से अगली तारीख को दिल्ली पहुंचते हैं। 20 को बैठे 22 को पहुंचे, 2 छुट्टी खत्म। दिल्ली से अपने घर गए, आसपास जहाँ भी है वहाँ 2 दिन रहे, फिर 3 दिन की यात्रा के लिए तमिलनाडु गए। तो बड़ी थकान होती थी। लोग साल में एक बार लंबी छुट्टी लेके एलटीसी पे आते थे। अब तो फ्लाइट्स हैं, 2 घंटे 3 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। चेन्नई से दिल्ली का मतलब 3 घंटे बस। आपका मन करता है बार बार दिल्ली आने का, पर फ्लाइट में लगते हैं पैसे, और वो सरकारी अधिकारी ही क्या जो अपने पैसे खर्च करे। तो एक अंडरस्टैंडिंग चलती है सरकार में। अच्छा, तमिलनाडु की सरकार है, दिल्ली में कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता है। जो दिल्ली वाले होते हैं बोल के रखते हैं कि मैं दिल्ली वाला हूँ, कभी कोई सरकारी काम मुझे भेज दो। कोई सरकारी काम हुआ उसको बोले आप जाइए दिल्ली में काम करके आइए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अब तमिलनाडु सरकार की ओर से वहाँ जाइए। चलो बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, थैंक यू। वहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में आधा घंटा गया, वकील से कहा आप लड़िए केस में देख रहा हूँ। हुआ, उसके बाद तुरंत अपने घर 2 दिन की छुट्टी पे घर से घूम घाम के वापस आया, और तमिलनाडु सरकार के पैसे से वापस उड़ान भरी और अपने पुष्पक से पहुंचे चेन्नई। अब ये करप्शन है कि नहीं, बताओ, बड़ा मुश्किल है भाई। इसको करप्शन मानेंगे, क्या मानेंगे? करप्शन तो नहीं, सच में नहीं है, सच में नहीं है करप्शन, ऑनेस्ट आदमी। पर इंटीग्रिटी वाले मामले में दिक्कत आ जाएगी। तो आप मन में सोचो ऑनेस्टी तक ही ठीक है। ये ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है इंटे वाला, ऑनेस्टी तक ठीक लग रहा है। वरना किसी को बेईमान साबित करना बड़ा आसान था। ये टॉपिक नंबर 7 पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि लोग कैसे कैसे साबित करते हैं। और दुनिया में कोई कितना ईमानदार हो जाएगा। आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, कलेक्टर साहब हैं, और आपका स्पाउस, आप महिला हैं तो आपका पति, पुरुष है तो पत्नी, उसने ये कहा कि आपके ऑफिस के रास्ते में ही एक शोरूम पड़ता है, मुझे वहां से कुछ खरीदना है, मुझे वहां ड्रॉप कर देना। आपने कहा ये बैठिए, रास्ते में ड्रॉप कर दिया। अब सवाल है कि करप्शन है या नहीं। सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कलेक्टर के पति या पत्नी द्वारा किया गया। रास्ता वही था, 1 सेंटीमीटर भी लगता कार नहीं चली है। पर कोई कह सकता है कि जब 2 व्यक्ति बैठे होंगे तो पेट्रोल थोड़ा ज्यादा लगा होगा, इंजन की ताकत ज्यादा खर्च हुई होगी थोड़ी सी, और वो जो एक्स्ट्रा बूंद लगी पेट्रोल की, वो भारत सरकार की थी। और भारत सरकार की नहीं थी, भारत के आम टैक्स पेयर की थी। हमारे खून पसीने की कमाई से ये घूम रहे हैं अपनी गाड़ी में। अब कह सकता है कोई, आपने ऑफिस से पहले पेन इशू करवाया, उस पेन से काम कर रहे हैं ऑफिस का, बीच में एक पर्ची निकाल के उस पर लिखा कि आज घर पर ये सामान लेके जाना है। ये जो स्याही खर्च हुई पर्सनल चीज पर, ये करप्शन है या नहीं है? जब लोग दूसरों का करप्शन देखते हैं तो इस लेवल पे जाकर देखते हैं, अपना नहीं दूसरों का। अपना तो दूर दूर तक भूल जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने मामले में क्या होता है, वकील, और दूसरे के मामले में जज। कितने सुंदर हंसी हंसी आपने, इसको साहित्य की भाषा बोलते हैं सात्विक अनुभाव, यानी जिसके लिए प्रयास न किया जाए, अपने आप छूट जाए, अपने आप जो चीजें होती हैं। चलिए, तो ये हो गया ग्रुप 1। जो ग्रुप 2 है उसमें हम 4 वैल्यूज को पढ़ेंगे। ग्रुप 2 में पहले मूल्य का नाम है ऑब्जेक्टिविटी, जो कि पाठ्यक्रम में लिखा है। दूसरे मूल्य का नाम है न्यूट्रलिटी। तीसरे मूल्य का नाम है इम्पार्शियलिटी, और चौथे मूल्य का नाम है नॉन पार्टिजनशिप। ये चारों आपस की भाई मतलब भाई बहन टाइप के मामले चारों का। इन 4 में से 3 पाठ्यक्रम में लिखे हुए हैं। जो दूसरे वाला है न्यूट्रलिटी, वो पाठ्यक्रम में नहीं लिखा हुआ है, बाकी तीनों पाठ्यक्रम में लिखे हुए हैं। तो इन तीनों को हम एक साथ समझ लेंगे। अब आप में से कौन मुझे इन चारों का हिंदी में अनुवाद बता सकता है? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, देखते हैं आप में से कोई बता पाए तो। जो चारों का बता सके केवल वो याद करा देंगे, चारों का। आप बताएंगे, उठिए, क्या नाम है आपका? रवीना। हाँ बताओ, पहले का बताओ। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। पहला तो सटीक बताया एकदम। और दूसरा बताइए। न्यूट्रलिटी है तटस्थता। तटस्थता बड़ा अच्छा शब्द है, यानी तट पे खड़े होना, नदी में न कूदना। वही है, वही है, तटस्थ, तट पे स्थित होना, यही मतलब है। तीसरा निष्पक्षता, गजब। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी साहित्य है, अभी चूज ही नहीं किया, तब ये हाल है। चौथा, हाँ, इसके लिए यूपीएससी बोलते हैं गैर तरफदारी। बैठिए, गैर तरफदारी कह देते हैं इसको। कुछ लोग राजनीतिक तटस्थता कह देते हैं, कुछ बोलते हैं गैर तरफदारी, नॉन पार्टिजनशिप। तो इन 4 मूल्यों को हम एक साथ करेंगे तुलना करते हुए। शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिविटी से। शुरू करें, चलिए। इनमें से जो पहला है उसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। इन सब पे जो पूछते हैं आपसे ना, जनरली 50 शब्द, 100 शब्द मैक्सिमम इतना होता है। किसी किसी पर पूरा प्रश्न आता है, जैसे इंटीग्रिटी पर पूरा प्रश्न आता है, कभी ऑब्जेक्टिविटी पर आ जाए तो एक बता सकता है, तो हम पढ़ लेंगे उसी हिसाब से। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिविटी क्या है। फिर देखेंगे कि इसका क्या महत्व है, या प्रशासन में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इसे कैसे सीखा जा सकता है, और फिर इसकी तुलना करना शुरू करेंगे बाकी चीजों से। तो क्या है, इसका महत्व क्या है, और फिर इसे कैसे सीखा जा सकता है, मुख्य रूप से 3 बिंदु में। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? देखिए, हम लोग रात दिन फैसले करते हैं, राय बनाते हैं किसी न किसी विषय के बारे में। तो राय बनाने की प्रक्रिया में या निर्णय करने की प्रक्रिया में बहुत केयरफुल हमें होना चाहिए, अगर हम ठीक निर्णय करना चाहते हैं तो। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अपने निर्णयों के संबंध में, अपने निर्णयों के संबंध में जब भी हमको निर्णय करना हो, जब भी कोई राय बनानी हो, उस समय किन चीजों को आधार बनाना है, किन चीजों को आधार नहीं बनाना है। अपने निर्णयों के संबंध में आधार के रूप में, अब इसके 2 पक्ष कर लेते हैं। किन चीजों को बेस बनाना है? तथ्यों को, तथ्यों, आंकड़ों, तर्क या तर्कों,
इसी प्रकार अनुसंधानों यानी कि रिसर्च, जब भी मैं कोई निर्णय लूंगा, जैसे एलजीबीटी उचित है कि अनुचित है, उनको अधिकार देना उचित है कि अनुचित है, ये निर्णय मैं हवा में नहीं लूंगा, इस बेस पर नहीं लूंगा कि मेरे गांव के नाई की दुकान पर क्या चर्चा चल रही थी या पान की दुकान पर चार विद्वान क्या बात कर रहे थे, इस बेस पर नहीं लूंगा फैसला। मैं किसी मुद्दे पर फैसला लूंगा इस आधार पर कि तथ्य क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, तर्क क्या कहते हैं, अनुसंधान क्या कहते हैं, रिसर्च क्या कहती है। तो आधार के रूप में तथ्यों, आंकड़ों, तर्कों, अनुसंधानों को स्वीकार करना और राय, धार्मिक विश्वास, राय, धार्मिक विश्वास, फिर एक शब्द होता है एथनिक बिलीफ, एथनिक का मतलब विजातीय या जातीय कह देते हैं, जातीय समझ, पूर्वाग्रह, प्रचलित विश्वास, प्रचलित विश्वास किसके लिए आता है, स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स, पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस, राय, धार्मिक विश्वास, जातीय समझ, पूर्वाग्रह, प्रचलित विश्वास आदि को स्वीकार नहीं करना, आदि को स्वीकार नहीं करना। ये तो हुआ लिखने वाली भाषा, मेरे ख्याल से आप बात समझ ही पा रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि अभी जो डिबेट चल रही है एलजीबीटी की डिबेट चल रही है, ठीक है, हम कुछ डिबेट का जिक्र कर सकते हैं। एक डिबेट चल रही है एलजीबीटी क्यू, एक डिबेट चल रही है मैरिटल रेप, एक डिबेट चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत सारी डिबेट चल रही है। अब इनमें से किसी भी मुद्दे पर जब हम बात करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत दबाव रहता है। दबाव क्या रहता है कि जिस समाज से आता हूँ उस समाज की राय क्या है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आते ही जो मुस्लिम बच्चे दबाव में आ जाते होंगे कि भाई हमारे खिलाफ साजिश चल रही है, साजिश। तो उन्होंने अपने परिवार में ऐसी कई बातें सुनी होती है कि उनका पहला मन करता है कि नहीं, गलत है, नहीं होना चाहिए। ऐसे ही खाप की बात आएगी तो हरियाणा के हिंदू बच्चों को लग सकता है कि हमारे बारे में गलत चल रहा है, एलजीबीटी पे सब एक हो जाते हैं, गलत चल रहा है। मैरिटल रेप की बात किसी धार्मिक व्यक्ति से कर लो, हिंदू से, मुसलमान से, किसी बूढ़े व्यक्ति से कर लो, सब कहेंगे गलत बात है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और कुछ मूर्ख ठस बुद्धि यहाँ तक कहते हैं कि अगर पति को यह भी अधिकार नहीं होगा तो शादी करता ही क्यों है। वही बात इस तरह से बोलते हैं जैसे महावाक्य बोल रहे हो उपनिषदों का, इतना खतरनाक तर्क के रूप में बोलते हैं, अगर इस चीज के लिए जेल जाना पड़ेगा तो आदमी शादी क्यों करेगा। तो वो मानते हैं कि शादी का मतलब होता है 24/7 जब मन करे पत्नी का बलात्कार करने का अधिकार, लाइसेंस। इसमें पत्नी की सहमति, उसकी इच्छा का कोई मतलब नहीं है। क्या विवाह का ये मतलब होता है। और ऐसी मूर्ख समझ वाले व्यक्ति से आप क्या बात करेंगे उसके बाद। इसलिए जब आप फैसला करें, आप कल को देश संभालेंगे, जो व्यक्ति देश को संभालने वाला है उसे, भाई गर्मी बढ़ रही है इसे चलाओ, जो व्यक्ति देश को संभालने वाला है उसे इतना समझदार होना चाहिए कि वो किसी भी मुद्दे पर फैसला करते समय इस चीज से प्रभावित नहीं होगा कि उसके धार्मिक विश्वास क्या है, उसकी या उसके समाज की राय क्या है, जातीय समझ क्या है, उसके पूर्वाग्रह क्या है, प्रचलित विश्वास समाज में क्या चल रहे हैं। ये सब नहीं, इन सबको खारिज करना है, क्योंकि ये सब चीजें मिलकर बढ़ाती हैं सब्जेक्टिविटी। ये सब्जेक्टिविटी है। हम इन सब के स्थान पर जिस चीज को बेस बनाएंगे, फैक्ट्स क्या कहते हैं, आंकड़े क्या बोलते हैं, तर्क क्या कहते हैं, रिसर्च क्या कहती है, एलजीबीटी क्यू की स्थिति सही है या नहीं, इसका फैसला बाबा जी नहीं करेंगे, इसका फैसला मेडिकल साइंस की रिसर्च करेगी। और एंथ्रोपोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, जूलॉजी में, बॉटनी में जिन लोगों ने रिसर्चेस की हैं, उन रिसर्चेस के कंक्लूजन्स क्या हैं, उसके बेस पे तय होगा कि ये प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है, बाबा जी के कहने से तय नहीं होगा। और जो व्यक्ति अपने फैसले इन चीजों के बेस पर करता है, निर्णय तभी लेता है, उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति ऑब्जेक्टिविटी से भरा हुआ है। और यही चीज प्रशासन में ऑब्जेक्टिविटी के सेंस में हम कहते हैं। यहाँ से बात समझ में आ रही है। क्या लगता है ऑब्जेक्टिविटी जरूरी चीज है या गप है। जरूरी चीज है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, मजाक सुना भाई। तो ऑब्जेक्टिविटी का महत्व क्या है, इसकी क्या जरूरत है, विशेष रूप से प्रशासन में इसकी क्या जरूरत है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आप जिस देश की सिविल सेवा में जाने वाले हैं उस देश में सिविल सेवा का मतलब क्या है। जो सिविल सेवा है हमारे देश में, उसका पर्पस क्या है। उस सिविल सेवा का पर्पस है, एक तो जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबको ज्यादा छूट दे देंगे तो सबका साथ सबका विनाश भी हो सकता है, इसलिए सबका साथ के साथ सबका विकास में ध्यान रखने की बात है। जो सिविल सेवा है उसका असली पर्पस है समावेशी विकास, सबको साथ लेके विकास के रास्ते पर बढ़ना। फिर हमारे देश में पहले बहुत लंबे समय तक सामंतवाद रहा, कई छोटे क्षेत्रों में आपको ऐसा दिखेगा। एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना भी सिविल सेवाओं की भूमिका है। तो आपको एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो लोकतांत्रिक समाज है। और लोकतांत्रिक समाज का मोटा मोटा मतलब होता है जिसमें समानता का मूल्य दिखता हो, जिसमें न्याय का मूल्य दिखता हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती हो। हमारा देश धार्मिक स्वतंत्रता वाला देश है और धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। और ये बात एस आर बोमई के इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा बताई। धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे की चीजें हैं। एक ऐसा देश जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, एक ऐसा देश जिसकी कोशिश है सामाजिक न्याय करने की, समाज के सभी वंचित वर्गों को साथ में लेकर चलने की। और हमारा देश एक आयामी है या उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे देश की डाइवर्सिटी यानी वैविध्य ज्यादा है और वैविध्य को साथ लेकर चलना है, वैविध्य को खत्म नहीं करना है, वैविध्य को साधना है। अब एक ऐसा देश सोच के देखिए, यहाँ हजारों भाषाएं हैं, है ना, इतने सारे धर्म हैं, जातियां हैं, नस्लें हैं, राज्य बहुत सारे हैं, कल्चर्स बहुत सारी हैं, और वो विकास के अलग अलग पायदान पे हैं, उन सबको लेकर साथ में विकास करना है। एक ऐसे समाज में वही व्यक्ति कायदे का सिविल सेवक बन जाएगा जो अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होगा। जो पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होगा वो इन सबको साथ लेकर कैसे चलेगा।
इसलिए सिविल सेवक के लिए बहुत जरूरी है कि वो पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और समाज के सभी वर्गों के साथ संबंध स्थापित करने में या जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण करने में, जुड़ाव करने में सक्षम हो। वो वही व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ऑब्जेक्टिव होकर चीजों को समझे और सब व्यक्तियों के पक्षों को सुने, समझे और अंत में सही फैसला करे। तो क्या मोटे मोटे 50 शब्द लिखवाएंगे कि हमारे देश में सिविल सेवक के अंदर ऑब्जेक्टिविटी क्यों होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए ताकि हम बिना अपने पूर्वाग्रहों के, अगर मैं हिंदू हूं और मैं आईएएस बन के ये मान के चलूं कि भाई मुसलमान लोग गंदे होते हैं, इनको तो निपटा देना है, मैं इनको फायदा पहुंचाना, तो और तथ्य कुछ और कह रहे हूँ और मैं उन रिपोर्ट को पढ़ने को तैयार नहीं हूँ, या इसका उल्टा, मैं मुस्लिम हूँ, बन गया हूँ, एक हिंदू बहुल राज्य में चला गया और मेरे मन में बैठा हुआ है कि भैया सब काफिर हैं, निपटाना है, तो अच्छे सिविल सेवक कैसे बनेंगे? या तो चौपट बनेंगे, एकदम देश को खराब कर देंगे। अंतिम बात है कि इसको कैसे सीखा जा सकता है, और मेरी परेशानी है कि इसको कैसे सीखा जा सकता है कि इसको उठा के वहां कैसे ले जाऊं। मैं उसके बाद से कोशिश कर ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। यस, लगता हो गया। देखो हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ताली बजा लेते, आप बजा रहे तो ऐसा क्या है? कह रहे कोशिश करने वालों की बिहार नहीं होती। बहुत बढ़िया, थोड़ा और करते हैं। अरे लंबा हो गया, अच्छा ये भी होता है, क्या बात है। मैं तो भी चुपचाप लेके जाना चाह रहा था इधर, अब फंस गया मामला फिर से। अरे यार, हाँ ऐसे जाएगा सर। अच्छा आप लोग मुझे बता रहे हैं वहाँ से ऐसे जाएगा सर। अच्छा आपको आता है मेरे से, क्या बात है। अच्छा मुझे नहीं आता, मैं अकेला अकेला मूर्ख नहीं हूँ, आप सबको आता है। चलिए, तो कैसे सीखा जा सकता है? देखिए, हम सब लोग शुरुआत में जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, जनरली सब्जेक्टिव हो जाते हैं, सब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो ये मान के चलना है कि जनरली सब्जेक्टिव होने का खतरा हमारे आसपास रहता ही है, ऑब्जेक्टिविटी को सीखना पड़ता है। तो कैसे सीख सकते हैं? इसे हम एकेडमी के लेवल पर भी कर सकते हैं, स्कूल के लेवल पर भी कर सकते हैं। इसका एक अच्छा तरीका होता है डिबेट, डिबेटिंग एक्टिविटी या डिबेट्स का अभ्यास करना। डिबेट का फायदा क्या होता है कि जब आप डिबेट करते हैं, उसमें आपको विषय के पक्ष या विपक्ष में बोलना होता है। आप पक्ष में बोल रहे हैं, आपका विरोधी विपक्ष में बोल रहा है। जब आप दोनों झगड़ा करेंगे, मतलब शांतिपूर्ण झगड़ा करेंगे, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा कि आप किसी विषय के पक्ष में सभी तर्क, विपक्ष में सभी तर्क, सभी तथ्य एक साथ सुनेंगे, और जब सारी बातें एक साथ सुन लेंगे तो आपका दिमाग अपने आप बैलेंस के साथ काम करना शुरू कर देगा, और ऑब्जेक्टिविटी आने के बाद बैलेंस आमतौर पर दिमाग में आना लाजमी हो जाता है। तो पहली चीज है डिबेटिंग। दूसरा है कि रीडिंग का अभ्यास अगर हमें हो, रीडिंग आर्टिकल्स। लेकिन आर्टिकल पढ़ने में हमेशा ध्यान रखना है कि आप केवल एक पर्सपेक्टिव से ना पढ़ें, बल्कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक साथ पढ़ें। जैसे मेरा तो अपना तरीका है कि अगर किसी चीज पर पढ़ रहा हूँ तो एक लेख कभी नहीं पढ़ता हूँ। अगर हिंदू का लेख पढ़ूंगा तो फिर एक लेख दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों का ही पढ़ूंगा, ताकि पता लग जाए कि इनका पर्सपेक्टिव क्या है। कुछ तथ्य इनके पास भी होंगे, कुछ आंकड़े, कुछ तर्क उनके पास भी होंगे, कुछ इनके पास भी हैं। जब दोनों पढ़ लिए तो दोनों को बैलेंस करके आप समझ पा रहे हैं क्या ठीक है क्या गलत है। ऐसे ही ऐसी फिल्में, ऐसे नॉवेल्स पढ़ना जो उन पर्सपेक्टिव से हो, जो पर्सपेक्टिव्स आप नहीं जानते हैं। जैसे मैंने कल आपसे कहा था ना कि आपको एलजीबीटीक्यू के बारे में अखबार में खूब पढ़ा, उनकी तरफ से समझना हो तो अलीगढ़ फिल्म देख लीजिए। मुसलमान आतंकवादी होते हैं, खूब सुना है। जो मुस्लिम इस चीज को झेलते हैं कि उनके घर में कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया, बाकी व्यक्ति की हालत क्या है वो समझना है तो मुल्क देख लीजिए। संविधान का आर्टिकल 14, 15 संविधान में ही रह गया है, ये गांव तक पहुंचा है, ये समझना हो तो आर्टिकल 15 देख लीजिए। एक महिला के लिए पराधीनता और स्वाधीनता के बीच की दूरी कितनी है वो देखना तो क्वीन देख लीजिए, थप्पड़ देख लीजिए। जब ये सब फिल्में देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसका पर्सपेक्टिव भी तो है, सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा है। इसलिए ऐसा लिटरेचर इत्यादि एक पक्ष तो ये हो गया, ये हम स्कूल कॉलेज में बच्चों को खूब अभ्यास करवा सकते हैं। इसका दूसरा पक्ष क्या होता है? दूसरा पक्ष है डाइवर्सिटी, और विशेष रूप से जो वीकर सेक्शन हैं समाज के। मसूरी की ट्रेनिंग एकेडमी में इस चीज का प्रयास किया जाता है कि जो बच्चे हैं उनको डाइवर्सिटी सिखानी है, उनको वीकर सेक्शंस के साथ सीधा परिचय हो सके ये सिखाना है। इसके लिए वो विलेज ट्रिप लगवाते हैं 7 दिन का, वो 7 दिन गांव में रहकर उसकी रिसर्च करके रिपोर्ट पेश करनी होती है। हालांकि वो प्रैक्टिकली होता कैसे आप जाएंगे तो समझेंगे, तो शहर में रहकर हो जाता सारा काम, पर नियम ये है कि आपको गांव में 7 दिन रहना है या रोज गांव में जाना है 7 दिन तक, और दिन भर वहां रिसर्च करके लोगों से मिलकर उनकी जिंदगी को देख के समझ के रिपोर्ट लिखनी होती है। वो रिपोर्ट आपके एग्जाम की जरूरी होती है। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी का अनुभव हो, वीकर सेक्शन का अनुभव हो, अगर आप अपने स्कूल के बच्चों को, देखिए सबसे आसान तरीका पता क्या है? अमेरिका 1950 साल के बाद समझ पाया। अगर किसी क्लासरूम में सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी लिंग के बच्चे एक साथ बैठ जाएं, वो बच्चे बड़े होकर किसी भी स्थिति में जातिवादी, नस्लवादी, आतंकवादी बन ही नहीं सकते। मैं एक बात कहता हूं अक्सर, पहले हंस लीजिए आप आराम से, हो गया, अब हंसना नहीं, अगले 1 मिनट तक एकदम नहीं हंसना। अरे फिर हंसने लगे, हंसी का यही तो है कहीं नहीं हंसना तो हंसी आती है। तो मेरा एक हाइपोथेसिस है, सही है गलत आप बताएंगे। हमारे गांवों में, कस्बों में आजकल लोग ढूंढते हैं कि केवल लड़कियों का स्कूल मिल जाता है कि बेटी को भेज सके सुरक्षित रूप से। इस चक्कर में बेचारे लड़के भी लड़कों के स्कूल में जाते हैं, क्योंकि लड़की तो वहां चली गई तो लड़के कहाँ जाएंगे, लड़कों के स्कूल में जाते हैं। और मैं खुद ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जो एक समय तक लड़कों का स्कूल था, 8वीं क्लास तक शायद, 7वीं तक शायद। उसके बाद इंग्लिश मीडियम हमारे स्कूल में शुरू हुआ पहली बार, तो ठेठ देहाती हिंदी मीडियम हमारे स्कूल से पढ़े हुए। देहाती थोड़ी, मतलब एक छोटे शहर में हिंदी मीडियम का अच्छा स्कूल था। तो फिर इसमें इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ। घोषणा हुई कि अब से इंग्लिश मीडियम का एक सेक्शन हर क्लास में होगा, वो कोएड होगा, और बाकी जो सेक्शन हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए होंगे। तो इंग्लिश में बहुत कम बच्चे से 2 सेक्शन कैसे चलाएंगे, तो एक ही कर देंगे। इस चक्कर में कई लोगों ने अंग्रेजी ना आते हुए भी अंग्रेजी माध्यम ले लिया था, जिनमें से एक मैं भी था और बाद में फिर मैं उसे फेल दे दोगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश तो आती नहीं थी उस समय, तो बड़ा तनाव था। लेकिन अब आदमी को दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, पढ़ाई भी करनी है, उस क्लास में बैठना भी है जहाँ बाकी लोग बैठे हैं, तो तनाव रहता है। फिर तो खैर 9वीं 10वीं 11वीं ठीक गुजरा हमारा, क्योंकि वो कोविड हो गया इसमें।
और जो बच्चे केवल लड़कों के स्कूल से पढ़ के आते हैं ना, उनका दिमाग तालिबानी हो चुका होता है। वो अपने स्कूल से जल्दी फ्री होकर पड़ोस में लड़कियों के स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं ताकि लड़कियां निकले, उनको घर तक छोड़ के आना होता है उनको। सुबह घर से पहुंचाते हैं स्कूल तक, शाम को स्कूल से घर पहुंचाते हैं उनको, पीछे पीछे घूमते हैं। और जब वो कॉलेज में जाते हैं ना, उनका दिमाग एक ही बात पर फोकस होता है सिर्फ, कि पढ़ाई भाड़ में जाए, जो जीवन में वंचना है बस वो। ये सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। कौन कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है? सबके दिमाग में एकदम सिंगल फोकस होता है कि बस जो जो स्कूल में नहीं हुआ वो सूद समेत कॉलेज में समेट लेना है। कोई लड़की केवल लड़कियों के स्कूल से पढ़ के आई है, वो भी आपस में सखियां बात कर रही है, भाई हमारा जीवन तो बेकार हो गया। वो पढ़ती है कोविड में, ये भी कॉलेज जा रही है, तो ये भी बेचारी अंदर से महिला तालिबानी हुई पड़ी है। इंटरेक्शन ही नहीं है, जीरो इंटरेक्शन है। ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन का चरम हो जाता है। और फिर ये लोग या तो बहुत कच्चा जो प्रेम है, जो दरअसल प्रेम नहीं आकर्षण है, संबंध नहीं रहा, उसको प्रेम माने गलती कर बैठते हैं, उसी प्रेम के नाम पे शादी ब्याह कर देते हैं, फिर सर फोड़ते जिंदगी भर एक दूसरे का और अपना भी। क्योंकि मैच्योरिटी आई ही नहीं ना, बिना मैच्योरिटी के किसी से 2 दिन बात हुई, गोलगप्पे साथ में खाए, बड़ा प्यार हो गया। और या फिर अगर किसी लड़के को उसके बाद भी वो स्थिति ना मिली तो उसकी स्थिति और खराब हो। तो मेरा हाइपोथेसिस है कि जो लोग बलात्कार करते हैं, यदि उनका एनालिसिस किया जाए तो उनमें से अधिकांश लोग या तो वो मिलेंगे जिनको स्कूल कॉलेज मिला ही नहीं, और यदि वो स्कूल कॉलेज गए हैं तो ज्यादा संभावना ऐसी जगह से होने की जहां कोएड नहीं था, और था तो नाम मात्र का था। जैसे हमारे स्कूल में था नाम मात्र का कि एक क्लासरूम में है और लड़कियों की लाइन अलग, लड़कों की अलग, और बीच में चौड़ी सड़क हाईवे, और कोई लड़का उधर देख भी ले, पीछे सामने देखो, अरे यार फिर काहे कोएड किया तुमने, बीच में पर्दा ही लगा दो, कबूल है यहाँ से कर लेंगे। अरे पढ़ाई का उद्देश्य केवल ये थोड़ा है कि आपको डायनामिक्स और मोशन की डेफिनेशन याद हो गई, भाई परिचय हो आपस में, सद्भाव हो, सहजता जीवन में, ये भी तो पढ़ाई का उद्देश्य है। उन मूर्खों को समझ नहीं आता था सब क्या बोल रहे हैं। अच्छा यस सर, हम लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप कैसे स्कूल से पढ़े हैं? कोएड से पढ़े हैं, इसीलिए चेहरे बच्चा दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे कोएड में पढ़ रहे हो तो उनके रेपिस्ट बनने की संभावना बढ़ती है कम होती है? कम होती है, क्योंकि सहज है। और सबसे खुशनसीब वो लोग हैं जो बचपन से लड़के लड़कियां ऐसे दोस्त बन जाए। आजकल की पीढ़ी में देखते हैं दिल्ली में, जो हमारी अगली पीढ़ी है बच्चों की, उसमें दोस्त ऐसे ही, वो लड़के लड़कियां साथ बैठे हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, कभी साइड से उधर हल्की सी खाने पड़ जाती है बात। पहले क्षण में गुस्सा आता है कि क्या बकवास कर रहे हैं, दूसरे में लगता है काश हमारे टाइम पे भी होता। ये बच्चे कितनी मौज कर रहे हैं, इनके बीच में कोई पर्दा ही नहीं, हंसी मजाक कुछ भी चल रहा है, और जो सहजता इन बच्चों को मिल रही है वो सहजता में तरी। तो ये क्लियर है कि इतने सहज बच्चे, इन्हें एक समय के बाद फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि मेरा दोस्त लड़का है कि लड़की है, इतने सहज है। और इतना सहज व्यक्ति 99.999% स्थितियों में बलात्कार नहीं करेगा। 0.001% तो निकल जाएंगे उसके बाद भी, मतलब अपवाद होते हैं, पर सामान्यतः ऐसा होगा। और इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को समझदार बनाना है तो उसको अनुभव, डाइवर्सिटी, ये सब अनुभव मिलने चाहिए, मैच्योरिटी वहां से अपने आप आती है। किसी स्कूल में अगर केवल हिंदू बच्चे हैं, मदरसे में केवल मुस्लिम बच्चे हैं, तो पूरा खतरा है कि 30 साल बाद के दंगे में ये अपनी अपनी मशाल लेकर निकल रहे होंगे। किसी स्कूल में केवल सिख बच्चे, केवल मुस्लिम बच्चे, केवल हिंदू बच्चे क्यों पढ़े? ये तो हमारे देश के लोकतंत्र ऐसा है, संविधान में दिया हुआ अधिकार, तुम कुछ कर नहीं सकते। हमारा बस तो खैर चलता ही नहीं, चलता तो उसको कैंसिल कर देते। कितना मजा आया कि हर क्लासरूम में बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बहुत सारे जो बाकी धर्मों के बच्चे हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पर्शियन हैं, एक साथ बैठे हो। ये बच्चे जब आपस में दोस्त बनेंगे ना, शाम को देखते कि हवा निकल जाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि जब आप केवल हिंदू या केवल मुस्लिम स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको दूसरे धर्म के लोग कैसे हैं पता ही नहीं होता, केवल कहानियां सुनी होती हैं। मुस्लिम का मतलब जानते हो? नादिर शाह, नसीरुद्दीन शाह नहीं, नादिर शाह। अब केवल ये सुन सुन के कोई बच्चा बड़ा होगा तो उसको नफरत हो जाएगी। और बाकी लोग हिंदू का मतलब समझते हो, किसी एक व्यक्ति का नाम बताएं जो उनको खराब लगता है, और अच्छे व्यक्ति बीच में ही नहीं। और जब जो लोग साथ में रहते हैं, परिचय होता है, बातचीत होती है, सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। इसी संवाद से बढ़कर कुछ नहीं है, और ऑब्जेक्टिविटी लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्लासरूम में सामाजिक इंटरेक्शन में डाइवर्सिटी हो। कम से कम स्कूल कॉलेज में हर क्लासरूम में कोशिश करनी चाहिए कि अलग अलग धर्मों के, जातियों के, लिंगों के बच्चे एक साथ हो। थर्ड जेंडर का बच्चा क्लास में क्यों नहीं पढ़ सकता? थर्ड जेंडर को लेकर हम सबको लगता है कि भाई पता नहीं कैसे होते हैं, अरे ताली बजाएंगे, अरे पैसे मांगेंगे, अरे क्या करेंगे, कैसे बचेंगे इनसे। वो बेचारे ताली बजा के पैसे इसलिए मांग रहे हैं कि समाज की मुख्य धारा में आने का मौका है नहीं उनके पास, तो एक रास्ता निकाल लिया है किसी तरह से जिंदा रहने के लिए। वो बच्चे हमारे साथ आके पढ़ें और बाकी लोगों पर ना हंसें, मुख्य धारा में शामिल हो, उनमें से कोई आईएएस बने, कल को देश का राष्ट्रपति बने, क्या समस्या है? और जिस दिन ऐसे प्रतीक गढ़ेंगे, सहजता उनमें भी आएगी और उनके प्रति हमारे अंदर भी आ जाएगी। ऐसे पैदा होती है ऑब्जेक्टिविटी। और इसलिए कोशिश क्या करनी है कि मसूरी की ट्रेनिंग में विशेष रूप से करते हैं इन सब चीजों के लिए। एक शब्द ध्यान है आपको, इनफोर्स कॉन्टैक्ट। इसलिए मैंने कहा था कि मसूरी में आपका रूममेट आपके राज्य का नहीं होता है। कई बार वो व्यक्ति ना आपके राज्य का होगा, ना आपके धर्म का होगा, ना आपकी नस्ल का होगा, सिर्फ इसलिए कि उसको लेकर जो आपने अफवाहें सुनी है वो अफवाहें दिमाग से निकल जाएं और आप समझ सकें कि वो व्यक्ति भी वैसा ही है जैसे आप। इनफोर्स कॉन्टैक्ट के अलावा एक चीज है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग को भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जब जब आपको बाकी समाजों और समुदायों को समझना हो, कभी उनका काम करके देख लीजिए। अगर आपको निम्न कही जाने वाली जातियों से नफरत होती है, विशेष रूप से वो लोग जो सफाई करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, कुछ जातियों का अपमान हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है। साहित्य में आप पढ़ेंगे उच्च वर्ण के चरित्र गालियां देते हैं कि तू भंगी है, तू चमार है, ऐसी गाली देते हैं। ये जाति के शब्द हैं। अगर किसी जाति का नाम बाकी जातियों में गाली की तरह इस्तेमाल हो रहा हो तो आप सोचिए समाज में समानता कैसी होगी। तो एक दिन वो काम करके देख लीजिए जो काम भंगी समाज के लोग करते हैं, सफाई करते हैं, सबके घर में जाके अपने घर में करके देख लीजिए ना एक बार, तो समझ में आता है कि वो व्यक्ति किस दशा से गुजरता है। महात्मा गांधी बनना पड़ता है इसके लिए। और महात्मा गांधी वो आदमी है जो कह रहे हैं
कि अगर जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने मल पदार्थ खुद साफ करे। क्यों दूसरा व्यक्ति आएगा सफाई करने के लिए मेरे घर में, मैं खुद साफ करूंगा। इतनी हिम्मत चाहिए महात्मा गांधी बनने के लिए, नाम नाम की बात नहीं होती है। तो जब आप दूसरों की जिंदगी को देखते हैं नजदीक से तो समझ में आता है कि वो कैसी स्थिति में है। अब आप बताएं कि ऑब्जेक्टिविटी आपकी रेंज में है या नहीं है पूरी तरह से। यस, क्या चीज? हाँ, दृष्टि में हम केवल डिबेटिंग नहीं बल्कि कई कॉम्पिटिशन करवाना चाह रहे हैं। एक पूरी टीम बनाई गई है जिसने अभी कुछ डिबेट्स करवाई है। अब जब पहला राउंड हो गया है तो उसके बाद मुझसे बात हुई है उनकी, और मेरे ख्याल से हम 4 या 5 कॉम्पिटिशन लगभग हर महीने हर क्लास में करवा सकें, ऐसी कोशिश करने वाले हैं। और ये मूल विचार मेरा ही था कि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनमें से बहुत लोग अच्छे कॉलेज से नहीं आते हैं, तो कॉलेज की जिंदगी में जो आपको नहीं मिला वो यहीं मिल सके, ये कोशिश है। नहीं होगा होगा होगा, वो लगातार होगा, डिबेटिंग भी, ऐसे कॉम्पिटिशन भी। इतना ही नहीं, मैंने तो सिंगिंग भी करवाओ, डांसिंग भी करवाओ, बच्चे डांस करें, नाटक भी करेंगे, दिक्कत नोटंकी तो करते ही, नाटक भी करेंगे, थोड़ा सा वो सब भी सीखें, करेंगे करेंगे, चिंता मत कीजिए। बस टीम थोड़ी छोटी है, मैंने कहा कि वो टीम थोड़ी और बड़ी हो जाए ताकि वो लगातार करवा सके, कोशिश कर रहे हैं। आप बॉयज स्कूल में पढ़े, वो सब मैं नहीं करवा सकता, बाकी वो सब तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, बाकी वो आप देख लीजिए। चलिए, तटस्थता, न्यूट्रलिटी, ये पाठ्यक्रम में लिखा हुआ नहीं है तो इससे बहुत सीरियसली लेना है, हल्का सा समझ लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए, तटस्थता और निष्पक्षता तो लगता है कि दो जुड़वा बहनें हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, पर थोड़ा सा अंतर उनमें भी है, समझेंगे। तटस्थता का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उतर रहे हैं, किसी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या तो हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट है, आप उसमें जज हैं, तो जैसे दो बिल्लियां लड़ती हुई हैं और आपके हाथ में तराजू है और आप कहेंगे ठीक है मैं जज बनूंगा तुम्हारा, तो आप किसी डिस्प्यूट में अगर जज हैं, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने हैं, इन सबको आप मान लीजिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि रिसर्च कर रहे हैं, कंक्लूजन निकालना है आपको, डिस्प्यूट में बैठे हैं, जजमेंट करना है। किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जितने पक्ष शामिल हैं, जो पक्ष शामिल हैं, उनके पक्ष या विपक्ष में पूर्वाग्रह न रखना, उनके पक्ष या विपक्ष में पूर्वाग्रह न रखना तटस्थता है। ठीक, उनके पक्ष या विपक्ष में पूर्वाग्रह न रखना तटस्थता है। अब जब हम इसकी बात थोड़ी सी और आगे करते हैं, आप यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं, निष्पक्षता भी लगभग ये है, उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, समझेंगे बाद में। आप किसी प्रोसेस में गए डिसीजन मेकिंग में, जज हैं या रिसर्चर हैं, तो उसमें जो भी पक्ष शामिल हैं, उनके पक्ष या विपक्ष में पहले से पूर्वाग्रह नहीं रखना है, एकदम तटस्थ होकर। न्यूट्रलिटी समझने के लिए अगर आपने कभी कार या बाइक या स्कूटर चलाया हो तो एक न्यूट्रल गियर होता है, देखा ना? जब गाड़ी न्यूट्रल गियर में होती है, ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, बैक गियर लगाए तो पीछे जा रही है, फ्रंट लगाए तो आगे जा रही है, तो न्यूट्रल गियर में दिमाग की गाड़ी रखना न्यूट्रलिटी है। पर लिखने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। अब न्यूट्रलिटी की बात करते हुए जब हम साइंस की बात करते हैं, तो कुछ लोगों ने साइंस के मेथड को समझने के लिए एक शब्द गढ़ा, साइंटिफिक मेथड। हमें यहाँ साइंटिफिक मेथड से मतलब नहीं है, हमें यहाँ इस चीज से मतलब है कि तटस्थ कैसे होते हैं। और इन लोगों ने कहा कि साइंटिफिक मेथड में न्यूट्रलिटी बहुत बड़ा गुण है रिसर्च करते समय। और न्यूट्रलिटी की बात करते हुए दो विशेष पक्षों की बात की, एक है वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता, वैल्यू न्यूट्रलिटी, और दूसरा है इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी, हित तटस्थता। तो कोई वैज्ञानिक चिंतन प्रक्रिया में अगर आप उतर रहे हैं तो आपको अपने मूल्यों से और हितों से तटस्थ रहकर विचार करना होगा, तो ही आपका विचार तटस्थ विचार है, वरना तो आप वही बोल रहे हैं जो आपका समाज बोलता रहता है, फिर उसकी क्या कीमत है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप आते हैं जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और आपको बात करनी है रिजर्वेशन पर। जनरल कैटेगरी के मेरे ख्याल से 80-90% लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहते हैं, और जो रिजर्वेशन में आते हैं उनमें से शायद 95-98-99% उसके पक्ष में रहते हैं। जो मेरे हित में है मैं उसके पक्ष में रहूं, ये कौन सी बड़ी बात है। असली बात तो ये है कि जब आप किसी विषय पर सोचें, तथ्यों को देखें, ऑब्जेक्टिव तरीके से तर्कों को देखें, तो आप तटस्थ होकर देख पाएं कि हो सकता है कि मेरे हित के खिलाफ हो, किंतु यदि तथ्य, तर्क, रिसर्च साबित करती है कि ये पॉलिसी समाज के लिए जरूरी है, तो आप अपने हितों से तटस्थ होकर, अपने परिवार और समाज के मूल्यों से तटस्थ होकर वो फैसला कर सकें और कह सकें कि आरक्षण एक जरूरी उपाय है। एक उदाहरण हुआ, ऐसे 50 उदाहरण हो सकते हैं। जब साइंस की शुरुआत हुई तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब घबराएंगे क्या 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 इतिहास में हमारा लिखा हुआ है। और अक्सर ऐसा होता है जब हम कोई रिसर्च करने लगते हैं तो कई बार फैसला हमारे खिलाफ जाने लगता है, उसमें दुविधा हो जाती है कि हम क्या करें। आप तो हीरो बनते हुए आए थे एक बात में, लेकिन तर्क जब देखे, तथ्य देखे, आपकी राय गलत है, अब क्या करें। जो साइंस की डेवलपमेंट यूरोप में हुई 15वीं सेंचुरी के बाद, 16वीं सेंचुरी के बाद, आपको आश्चर्य होगा कि गैलीलियो जैसे लोग, कोपरनिकस जैसे लोग वैज्ञानिक इसलिए बने थे कि वो साबित कर सकें कि जो बाइबल में लिखा है वो ठीक लिखा हुआ है। बहुत आश्चर्य होगा। उस समय 13-14 सेंचुरी के आसपास इस्लाम और ईसाइयत में युद्ध होने लगे थे, स्पेन एक मुख्य अखाड़ा बन गया था युद्धों का। अब दोनों धर्म सामी धर्म है,
यहूदी धर्म प्रायः शांत था, यहूदी धर्म का बार बार विस्थापन हुआ, तो वो उस समय कमजोर स्थिति में था। तो युद्ध किसमें चल रहा है? ईसाई और इस्लाम में चल रहा है, और दोनों खुद को अच्छा साबित करने में तुले। हथियार से लड़ाई चल रही है वो अलग चीज है, विचारों की भी चल रही है। जो इस्लामी क्षेत्र है वहां विज्ञान का विकास वैसा नहीं हुआ था, वहां दर्शन चल रहा है, लोक मेडिसिन चल रही है, लेकिन अभी वैज्ञानिक विधि का विकास वहां नहीं हुआ कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करके रिसर्च करके इन बच्चों की खोज करें, वो नहीं हुआ है। और यूरोप में रेनेसां होने के बाद हल्का हल्का शुरू हो गया। तो ईसाई धर्म के प्रमुख लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों से, रिसर्चर से ये कहा कि भाई ये साबित करना बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा ठीक हैं, रिसर्च करके साबित करो। शुरुआती वैज्ञानिक इसी मूड से उतरे थे कि साबित कर देना है कि जो बाइबल कहती है वो ठीक है, न कि जो कुरान कहती है या बाकी धर्मों के ग्रंथ कहते हैं। रिसर्च करने गए, तो रिसर्च करने गए हैं न्यूट्रल होकर या पहले से दिमाग में लेके गए हैं क्या साबित करना है? पहले से लेके गए हैं। लेकिन जब रिसर्च करनी शुरू की, करते करते पाया कि बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जो एकदम गलत है। जैसे ये बात कि इस सौर मंडल के केंद्र में वो मानते हैं क्या है? पृथ्वी है, सूर्य नहीं है। पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी के लिए सूर्य बनाया गया है, सूर्य हरकत करता है। अच्छा, ऐसा लगता भी सामान्य अनुभव से, सुबह उठे पूर्व से सूर्य उगता हुआ दिखता है, शाम को पश्चिम में डूबता हुआ दिखता है। कॉमन परसेप्शन से, सामान्य देखने के तरीके से किसी को भी लगता है कि सूर्य ऐसे निकला, शाम को ऐसे गया, चक्कर काट रहा है। और इसी कॉमन सेंस से शुरुआती लोगों ने मान लिया कि सूर्य चक्कर काटता है, घूमता है। लेकिन जब इन लोगों ने रिसर्च करनी शुरू की तो पाया कि नहीं, ये गलत है, पृथ्वी घूम रही है। और जब ये बात कही, अब दिक्कत इनके सामने क्या है? अगर ईमानदारी से कह दें जो रिसर्च किया तो बाइबल के खिलाफ चला जाएगा, न कहें तो विज्ञान के खिलाफ जाएगा। और तब तक ये लोग विज्ञान के प्रति इतनी निष्ठा रखने लगे थे कि झूठ बोल नहीं पाए। इन्होंने खुल के कहा, कोपरनिकस को हम कहते हैं, कोपरनिकन रिवोल्यूशन बोलते हैं, कि जो पहले व्याख्या थी, जियोसेंट्रिक व्याख्या थी, उसको बदल के हीलियोसेंट्रिक व्याख्या उसने की। पृथ्वी केंद्रित व्याख्या के बदले सूर्य केंद्रित व्याख्या की और बताया कि जो पृथ्वी है सूर्य की ओर घूम रही है। बाइबल मानते हैं कि पृथ्वी बनाई है ईश्वर ने मनुष्य के लिए, मनुष्य ईश्वर का बेटा है, उसको भेजा है, बाकी सब उसके लिए बनाया है। तो पूरा डिजाइन है, पृथ्वी केंद्र में, बाकी सब उसके आसपास है। और विज्ञान साबित कर रहा है पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। तो जो भगवान का पुत्र है, पृथ्वी बैठा है, ऐसे घूमता घूमता घूम रहा है, तो भगवान के बेटे की सारी इज्जत खत्म होगी इसमें, तो अगर वो सूर्य के आसपास घूम रहा है तो। और उसके बाद डार्विन के सामने संकट है। डार्विन देख रहा है कि बाइबल कहती है ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसी छवि में बनाया। ये धारणा है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसी छवि में बनाया कि वो दिखता वैसा ही जैसा ईश्वर दिखता है। और ईश्वर का पुत्र विशेष रूप से ईसा मसीह दिखते हैं। और डार्विन ने रिसर्च की, और रिसर्च करके उसने पाया कि ईश्वर जैसा नहीं है, बंदरों से बना है। हम बंदरों के चचेरे भाई हैं, सच में है। अब वो बेचारा बोले तो पिटे, न बोले तो विज्ञान से धोखा करे। और इस पूरे प्रोसेस में जब जब वैज्ञानिक अपने हितों से तटस्थ हुए कि भैया मारने तो मार दो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कि भैया मैं भी बाइबल को मानता हूं, मेरा भी मन करता है कहने का कि ऐसा ऐसा हुआ, पर विज्ञान से ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा, और मैं विज्ञान को धोखा नहीं दूंगा, जो साबित हो रहा है वही बोलूंगा। यही गैलीलियो ने किया, खूब पिटा गैलीलियो। कोपरनिकस ने खूब डांट खाई, डार्विन ने खूब डांट खाई, कुछ वैज्ञानिक मारे गए उस समय, ब्रूनो की हत्या हुई। और जब आप ठान लें कि मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, तो आप न्यूट्रल होकर बात करेंगे और आपके निष्कर्ष कई लोगों को चुभेंगे। तो पूरी बात का सार क्या है कि न्यूट्रलिटी क्या है? जब आप कोई रिसर्च करने जाते हैं या जब आप कोई निर्णय की प्रक्रिया में है, तो पहले से किसी पक्ष में न झुकना है, न किसी पक्ष के विरोध में खड़े होना है। ईमानदारी से प्रोसेसिंग करते हुए, चिंतन करते हुए, रिसर्च करते हुए, सुनवाई करते हुए, मूल्यों से तटस्थ रहते हुए, अपने हितों से तटस्थ रहते हुए, जो सही निष्कर्ष निकले उस सही निष्कर्ष को स्वीकार कर लेना, इसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी। सही निष्कर्ष को स्वीकार करना। तो न्यूट्रलिटी क्या होती है? प्रोसेस में होती है। पूरे प्रोसेस के दौरान अपने पूर्वाग्रहों को हावी नहीं होने देना और सही निष्कर्ष निकाल लेना, ये है न्यूट्रलिटी। जो किसी भी रिसर्च के, जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको पहले सिखाया जाएगा कि पीएचडी करने के लिए आपको न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, वरना आप अच्छा निष्कर्ष निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए जी। डार्विन का उदासीनता भी न्यूट्रलिटी के लिए बोल देते हैं कई लोग, आप कह लीजिए उदासीनता। डिपेंड करता है कि अंग्रेजी में क्या शब्द है। एक पैसिविटी भी होता है, निष्क्रियता, कुछ लोग निष्क्रियता को भी उदासीनता बोल देते हैं, पर उदासीनता कहीं कहीं तटस्थता के लिए भी आता है। तो देखना पड़ेगा कि वहां किस संदर्भ में है। क्या ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी में कोई संबंध होता है? अच्छा एक काम करते हैं, पहले इम्पार्शियलिटी समझते हैं, फिर संबंध को ऐसा समझ लेंगे, क्योंकि जो संबंध ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी में है वही ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी में सेम संबंध है। तो तीसरा शब्द है इम्पार्शियलिटी, इसके लिए हिंदी शब्द है निष्पक्षता। ये पाठ्यक्रम में लिखा हुआ, न्यूट्रलिटी पाठ्यक्रम में नहीं है। तो न्यूट्रलिटी की ही एक समझ लीजिए कि दूसरी अभिव्यक्ति है इम्पार्शियलिटी। आपने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, मैंने एक बार सुना, मैं घबरा गया था उनकी बात सुन के। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर ने, जब मैं आपकी उम्र में था तो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते थे, मैं घबरा जाता था कि कितना जबरदस्त हवा भर देते हैं लोग, और मैं भी 3-4 दिन उठा रहता था, उसके बाद फिर मैं जमीन पे गिरता था आके। तो एक दिन मैं सुनने गया तो इम्पॉसिबल शब्द बात चल रही थी, और मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता दुनिया में। सब सोचने लगे अच्छा नहीं होता, गुड। फिर उसने कहा ध्यान से देखो इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है? आई एम पॉसिबल। इसको बोलते कैसे? एम। इम्पॉसिबल शब्द खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आई एम पॉसिबल। सब पगला रहे, मैं ही पगला गया। मैंने बाप रे बाप, इतनी गहरी भाषाई समझ आज तक नहीं सोची थी मैंने। इम्पॉसिबल का ये मतलब है, इसलिए कहते हैं कि मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है शब्द। लेकिन फिर मैं जब इथिक्स पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा इम्पार्शियल, तो मैं उस दिन से परेशान हूं। आई एम पार्शियल, तो इम्पार्शियल का मतलब है भेदभाव न करना, पार्शियल का मतलब भेदभाव करना। तो यदि कोई कहे कि आई एम इम्पार्शियल, आपको बोल देना अच्छा समझ में आ गया, आप कहना चाह रहे हैं आई एम पार्शियल। कोई इम्पेशेंट हो,
आई एम पेशेंट। कोई इमेच्योर हो, आई एम मैच्योर। तो जब कोई ऐसे ऐसे हवा भरे तो बोलना है जरा पंप दिखाओ, पंप हमारे पास भी है लेकिन हम उसका समझदारी से उपयोग करते हैं। तो ऐसे हवा भरवा के नहीं आना कहीं से, 4 दिन गली में घूमते रहोगे फिर पिटाई हो जाएगी कहीं। चलिए इम्पार्शियलिटी क्या है, निष्पक्षता क्या है। देखिए न्यूट्रलिटी की वैल्यू को स्पेसिफिक सिचुएशन में लगा देंगे तो हो जाएगी पार्शियलिटी। इसका मतलब इसमें रिसर्च की बात नहीं होती है, रिसर्च की बात न्यूट्रलिटी में होती है। किसी विवाद की स्थिति में इम्पार्शियलिटी का संबंध विवाद से होता है। किसी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों से तटस्थ रहते हुए निर्णय करना, यह है निष्पक्षता। विवाद की स्थिति में, किसी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों से तटस्थ होकर निर्णय कर पाना, इसको कहते हैं निष्पक्षता। मुख्य रूप से जजेस के लिए ये बहुत वैल्यूएबल होता है, और क्योंकि सिविल सर्वेंट्स भी कई मामलों में जज की भूमिका में होते हैं इसलिए उनके लिए भी जरूरी होता है। सिविल सर्वेंट कब जज की भूमिका में होते हैं, जैसे आप आईएएस बनेंगे तो आईएएस बनने की स्थिति में आप रेवेन्यू कोर्ट में जज की भूमिका में भी होते हैं। आप एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, फिर डीएम बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, आप सभी कोर्ट भी लगती है, पता है ना, कोर्ट लगती है, रेवेन्यू मैटर्स की कोर्ट लगती है। तो जो रेवेन्यू के लिए क्या शब्द होते हैं हिंदी में, राजस्व, राजस्व मतलब जो कृषि राजस्व वगैरह है, भू राजस्व है, उसके मामले में अदालत आपकी लगती है। तो हफ्ते में एक दिन आपकी कोर्ट बैठती है, एकदम मजा आता है, जज साहब के रूप में आप अंदर रहेंगे और सारे लोग सामने जिरह करेंगे, आप फैसला देंगे, ये होता है। अगर आप आईपीएस हैं और कमिश्नरेट सिस्टम है तो आप ठीक ठाक जज के रोल में आ जाते हैं। आईआरएस अगर हैं तो भी आप जज होते हैं, रेवेन्यू मैटर्स में, रेवेन्यू टैक्सेशन मैटर्स में आपके सामने सुनवाई होती है। आप जैसे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डीसीआईटी है, आपकी अदालत बैठती है, उसमें एक तरफ वो व्यक्ति खड़ा है जिसके ऊपर टैक्स का आरोप है, चोरी का, वो या उसका वकील या उसका सीए। दूसरी तरफ से आपके विभाग का वकील या सीए जो आपके विभाग की कार्रवाई को उचित बताएगा और वो अपने मुवक्किल के पक्ष को उचित बताएगा। और आईआरएस लोगों का धुआं निकल जाता है, क्योंकि आईआरएस कैसे बने हैं, पढ़ा था इतिहास और भूगोल, बन गया आईआरएस। ट्रेनिंग जब चल रही थी उस समय सो रहे थे, ट्रेनिंग तो ऐसे सब लोग करते, कोई ध्यान से करता ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद एक केस आ गया है, उसको बिठाया जज बना के, बैठिए फैसला कीजिए। इधर से एक सीए 30 साल का अनुभव, उधर से एक सीए 30 साल का अनुभव, और वो कह रहे हैं हुजूर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C में जो थर्ड क्लॉज है उस पर 1976 में फैसला हुआ था, XYZ वर्सेस XYZ। इस फैसले में माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि टैक्सेशन में एसएससी की इनकम को एक्रूवल बेसिस पे काउंट करना है। ये कह रहे अच्छा, कहा था अच्छा एक्रूवल क्या बोले, क्या बोले एक्रूवल क्या बोले, क्योंकि भाई क्या करें, बैकग्राउंड तो है नहीं, ट्रेनिंग में ठीक से पढ़ाई की नहीं, ऐसी की तैसी हो जाती है, धुआं निकल जाता है उस समय। इसलिए आपसे कह रहा हूँ आईएएस बन जाओ, ट्रेनिंग में ठीक से पढ़ना, वरना सीए लोग बेइज्जत कर देंगे, रोज बेइज्जत करेंगे कोर्ट में आके। आप फिर क्या बोलेंगे, जज साहब आपको ये भी नहीं पता, जज साहब आपने एक्ट भी नहीं पढ़ा, जज साहब को रूल्स भी नहीं पता, जजमेंट भी नहीं पता, ऐसे बोलते हैं फिर। और आपके चेहरे पर गुस्सा और दया दोनों भाव साथ साथ, दया नहीं गुस्सा और ग्लानि का भाव। एक तो गुस्सा की ऐसे जोर से बोल रहे हो तो ग्लानि का ये कि काश पढ़ा होता। फिर 5-7 साल ठीक से पढ़ने के बाद फिर तो बैंड बजा देते हैं, लेकिन उस समय तो उनका बैंड बजा देता है। तो जजेस और सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो निष्पक्षता के मूल्य को ध्यान रखें। और एक शब्द चलता है नेचुरल जस्टिस, सुना है, प्राकृतिक न्याय। तो निष्पक्षता का मूल आधार है प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में क्या क्या बातें होती हैं, इसका मतलब होता है कि न्याय की प्रक्रिया अपने आप में न्यायपूर्ण होनी चाहिए। फैसला जो होगा वो अलग चीज है, न्याय की प्रक्रिया जो प्रोसीजरल जस्टिस है, न्याय की प्रक्रिया खुद न्यायपूर्ण होनी चाहिए। न्याय की प्रक्रिया खुद न्यायपूर्ण होनी चाहिए। और दुनिया के सब देशों में जुडिशरी बहुत कोशिश करती है कि ये आदर्श बना रहे। कितना बना रहता है वो तो आप जानते होंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। इसमें क्या क्या मूल्य आते हैं कि न्याय की प्रक्रिया न्यायपूर्ण बनी रहे, उसमें क्या क्या मूल्य आते हैं। पहली बात, जो जज है क्या उसको खुद किसी एक पक्ष की ओर से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जज खुद पक्षकार नहीं होना चाहिए, जज खुद किसी पक्ष का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। भाई दो लोग झगड़े, उनमें से एक बोले अच्छा मैं जज हूं, आओ सामने हो, तो क्या फैसला होगा उसका। तो जो न्यायाधीश है वो विवाद के दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों पक्षों से उसका, दोनों पक्षों से जज का जुड़ाव न हो। पहला है कि वो खुद पक्ष ना हो, दूसरा है दोनों में से किसी भी पक्ष से उसका एफिलिएशन ना हो, न सहयोग वाला न विरोध वाला। कभी कभी ये हो सकता है ना कि जज, हाई कोर्ट का जज है, सामने एक ऐसा व्यक्ति है जैसे बचपन में पीटा था उसको, और जज करे आ जाए आप, आइए आइए आइए, और फिर वकील से पूछा कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी हो सकती है इस मामले में, भाई इसको भेजें जरा जेल। तो यदि आप किसी पक्ष के पक्ष या विपक्ष में पहले से हैं तो उस मामले में कुछ जज नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये वाला हिस्सा यूपीएससी कई बार पूछती है, टॉपिक नंबर 6 में इसका जिक्र आएगा, हित संघर्ष कहते हैं, हित संघर्ष। यदि आप किसी ऐसे मामले में जजमेंट कर रहे हैं जिसमें किसी एक पक्ष के पक्ष या विपक्ष में आपका मन पहले से बना हुआ है या आपके हित उससे जुड़े हुए हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ऐसी स्थिति में साफ कहते हैं कि व्यक्ति को लिख कर ये दे देना चाहिए कि इस मामले में मेरा निर्णय करना उचित नहीं होगा, बेहतर है कि कोई व्यक्ति निर्णय करे क्योंकि मेरा इस पक्ष के साथ ये संबंध पहले से है। आपने कई बार देखा सुप्रीम कोर्ट में जज किसी किसी बेंच से अलग हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कि जब मैं वकील था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने इस पार्टी का केस लड़ा था, आज मैं जज हूं और एक केस में ये खुद एक पार्टी मेरे सामने है,
तो हो सकता है कि मैं अवचेतन में, सबकॉन्शियस में इसके पक्ष में हूं तो गलत फैसला कर बैठूं, तो बेहतर है कि इस बेंच में मेरा उपस्थित नहीं होना ही ठीक रहेगा। तीसरी बात क्या होती है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर, और ये बात तो अनुच्छेद 14 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे में भी एक्सप्लेन की है, मेनका गांधी केस में। दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पक्ष को सुना और काम निपटा दिया कि तू क्या बोलेगा, तो जानते ही हम लोग पहले से। तो दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका मिले पर्याप्त रूप से। और नंबर 4, आपने कभी सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1000 पन्नों का फैसला दिया? आप सोचते होंगे इतने खाली हैं क्या, 1000 पेज लिख दिए फैसले में? क्यों 1000 पेज लिखते हैं? कभी कोई जजमेंट पढ़ के देखिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा तरीका पता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जितने ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखे जाते हैं, पढ़ के आनंद आ जाएगा। मतलब आनंद की बरसात होती है, इतने सुंदर फैसले होते हैं। और पढ़ के समझ में आता है कि कैसे ऑब्जेक्टिव तरीके से निर्णय होना चाहिए। जो फैसला 1000 पेज का होता है, अगर ध्यान से देखेंगे, उस 1000 पेज के फैसले में जो दरअसल निर्णय है, एक्शन कि ये करना है, ऐसे करना है, वो मुश्किल से आखिर के 1 पेज में होता है। बस 1 पेज में नहीं, कभी कभी आधा पेज, चौथाई पेज लिखा होता है। डिक्री 2 लाइन में खत्म बात। होना वो है जो आखिर के 1 पेज में। लेकिन उस 1 पेज तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या थी? एक एक फैक्ट कि हमारे सामने ये बातें कही गई। मुख्य सवाल 4 हमने माने कि 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 अगला पेज हो गया। सवाल नंबर 1 पर इस पक्ष ने ये कहा, ये तर्क दिए, ये तथ्य दिए। दूसरे पक्ष ने ये कहा, ये तर्क दिए, तथ्य दिए। हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए इन इन पुस्तकों का सहारा लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के निर्णय का सहारा लिया। इन सब के आधार पर पहले पक्ष पर जो निर्णय हमने किया वो निर्णय ये है। 150 पेज हो चुके हैं। फिर सेकंड एस्पेक्ट, दूसरे प्रश्न पर पहले पक्ष का ये तर्क है, 20, 30, 40 पेज में। इस वकील ने ये तर्क दिया, इस वकील ने ये तर्क दिया, इस वकील ने ये दिया। दूसरे पक्ष ने ये तर्क दिया इस पर, फिर हमने इस पर ये इन्वेस्टिगेशन की, सारी स्टडीज की, और उसके बाद हमारी बेंच दूसरे पक्ष पर इस राय पर पहुंची है, वो ये है। तीसरा, चौथा, चारों के बाद अंत में इन चारों पक्षों को मिलाकर बेंच ने सारे पक्षों पर विचार किया और बेंच की सामान्य राय ये बनी है। 1, 2, 3, 4, 5 पूरा विस्तार में। अंत में ऑर्डर, सरकार को ऑर्डर दिया जाता है कि यह कार्य इतने दिनों के अंदर करे। बस वो 1000 पेज क्यों होते हैं? कि जजमेंट ऐसे ही देना है, निर्णय के कारणों की समुचित व्याख्या भी होनी चाहिए। निर्णय होना पर्याप्त नहीं है, निर्णय करना पर्याप्त नहीं है, उसके कारणों की समुचित व्याख्या भी जरूरी है। अगर कोई जज या कोई भी सिविल सर्वेंट जजमेंट के प्रोसेस में इन चारों चीजों का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है कि उसने इंपार्शियलिटी के नियम को ठीक से अप्लाई किया है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब जब आप ऐसी स्थिति में हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, खुद को उस मामले से अलग कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इम्पार्शियल रह पाना। मम्मी हो या पापा हो, कैसी भी प्रकृति, बड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? एक ही एग्जाम्पल में मम्मी पापा को बीच में लगा देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, मतलब मम्मी पापा अपने घर में हैं, 2 लोग। अचानक नीचे से कुछ कुत्ते बिल्लियों लड़ने की आवाज आई। थोड़ी देर में समझ में कि नहीं, बच्चे लड़ रहे हैं। शुरू में तो जैसा लगता है, थोड़ी देर के बाद समझ में आता है कि नहीं, इंसानी बच्चे हैं। और कान लगा के सुना तो बहुत तेज चिल्लाने की आवाज अपने ही बेटे की आ रही है। मम्मी भागी नीचे और देखा कि उनका बेटा और एक पड़ोसी का बेटा गुत्थम गुत्था जमीन पे लौट रहे हैं। दोनों के हाथ पैर से खून बह रहा है, चोटें लगी हुई हैं। और मम्मी को देख के दोनों सहम के उठे। आपकी राय में मम्मी का क्या न्याय होगा इस मामले में? जनरली वो अपने बच्चे को पीटेंगी कि दूसरा बच्चा ज्यादा पिटेगा उनसे? कौन ज्यादा पिटेगा? अच्छा, ये करिए अपना बच्चा। अभी आप लोग छोटे हैं ना, मम्मी बनने की उम्र में सोच रहे हैं इस बारे में। अच्छा, आपका बच्चा है तो आप ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पापा नीचे गए और पापा ने देखा 2 बच्चों में एक बच्चा उनका है, दोनों बच्चे लहू-लुहान हैं। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि पापा अपने बच्चे को ठीक से पीटेंगे वहां पर? देखो, बहुमत तो इसी में है। और पापा दूसरे बच्चे को पीटेंगे, समझा के भेज देंगे, समझा के भेज देंगे। और गलती से उसकी मम्मी सुंदर हुई तो तब तो अपना बच्चा और पिटेगा, तब तो अपना बच्चा और पिटेगा पूरी तरह से। उसके बेटे से लड़ता है, बाप तो बाप ही होता है। ये सब लिख के बताना परीक्षा में, ये सब तो हंसी मजाक की बातें है ना, क्योंकि भाई मूल प्रकृति तो इंसान की वही रहेगी, तो उससे क्या होगा। अब मम्मी पे आ जाइए। मम्मी ने देखा 2 बच्चे गुत्थम गुत्था हैं, लहू-लुहान हैं। तो बहुमत की राय जानना चाह रहा हूँ, मम्मी अपने बच्चे को पीटेगी कि दूसरे बच्चे को पीटेगी? कितने लोग मानते हैं दूसरे को पीटेगी? पीटेगी, डांटेगी कुछ ही मतलब, पीटना थोड़ा ज्यादा हो गया, डांटना भी हो सकता है। और कितने लोग मानते हैं कि नहीं, अपने बच्चे को पीटेगी? इसमें थोड़ी सी कम हाथ है, पहले वाले में हाथ ज्यादा है। डिपेंड करता है कि मम्मी का बैकग्राउंड क्या है, परवरिश क्या है, स्वभाव से ज्यादा उसका एक्सपोजर का लेवल कितना है, कितना उसने चीजों को पढ़ा सीखा। अगर वो मम्मी कम पढ़ी लिखी है और केवल मम्मीपन से भरी है, तो दूसरा बच्चा पिट जाएगा। अगर वो केवल मम्मीपन से भरी है, इसे समझो, समझो कि मादा बंदर है, उसका एक बच्चा किसी और बंदर के बच्चे से लड़ रहा है, तो वो वहां पहुंची तो बहुत निष्पक्षता, तटस्थता, इस सबसे काम करेगी, निपटा देगी दूसरे बच्चे को, निपटा देगी। क्योंकि जो मदरहुड है उसके बायोलॉजिकल पक्षों में इस बात का खतरा ज्यादा है कि माँ अपने बच्चे को लेकर जितनी डिफेंसिव होती है, प्रोटेक्टिव होती है, उतना प्रोटेक्टिव आमतौर पर पिता नहीं होते। जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसी मनोविज्ञान में होती है। तो ये खतरा हमेशा है कि बाप गया तो वो ये दिखाने के लिए कि कोई भेदभाव का आरोप न लगाए, अपने बच्चों को पीट देगा। हो सकता है गलती उसकी ना भी हो। इमेजिन कीजिए कि आपने ऐसा एग्जाम दिया मेंस, और आंसर चेक होने के लिए आपके पापा के पास आ गया। सोचो कि वो टीचर है, कॉपी चेक करते हैं,
यूपीएससी में गए, सारे आंसर चेक कर रहे हैं, उसमें एक कॉपी आपकी आ गई, रोल नंबर तो नहीं लिखा, वो प्राइवेट राइटिंग पे जानते हैं। आपकी राय में क्या वो पूरी तरह से निष्पक्ष रह पाएंगे, या हल्का फुल्का कुछ आ ही जाएगा? आ ही जाएगा। इसलिए आईएएस में जब कोई कॉपी चेक करता है उससे पहले एफिडेविट लेते हैं कि मेरा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार इस परीक्षा में नहीं बैठ रहा है। जब आप आईएएस के इंटरव्यू पैनल में किसी को बुलाते हैं उससे एफिडेविट लेते हैं, मेरा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार इस इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति कितना भी समझदार हो, थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी, पार्शियलिटी आ ही जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, पार्शियलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपने व्यक्ति को फायदा पहुंचाया, कभी कभी अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए अपने व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देना भी पार्शियलिटी का हिस्सा होता है, और इम्पार्शियलिटी दिखाने के लिए कभी कभी हम पार्शियल हो जाते हैं, एक खतरा इसमें ये होता है। चलिए कंसेप्ट समझ में आ गया इम्पार्शियलिटी का, अब हम रिलेशनशिप समझते हैं। जी, इनको चिंता हुई है कि जब सर सिविल सर्वेंट जज बनते हैं, फैसला तुरंत देना होता है, टाल सकते हैं। जो कहना चाह रहे हैं कि टाल के किसी और से लिखवा के दे सकते हैं बाद में, हाँ दे सकते हैं, पर टाल सकते हैं कि आज की कार्यवाही मुलतवी की जाती है, अदालत अगले सप्ताह फिर बैठेगी, आप ऐसा कर सकते हैं। आप तो मालिक हैं, आप जो बोलेंगे हो जाएगा, उसको क्या दिक्कत है। अब है रिलेशनशिप, एक तरफ है ऑब्जेक्टिविटी और एक तरफ है न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी। अगर कभी पूछ लें कि इनमें आपस में क्या संबंध है, तो एक दो बातें मोटी मोटी बता दीजिएगा, बात स्पष्ट हो जाएगी। पहली बात आप कह सकते हैं कि सामान्यतः ये दोनों मूल्य सहयोगी मूल्य हैं, सहयोगी मूल्य हैं, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिविटी बढ़ती है तो न्यूट्रलिटी भी बढ़ती है, सामान्य रूप से ऐसा ही होता है। अगर ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी तो न्यूट्रलिटी या इम्पार्शियलिटी भी बढ़ती है, सामान्य रूप से ऐसा ही होता है। इन चित्रों से परेशान तो नहीं हो रहे? ऑब्जेक्टिविटी बढ़ गई है, ओ तो न्यूट्रलिटी भी बढ़ गई है, इससे केमिस्ट्री फीलिंग तो नहीं आ रही है ना? ठीक है, केमिस्ट्री मुझे आती भी नहीं, मैं कैसे कहूँगा। तो पहली बात है दोनों सहयोगी मूल्य। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होने से आपकी न्यूट्रलिटी कम होने लगे, या न्यूट्रलिटी तो हो पर ऑब्जेक्टिविटी ना हो? कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़ने से ऑब्जेक्टिविटी बढ़ने से कभी कभी न्यूट्रलिटी खत्म होने लगती है, कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है? मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि भाई एलजीबीटी के मामले में या मैरिटल रेप के मामले में या कोई और सोशल प्रॉब्लम, उस मामले में रिसर्च कीजिए, और आप एकदम न्यूट्रल भाव से रिसर्च करने गए हैं, आप ना एलजीबीटी के पक्ष में है ना विपक्ष में है, आप मैरिटल रेप को अपराध मानने के ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, आपको रिसर्च करनी है, तो आप ऑब्जेक्टिव तो है ही। और आपने जो रिसर्च की, पूरे फैक्ट्स, पूरी रिसर्चेस और पूरा जो आर्गुमेंट्स हैं वो सब पक्षों के निकाले, खंगाले, उन सबके बेस पर दोनों पक्षों के फैक्ट्स निकाले, रिसर्च निकाली, आर्गुमेंट्स निकाले, आप एकदम ऑब्जेक्टिव हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि समाज का एक वर्ग बहुत ज्यादा शोषण का शिकार है, और जैसे जैसे इस वर्ग के प्रति शोषण हुआ लंबे समय से, आपके मन में ये भाव आता जा रहा है, आपकी सहानुभूति उस वर्ग के साथ जुड़ती जा रही है, और जो वर्ग शोषण का शिकार है उसके प्रति आप सहानुभूति से भरते जा रहे हैं, और जिस अनुपात में आप सहानुभूति से भरते जाएंगे किसी एक पक्ष में, उस अनुपात में आपकी न्यूट्रलिटी बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, तो उसी अनुपात में तटस्थता कम होती जाएगी, निष्पक्षता कम होती जाएगी। अब आपका मन करेगा कि मैं इस पक्ष को थोड़ा सा फायदा पहुंचाऊं न्याय में, ताकि इसको न्याय मिल जाए। जैसे पीसीएस में लड़कियों का आरक्षण है हर जगह, आईएएस में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि लड़के नाराज हो रहे हैं इस बात से कि पहले थोड़ा सा बच्चा है, ये वो दिखा जाएगा लगता है। वो हॉरिजॉन्टल चिंता मत जब भी होगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एससी कैटेगरी में एक तिहाई लड़कियां, एसटी में एक तिहाई लड़कियां, ईडब्ल्यूएस में एक तिहाई, ओबीसी में एक तिहाई, और जनरल में भी एक तिहाई, अनरिजर्व में भी, तो थोड़ा सा बढ़ेगा, होना चाहिए। लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, पहली चारों टॉपर्स महिलाएं हैं, लड़कियों ने साबित कर दिया कि अब देश में लड़के बहुत पीछे हैं, अब जल्दी ही बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ आंदोलन शुरू होने वाला है। ऐसी ऐसी बात लोग करते हैं, तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। आप सारे रिजल्ट्स का अनुपात निकालेंगे तो किसी हालत में 15% के ऊपर नहीं निकलता हुआ दिखेगा। इस साल मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन जनरल इतना रहता है, इस साल भी ऐसे कुछ होगा। 34% लड़की इस बार, तब तो सच में कमाल है। लेकिन सवाल है कि जब तक 50 ना हो तो सवाल तो उठेगा, और पहले के जो रिकॉर्ड आप देखेंगे आमतौर पर 15% के आसपास रहता है मामला। अगर 34 है तो हम कह सकते हैं कि आरक्षण की जरूरत शायद खत्म हो गई है। अगर ये कंटिन्यू करता है तो इसका मतलब लड़कियों ने अपना एक स्थान अपना बना लिया, अगर ये अपवाद नहीं है तो। और ये 34 कैसे होता होगा? जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि लड़कियां जो टॉप रैंक लाती है क्यों लाती है, तो मैंने एक अनुमान बताया, और मेरा अनुमान ये है कि यूपीएससी के मेंबर्स इस बात का विशेष प्रयास भी करते हैं कि भाई लड़कियों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? अच्छे लोकतंत्र में महिलाएं सिविल सेवाओं में 50% के आसपास क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आरक्षण है नहीं, जब आरक्षण नहीं है तो इंटरव्यू लेते हुए यूपीएससी के मेंबर्स को केवल ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, या ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ जो वर्ग कमजोर है उसके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति या संवेदना से भरकर कुछ हल्का सा प्रयास करना चाहिए कि उनकी भागीदारी बराबर हो जाए। इससे कौन सी गलत बात है? और इसलिए ऑब्जेक्टिविटी हमेशा महान नहीं होती है, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिविटी से शुरू करते हुए थोड़ा सा न्यूट्रलिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और वो नहीं करेंगे तो समाज में भागीदारी सब पक्षों की कैसे होगी? मैं जानता हूँ कि आपके सीने पर सांप लौट रहा है बहुत लोगों के, और यूपीएससी ऐसा करती जरूर होगी, और मेरे ख्याल से गलत जाएगी। अच्छा आप बताओ, जैसे आप यूपीएससी का नंबर मान लीजिए, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, दो लोग आए एकदम बराबर योग्य हैं, उनमें से एक वाइस टॉपर बनाना है आपके हाथ में, केवल एक नंबर कम ज्यादा होने से हिसाब हो जाएगा, इतनी बराबरी है। उनमें से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, एक नागालैंड का है, आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के हैं, आपके हाथ में है, किस पर टॉपर होंगे? नागालैंड वाले को। एकदम ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को ये कभी नहीं झेलना पड़ता कि हम देश के नागरिक हैं कि नहीं है। नागालैंड से आईएएस टॉपर निकल गया ना, पूरे नागालैंड को महसूस होगा कि हम अपने देश में हैं। और यदि एक बच्चे को एक नंबर एक्स्ट्रा देकर आप एक पूरे राज्य को ये महसूस करवा पाते हैं, आपने अन्याय भी नहीं किया। इतना ही अंतर कि रैंक 1 है कि रैंक 2 है, इतना ही अंतर है, क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर कश्मीर का बच्चा रैंक 1 के आसपास है और आपने रैंक 1 कर दिया उसका 2 नंबर बढ़ा के, और बाद में बढ़ाए, इंटरव्यू के समय ही मान लीजिए बढ़ा दिए और रैंक 1 हो गया, क्या ये ठीक नहीं है? ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का आचार डालना है क्या? चाटना उसको ऑब्जेक्टिविटी, जब उससे बड़े फायदे में से हो रहे हैं तो लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी से हम शुरू करते हैं
और ऑब्जेक्टिविटी बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे हम न्यूट्रलिटी अपनी कम करने लगते हैं, और न्यूट्रलिटी का कम होना हमेशा बुरा नहीं होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है। बस ये रिश्ता समझा दीजिएगा तो बात पूरी हो जाएगी। इसके बाद चौथा मूल्य है इस परंपरा में, उसका नाम है नॉन पार्टिजनशिप। भाई महेश बाबू, अब थोड़ी सर्दी बढ़ गई है सामने की तरफ, सामने बस कम कर दो, पीछे तो शिमला बना दो, पीछे भी कम कर दें। आप लोग पहले फैसला कर लीजिए। तो उन्होंने सुनी मेरी बात, सुन ली थी, ठीक है। गैर तरफदारी यानी कि नॉन पार्टिजनशिप। ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ना, अगर कभी आप फिलोसफी के विद्यार्थी हो, आप इसे क्या किसी बच्चे का फिलोसफी ऑप्शन भी है? समाज में जितने फिलोसफर्स होते हैं, इस क्लास में फिलोसफी ऑप्शन वाले हैं, एक और एक दो। इसको बोलते हैं लुप्त प्राय जनजाति की जो स्थिति होती है ना, लगभग वैसी है। मैं भी फिलोसफी वाला हूं यार, मेरा भी विषय है। तो ऑब्जेक्टिविटी सीखने के जो तरीके हैं ना, उसमें एक चीज आपको बताता हूँ। अगर संभव हो तो कुछ फिलोसफर्स को पढ़ना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाया जाना चाहिए। पश्चिम की बात करें तो एक फिलोसफर हुआ डेकार्ट्स। इसकी स्पेलिंग से नहीं पता, डेस्कार्टस लगता है, लेकिन इसका नाम डेकार्ट है या डेकार्ट है। रेने डेकार्ट 17वीं सेंचुरी का फिलोसफर है। इसने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं संशय पद्धति, मेथड ऑफ डाउट। ये सबको सिखाया जाना चाहिए ताकि सब लोग ऑब्जेक्टिव तरीके से सीखने का अभ्यास कर सके। संशय पद्धति, अब आपके नाम लीजिए, क्यों सारा सीखेंगे ना। डेकार्ट का संशय पद्धति। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है कांट नाम का, और एक व्यक्ति हुआ एक मतलब 20वीं शताब्दी में, जिसका नाम है हुसर्ल, एडमंड हुसर्ल। हुसर्ल के फिलोसफी को बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी, या आप एक हुसर्ल की जो विधि है, मैं मुश्किल शब्दों से बताना चाह रहा हूँ आपको, उसको हम फिनोमिनोलॉजी सिद्धांत का नाम है, हिंदी में समृद्धि शास्त्र कहते हैं उसको। तो लिख लीजिए कृष्णा, समृद्धि शास्त्रीय विधि। भारी भरकम शब्द लिखेंगे ना, परीक्षा भी बख्तरबंद पहन के को चेक करेगा आपकी। समृद्धि शास्त्रीय विधि, फिनोमिनोलॉजिकल मेथड। और जो इस तरह देखें, भारतीय परंपरा में न्याय दर्शन में हेत्वाभास का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हेत्वाभास का मतलब है कहां कहां हमारी रीजनिंग गलत हो जाती है, किन किन वजहों से हमारे आर्गुमेंट्स गलत हो जाते हैं, हेतु का आभास कहते हैं, हेत्वाभास। और इसके अलावा जो जिन लोगों ने विज्ञान की शुरुआत की थी, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में बहुत सारे पक्ष होते हैं, उनमें से एक पक्ष का नाम है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म या व्यवस्थित संशय। आप इन सब शब्दों को लिख के आएंगे तो परीक्षा को थोड़ी घबराहट होगी, किसके सामने में आ गया हूं, तो वो तुरंत आइए सुना देगा, सुबह 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 वरना मुझे परेशान कर देगा, इस तरह से। तो जब आपसे पूछे कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे बढ़ाए, तो कह सकते हैं कि ट्रेनिंग मॉड्यूल में मसूरी में कुछ दार्शनिकों और पद्धतियों को पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे डेकार्ट की कौन सी विधि, संशय पद्धति, जैसे हुसर्ल की समृद्धि शास्त्रीय विधि, कांट, आप सिर्फ कांट लिखिए, कांट की चिंतन पद्धति, न्याय दर्शन का हेत्वाभास, और वैज्ञानिक जो प्रविधि है, साइंटिफिक मेथड है, उसमें व्यवस्थित संशय कैसे किया जाता है, ये सब सिखाने से ऑब्जेक्टिविटी बढ़ सकती है। समझिए ठीक से? चलिए अब वापस आइए नॉन पार्टिजनशिप की तरफ। नॉन पार्टिजनशिप क्या है? जो पार्टिजन है उस PART का मतलब पार्टी से है, राजनीतिक दल से है। और इसका मतलब ये है, इसका अर्थ अगर पूछा जाए, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है सिविल सेवक को राजनीतिक दलों, नेताओं, नीतियों, विचारधाराओं से तटस्थ होना चाहिए, से तटस्थ होना चाहिए। अब एक काम करें, इसमें एक शब्द जोड़ते हैं। अब तो मैं समझ गया हूं कि नीचे कैसे जाएगा, बस चला जाए। हाँ, अब देखिए एक्सीडेंट क्या हुआ कि जो डंडे के नीचे बिंदी थी वो ऊपर चली गई, क्योंकि बिंदी छूट गई थी। कोई बात नहीं, समझो डिजाइन है ऐसे। सिविल सेवक को राजनीतिक दलों, नेताओं, नीतियों, विचारधाराओं से सार्वजनिक जीवन में तटस्थ होना चाहिए। इसको बोलते हैं राजनीतिक गैर तरफदारी यानी कि नॉन पार्टिजनशिप। कितना सिंपल है, रटना पड़ेगा, समझ में आ गया तुरंत, सिंपल सर। हाँ, ये सार्वजनिक जीवन में विशेष रूप से जोड़ा है, आपके नोट्स में लिखा है, यहाँ जोड़ा है समझाने के लिए। अब इस अर्थ को ठीक से समझें। इसका मतलब है कि सार्वजनिक जीवन से मतलब ये है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी को पसंद कर सकता है, किसी को नापसंद कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या परेशानी है भाई? मैं सरकारी नौकरी में हूँ, उत्तर प्रदेश में काम करता हूँ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी काम करता था, योगी जी मुख्यमंत्री तब भी काम करता हूँ। मैं पर्सनली इनमें से किसको पसंद करता हूँ, किसी को क्या मतलब है, तेनों की मैं काम कर रहा हूँ, जो काम मिल रहा है मैं काम कर रहा हूँ। पर मुख्यमंत्री ये चाहें कि नहीं तुम अंदर से मुझे पसंद करो, ये बात नहीं करते, हमारी चॉइस है। पर हम कहीं पब्लिक लाइफ में ये कहेंगे नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, कि मुझे प्रधानमंत्री पसंद नहीं है। पर्सनल लाइफ में किसको पसंद करूँ, किसको नापसंद करूँ, मेरी मर्जी है। फिर मैं व्यक्तिगत जीवन में किसे वोट दूं, किसे वोट न दूं, मेरी मर्जी है, क्योंकि वोट देने का अधिकार तो एक नागरिक के तौर पर मेरे पास है ही। हो सकता है कि मैं जिस मंत्री के साथ काम करता हूं उसी के विधानसभा क्षेत्र में निवासी हूं और मैं इलेक्शन में उसको वोट ना देखे हूं, लेकिन जब मैं ऑफिस में काम करूंगा तो वो जो आदेश देंगे मैं उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि वो मेरे संवैधानिक दृष्टि से मेरे बॉस हैं, उनकी बात मुझे माननी है। पर इलेक्शन में मैं उनको वोट दूं या ना दूं, ये मेरी चॉइस है, नहीं दे सकता हूं। इसलिए सार्वजनिक जीवन में आपको इन सबसे तटस्थ रहना है, किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में नहीं होना है। इसको बोलते हैं राजनीतिक रूप से गैर तरफदारी। ये मामला दल का भी हो सकता है, ये मामला नेता का भी हो सकता है, नीति का भी, विचारधारा का भी। आपको आरक्षण व्यक्ति पसंद नहीं है, आप जनरल से आइए बने, आरक्षण विरोधी विचारधारा आपके दिमाग में भरी हुई है, और संयोग से आपकी नियुक्ति कहा कर दी मोदी जी ने, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और उसका एक विंग दिया है कि आपको SC समाज के प्रति जो स्कीम चल रही है उनको एग्जीक्यूट करना है, नई स्कीमें बनानी है, ताकि जो अनुसूचित जाति दलित समाज है वो मुख्यधारा में आ सके। आपका पर्सनल माइंड उसके पक्ष में एकदम नहीं है, पर आपकी जिम्मेदारी है। आप उस नीति को पब्लिकली खारिज नहीं करेंगे, मन में करते रहिए, काम उसी पे करना है, लेकिन पब्लिक लाइफ में आप उस नीति को, उस विचारधारा को खारिज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं राजनीतिक गैर तरफदारी। क्या लगता है जरूरी चीज है, गैर जरूरी चीज है?
जरूरी है। तो अगला सवाल ये आता है कि क्यों जरूरी है, चेंज कर लेते हैं। नॉन नॉन पार्टीजनशिप, थोड़ा सा इसका इतिहास और भूगोल समझ लेते हैं, तो आप तुलनाएं कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर हम समझेंगे कि ये क्यों होना चाहिए भारत में भी। इसकी शुरुआत हुई है इंग्लैंड से या ब्रिटेन से कह लीजिए। इंग्लैंड में क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी के आसपास जब लोकतंत्र काफी फ्लरिश होने लगा, सफल होने लगा, होता क्या था कि दो पार्टी वहां पर मेनली एक्टिव थी, एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरे का नाम क्या है आजकल जिसको हम लेबर पार्टी कह देते हैं। ठीक, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये विवाद होना शुरू हुआ जब लेबर पार्टी वहां पर एक सफल पार्टी बन गई। अब इलेक्शन होता था, एक इलेक्शन में कंजर्वेटिव जीत गए, अगले में लेबर जीत गई, फिर कंजर्वेटिव फिर लेबर खेल चलता था। अब दिक्कत क्या आ रही थी कि जैसी सरकार चेंज होती थी तो जो अफसर काम कर रहे हैं वो अफसर भी उस पार्टी में निष्ठा रखते थे पहले। अब अगर सरकारें बार बार चेंज होंगी तो आप अधिकारी कितनी बार चेंज कर सकते हैं, और अधिकारी बेचारा 3-4 साल में सिस्टम सीखता है तो चेंज हो गया, फिर नया आदमी आया फिर सीख रहा है। तो इस समय मैक्स वेबर नाम के एक विद्वान ने, जो 19वीं सेंचुरी में हुए थे, लोक प्रशासन में, पॉलिटिकल साइंस में, समाजशास्त्र में बहुत सम्मान से नाम दिया जाता है, मैक्स वेबर ने एक धारणा दी थी जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी की धारणा। भारतीय ब्यूरोक्रेसी जिस कंसेप्ट पर टिकी है मोटे तौर पर वो मैक्स वेबर की धारणा है। और मैक्स वेबर ने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी केवल सरकार में नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसके हिसाब से, उस ब्यूरोक्रेसी में फुल टाइम काम करने वाले लोग चाहिए, पार्ट टाइम नहीं, जो अपना करियर समझकर काम करेंगे, जीवन भर यही काम करना है, वैसे लोग चाहिए। और तब ये कहा कि उन लोगों को नॉन पार्टीजन होना चाहिए, यानी सरकार किस पार्टी की है इस बात से निश्चिंत होकर, तटस्थ होकर काम करना चाहिए। जिस भी पार्टी की सरकार है उसकी जो भी नीतियां हैं उसको लागू करना चाहिए, उनको अपनी नीतियों पर काम करने की सोचने की जरूरत नहीं है। और तभी एक मूल्य और बताया था, एनोनिमिटी। ये शब्द सुना आपने कभी? एनोनिमिटी को बोलते हैं अनामिता। अनामिता इसका मतलब एक अच्छे सिविल सेवक को अपने नाम की कामना नहीं करनी है। मुख्यमंत्री की नीति है, मंत्री की नीति है, उसने एग्जीक्यूट किया, गाली पड़ी तो मंत्री को पड़े, तारीफ हो तो मंत्री की हो, वो चुपचाप पर्दे के पीछे रह के काम करेगा, उसको सामने उछल के नहीं आना है, उसको अपने साथ में 2 कैमरामैन लेके नहीं चलने हैं कि मैं डांटूंगा तो रिकॉर्डिंग कर लेना और वीडियो चला देना सोशल मीडिया पे, वो सब ड्रामा नहीं करना है। ये अनामिता का मूल्य है, एनोनिमिटी का मूल्य है। मैक्स वेबर की इस बात से सीखते हुए इंग्लैंड में सिस्टम बनाया कि भैया अब से जो हमारे यहाँ होंगे सिविल सर्वेंट्स वो होंगे परमानेंट, और पार्टी कोई भी आए कोई भी जाए वो शासन चलाएंगे, सरकार की नीतियों का पालन करेंगे, और सरकार जो नीतियां बनाएगी उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए नॉन पार्टीजनशिप का मूल्य इंग्लैंड में इस तरह शुरू हुआ। सही हुआ, गलत हुआ? सही हुआ। बाद में इंग्लैंड थोड़ा सा पलट गया, बताएंगे कैसे पलटा। अमेरिका में भी ठीक यही वैल्यू है, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप भूल कर भी किसी राजनीतिक दल या नेता का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि वहां ज्वाइनिंग करवाते हुए स्पॉइलर सिस्टम काम करता है, मैंने जिक्र किया था। स्पॉइलर सिस्टम का मतलब है कि राष्ट्रपति को, गवर्नर को एक निश्चित संख्या में अपनी इच्छा से सरकारी अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होता है, जो भारत में नहीं है। भारत में बहुत अच्छी बात है, कुछ स्पेशल अपॉइंटमेंट छोड़ दीजिए, स्पेशल लेवल की 2 4 5 10, बाकी किसी भी व्यक्ति को आप नौकरी में नहीं ला सकते। तो जो स्पेशल है वही परमानेंट नहीं होती, जैसे ओएसडी है, तो हर मंत्री को अधिकार होता है कि वो किसी व्यक्ति को अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना सकता है, जिसके साथ उसी काम करने की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो उसके बिहाफ पे कई काम करता रहता है। इतनी छूट देनी पड़ेगी मंत्री को, वरना काम कैसे करेगा? और वो ओएसडी तब तक है जब तक मंत्री है, मंत्री गया वो भी गया। तो किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक लोग परमानेंट नौकरी दे दें अपने मूड से, भारत में ऐसा नहीं होता, सिविल सेवा में भूल के भी, अमेरिका में होता है, लेकिन एक बार हो जाने के बाद हर सिविल सेवक से ये अपेक्षा होती है कि वो नॉन पार्टीजन होकर काम करेगा, ये अपेक्षा वहां भी है। इसके ठीक विपरीत अपेक्षा होती है चीन में। चीन में डेमोक्रेसी में कितनी पार्टियां हैं? उनका इतना प्यारा शब्द है सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। एक गुड़िया बचपन में मर गई, एकदम ऐसा वाक्य है। डेमोक्रेसी है पर पार्टी एक ही है, इलेक्शन भी होता है पर पार्टी एक ही है। वहां पर कैसे इलेक्शन होता है? जैसे नेहरू विहार विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए नेहरू विहार का विधानसभा नहीं है, विधानसभा तो तिमारपुर है, उससे छोटा सा हिस्सा नेहरू विहार है। मान लीजिए कि नेहरू विहार चीन में है और नेहरू विहार का पार्षद का चुनाव होना है। अभी क्या होता है यहाँ पर, ये कमल का फूल, ये झाड़ू, ये हत्था, और कई लोगों को हाथी, कोई साइकिल, सब लड़ रहे हैं, सभी चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह वाला लोकतंत्र भारत है, बहुत कम देशों में चुनाव चिन्ह, क्योंकि चुनाव चिन्ह इसलिए होता है कि लोग पढ़ नहीं सकते, अभी वोट डालने के पढ़ तो पाए ना, किसका नाम है झाड़ू, देखिए हाँ ये झाड़ू, ये हमारे वाला है, दबा दिया बटन। तो चुनाव चिन्ह होना दरअसल ये बताता है कि अभी हमारे लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, थोड़ी चिंता वाली बात है, एक समय के बाद ये सब नहीं हो तो बेहतर है। और इलेक्शन जीतने वाले क्या करते हैं, अगर झाड़ू चुनाव चिन्ह को हराना है तो झाड़ू से मिलते जुलते चुनाव चिन्ह दे देते हैं, टॉर्च, टॉर्च भी ऐसी बनाते हैं झाड़ू से दिखती है। और क्या करते हैं, मान लीजिए कमल कुमार नाम का आदमी बीजेपी से लड़ रहा है और कांग्रेस ने ठान लिया उसको हराना है, कुछ नहीं, 50 कमल कुमार नाम के आदमी ढूंढे, सबको निर्दलीय खड़ा करवा दिया। अब वोट डालने के आदमी कमल कुमार, कमल कुमार, कमल कुमार, कमल कुमार, कमल कुमार, 51 कमल कुमार है। आप कितना भी समझा लो कि हत्थे पे वोट डालना, कमल पे डालना, 3-4 निर्दलीयों के चुनाव चिन्ह कमल से मिलते जुलते कर लिए, कोई गुलाब का फूल लगा दिया किसी ने, कोई सूरजमुखी कर दिया, किसी ने गोभी का फूल, किसी ने तरबूज लगा दिया। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम बहुत होता नहीं, बार बोलते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो सोचते पता नहीं कौन किसी पे दबा दिया, और 10,000 में से 5,000 वोट हो गए बोगस। कोई यहाँ फंस गया, कोई वहाँ फंस गया, तो बेचारा इलेक्शन आ गया। तो इलेक्शन भी बहुत मजेदार चीज है, इलेक्शन एक मैनेजमेंट है, जैसे दंगा एक मैनेजमेंट है, ऐसे इलेक्शन एक मैनेजमेंट है। भोले भाले लोग मानते हैं कि चुनाव में वो जीता है जिसको जनता पसंद करती है, खिलाड़ी लोग जानते हैं कि जीतना एक अलग मैकेनिज्म है, एक मैनेजमेंट है जिसमें जनता की पसंद भी एक पक्ष होता है। चीन में एक ही पार्टी है, और अगर नेहरू यार चीन में तो इलेक्शन कैसे होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ही 2 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, और वोट कौन डालेगा, हम सभी डालेंगे। नेहरू बिहार के वो लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, केवल वो मेंबर्स वोट डालेंगे। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मेंबर नहीं बना है उसकी वोटिंग राइट्स नहीं है, तो वोट डालने के लिए उस पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। उस पार्टी के 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होगा और उस पार्टी के मेंबर्स उस इलाके में जो हैं वो वोट डाल के तय करेंगे कि इनमें से कौन व्यक्ति इस इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और नेहरू बिहार का प्रतिनिधि होगा। तो ऐसे सिस्टम में नॉन पार्टिजनशिप चलेगी या एक ही पार्टी उसी का होना ही आपको उसी का होना है। इसलिए चाइना में इसके एकदम विपरीत स्थिति है। यदि आप किसी भी पद पर काम करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी के प्रति आस्था रखनी ही पड़ेगी, उसकी सदस्यता लेनी ही पड़ेगी और उसी की विचारधारा को मानना होगा। तो चीन में नॉन पार्टिजनशिप के बदले घोर पार्टिजनशिप का सिद्धांत चलता है। अब उस पार्टी में मेंबर हुए बिना सिविल सेवक बन ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके बाद सवाल है भारत का। इस बीच में क्या हुआ कि इंग्लैंड में थोड़ी सी स्थिति बदल गई है और उसके बेस पर आपको बताना है कि क्या भारत में भी स्थिति बदल दी जाए।
फिलहाल भारत के बारे में लिख लीजिए कि भारत ने वही सिद्धांत अपनाया जो सिद्धांत यूके और यूएस में है। यानी भारत में जो लोग हैं सिविल सर्वेंट, जैसे कल को आप बनेंगे, तो भारत के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन पर कुछ खास रूल्स अप्लाई होते हैं। तो रूल्स कहाँ से आते हैं? सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में से आते हैं। ये शब्द भी याद कर लीजिए, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। जैसे ही आप बनेंगे सिविल सर्वेंट, आपके ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं वाले। और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत नॉन पार्टिजनशिप को एक मूल्य माना गया है और साफ साफ कहा गया कि क्या क्या आप किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकते, सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं कर सकते। अपने घर के अंदर, बाथरूम के अंदर समर्थन कर लीजिए बोल बोल के, लेकिन किसी रैली में, किसी मंच पर 50-100 लोगों के सामने अगर आपने समर्थन कर दिया तो हमें फंस जाएगा, समर्थन नहीं कर सकते हैं। तो प्रचार नहीं, सार्वजनिक समर्थन नहीं। आप यहाँ तक कि कोई लेख भी नहीं लिख सकते, यानी मीडिया या सोशल मीडिया में आप लिख सकते हैं, सांस्कृतिक विषय पे लिखिए, वैज्ञानिक पे लिखिए, किसी अनुसंधान पे लिखिए, रिसर्च पे लिखिए, वो सब लिख सकते हैं। प्रशासन पे भी लिख सकते हैं कि आपने प्रशासन में क्या काम किए और क्या और किया जा सकता है, वो सब लिखिए, पॉलिसी पे लिखिए। पर कोई भी ऐसा लेख जिससे आपकी राजनीतिक विचारधारा सामने आती है या सरकार की राजनीतिक विचारधारा के विपक्ष में आप कुछ लिख रहे हैं, ऐसा कुछ लिखना सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत आपको अलाउड नहीं है। ये ठीक बात है, गलत बात है? सही बात है। अभी आप देखेंगे कुछ आईएएस और आईआरएस वगैरह अधिकारी हैं जो खुल के लिखते हैं सरकार के खिलाफ। उनमें से मैं 2 को जानता हूँ, क्योंकि उनमें से 2 मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। 4-5 साल से जम के लिखते हैं सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार में काम करते हैं, केंद्र के खिलाफ लिखते हैं कस के। तो मैंने एक बार उससे पूछा, मैंने कहा भाई सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स से क्या हाल चाल है? उसने कहा सर मैं चाह रहा हूँ कि सरकार मुझे निकाल दे, सस्पेंड कर दे। मैंने पूछा क्यों? सर लोकसभा में जाना है, सीधे इस्तीफा दूंगा तो वो बात नहीं बनेगी, सरकार ने निकाला है, इससे वोट बहुत मिल जाएंगे। मैं लगातार माहौल बना रहा हूँ लेकिन सरकार देख ही नहीं। मैं तो यहाँ तक कि सरकार के लोगों को टैग करके ट्वीट लिखता हूँ, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार खराब है, सरकार बदलनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, टैग पीएमओ, टैग ये टैग वो। उसके बाद भी नहीं देख रहे, शायद उनको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जब कोई ऐसा करे इसका मतलब वो शहीद का दर्जा हासिल करना चाहता है ताकि वो इलेक्शन जीत सके, लेकिन सामान्यतः इसकी परमिशन नहीं है। तो ये 3 बातें ध्यान रखिए। लेकिन क्या आप वोट डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं, आपका अपना अधिकार है। और आप किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद करना, ना पसंद करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पसंद कीजिए। आप मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, आपको पसंद है राहुल गांधी क्योंकि वो क्यूट है, तो आपकी चॉइस है, क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं राहुल गांधी मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, विनम्र लगते हैं, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, अविवाहित हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं। आपकी चॉइस है, क्या कर सकते हैं? मैं काम यहाँ कर रही हूँ, पसंद मुझे हुआ, क्या परेशानी है इसमें? चलिए, अब इंग्लैंड ने एक प्रयोग किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हो सकता है आपसे सवाल पूछें। अब देखो हम इंग्लैंड का स्थान परिवर्तन करेंगे, हो जाएगा ना? हो गया। पर लाइन लंबी हो जाती है इसमें, क्या बात है? चलो काफी है ना। इंग्लैंड में पिछले कुछ समय में परिवर्तन हुआ क्योंकि वहां के सरकारी नौकरी वालों ने आंदोलन किया कि भाई ये क्या नाटक है, सरकारी नौकरी में घुसते ही हमारा राजनीतिक अधिकार खत्म हो गया। ये तो गलत बात है ना। भारत में भी क्या होता है, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय उसका एक खास संविधान है। संविधान के तहत उसके कुछ कॉलेजेस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। और उस संविधान के तहत यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ खास कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो वो सरकारी नौकरी नहीं मानी जाती है डॉक्यूमेंट्स में। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्राध्यापक ऐसे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में होते हुए इलेक्शन लड़ते हैं, जीत गए तो 5 साल की छुट्टी ले लेते हैं, आराम से 5 साल रहे, कुछ किया, अगली बार हार गए तो वापस आगे ज्वाइन कर लेते हैं। और दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी ऐसा हुआ जो दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी करते करते सीएम बन गया दिल्ली का। बाद में जब नहीं रहा उसमें फिर चला गया दयाल सिंह कॉलेज में, लाइब्रेरी में काम करने लगा। डीयू में कॉलेज है दयाल सिंह कॉलेज, उस दयाल सिंह कॉलेज में एक लाइब्रेरियन हुआ करते थे जिनका नाम था साहिब सिंह वर्मा। साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, जिनके सुपुत्र हैं प्रवेश वर्मा जो इस समय दिल्ली से सांसद हैं, 7 में से एक सांसद। साहिब सिंह वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज के लाइब्रेरियन के पद पे होते हुए इलेक्शन लड़ा, विधायक का गए, छुट्टी दी, 5 साल विधायक और मुख्यमंत्री रहे, अगली बार हारे, वापस कॉलेज ज्वाइन किया। और उसके पहले विजय कुमार मल्होत्रा जैसे कुछ लोग और भी हुए दिल्ली विश्वविद्यालय से जिन्होंने ऐसे किया। तो कभी आपके सामने ये प्रश्न है ना कि ये तो डीयू में है, फिर कैसे इलेक्शन लड़ रहा है? तो पहले समझ लेना कि डीयू का संविधान अलग किस्म से बना हुआ है, वो एक्जैक्टली सरकारी नौकरी नहीं होती है। पर सरकारी नौकरी में यदि आप हैं तो अलाउड नहीं है। इंग्लैंड में लोगों ने आंदोलन किया कि भैया हमें भी तो राइट्स दो इलेक्शन लड़ने का, सरकारी नौकरी में तो क्या हो गया? तो अंत में इंग्लैंड की सरकार ने फैसला किया कि हमारे जितने भी श्रमिक हैं या कार्य करने वाले हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक औद्योगिक कर्मी और एक गैर औद्योगिक कर्मी, नॉन इंडस्ट्रियल लेबर। तो आप आईएएस बनने के बाद कौन से बारे में आएंगे? गैर औद्योगिक में आएंगे। औद्योगिक का मतलब क्या हुआ कि कोई सरकारी फैक्ट्री है, जैसे पीएसयू है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, जैसे ओएनजीसी है मान लीजिए। अब कोई ओएनजीसी में मजदूर है या इंजीनियर है, तेल के कुएं में काम करता है, तेल निकाल के तेल साफ करता है, और उसका मन हुआ कि मैं इलेक्शन लड़ूं। उसके इलेक्शन लड़ने से तेल की सफाई में क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इंग्लैंड ने कहा ठीक है यार तुम इलेक्शन लड़ लो, और औद्योगिक कर्मियों को पूर्ण राजनीतिक अधिकार दे दिए। पूर्ण राजनीतिक अधिकार का मतलब है कि आप इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, अपनी राय जग जाहिर भी कर सकते हैं, जो करना चाहें, एक आम नागरिक की तरह राजनीतिक जीवन जीने का अधिकार इन व्यक्तियों को मिल गया। फिर आया कि जो गैर औद्योगिक कर्मचारी हैं, इसमें उन्होंने कहा कि 3 स्तर बना देते हैं, एक निम्न यानी कि जो बहुत कमजोर बेसिक स्तर पे हैं, जैसे क्लर्क हैं, चपरासी हैं, ड्राइवर हैं, उस तरह के लोग, एक मध्य स्तर के यानी कि जो एसएससी से पास हुए हैं, मान लीजिए इंग्लैंड में एसएससी को समझ लीजिए, और तीसरे उच्च स्तर के कर्मचारी जो यूपीएससी से पास हुए हैं, सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं। तो इनमें से किसको राजनीतिक अधिकार देने में समस्या ज्यादा है? उच्च वालों को। तो निम्न को कहा कि तुम्हें भाई पूरे अधिकार हैं, तुम रैली में जाओ, अखबार में लिखो, इलेक्शन लड़ो, हारो जीतो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खेलो। मध्य वालों से कहा कि इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है, इलेक्शन लड़ना अलाउड नहीं है, शेष अधिकार तुमको दे दिए कि आप रैली में जा सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, अखबार में लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, राय जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और सिविल सर्वेंट से कहा कि तुम्हारे अधिकार अभी भी शून्य है, क्योंकि आप पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर हैं और सरकार को कम से कम टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स ऐसे चाहिए जो न्यूट्रल हों, इम्पार्शियल हों, पॉलिटिकली अनइन्फ्लुएंस्ड हों। ये इंग्लैंड ने हाल ही में चेंजेस किए हैं। आपकी राय में भारत में क्या ऐसे चेंजेस किए जाने चाहिए? मैंने अब तक आपको ये बताया कि ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, इंग्लैंड में क्या चेंजेस हुए हैं, हमने सिस्टम कहाँ से लिया, इंग्लैंड और अमेरिका वाला सिस्टम लिया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में क्या हमें इस रास्ते पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने पिछले साल पूरा प्रश्न 150 शब्दों का पूछा है नॉन पार्टिजनशिप पर ही। आपकी राय में नॉन पार्टिजनशिप जरूरी है या गैर जरूरी है? तो पहली बात, नॉन पार्टिजनशिप जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें लोकतंत्र में ऐसे सिविल सेवक चाहिए जो विभिन्न पार्टियों के साथ काम कर सके। उनके यहाँ 2 ही दल थे, हमारे यहाँ तो पता नहीं चलता कितने दल हैं।
अभी पिछले 2 बार से सिंगल पार्टी का रूल हमारे देश में है लोकसभा में, पर रूल तो एनडीए का है, पर सिंगल पार्टी बीजेपी भी अपने आप में बहुमत में है। कल को ऐसा हो सकता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे बेचारे प्रधानमंत्री, 24 पार्टियों का गठबंधन था, 24 पार्टियां, और 24 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही थी। बीच-बीच में कुछ लोग शरारत करते थे कि वाजपेयी जी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ इसको। अब वाजपेयी जी कैसे संभालें? इतने बिगड़े हुए बच्चे सारे कैसे संभालें? और वो अकेले इंसान थे जो इतने बड़े गठबंधन को संभाल सकते थे। इसलिए सुषमा स्वराज, नाम सुनेंगे आपने? तो उनकी मृत्यु हो गई। सुषमा स्वराज ने एक बड़ा अच्छा वाक्य बोला था उनके बारे में कि 24 शरारती बच्चों को संभालने के लिए एक ऐसी माँ चाहिए जिसमें गजब का धैर्य हो। और इस समय पूरे देश में एक ही ऐसी माँ है, अटल बिहारी वाजपेयी। और वही 5 साल झेल सकते थे। तो बीच में गुस्से में आ गए थे, इस्तीफा कर दूंगा, फिर सब शांत हो गए, नहीं नहीं नहीं, आप इस्तीफा मत दीजिए। उन्हें क्या करें बेचारे, दिन रात कभी इधर से कोई परेशान कर रहा है, वहां से परेशान कर रहा है, मुझे और मंत्री पद दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे कोयला दो, मुझे सड़क दो, मुझे हवाई जहाज का मंत्रालय दो, मुझे बिजली मंत्रालय दो। एक से बढ़कर एक ऐसे दल जिनका पूरा उद्देश्य ये है कि पैसा कमाएं, कमाओ मंत्रालय में। प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वरना सरकार गिर जाएगी। सरकार चलाना मजाक नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसी वाली अभी वाली में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा बहुमत एक पार्टी के पास है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे में कल को फिर दूसरी पार्टी आएगी, यूपी आ जाएगी। तो हमारे विभिन्न दल हैं, इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में भी नॉन पार्टिजनशिप रहे। वर्तमान समय में स्थिति क्या है? नॉन पार्टिजनशिप कागजों पे है या वास्तविकता में भी है? तो आप कहिए कि वर्तमान में यह मूल्य कमजोर हो रहा है, यह मूल्य व्यावहारिक तौर पर कमजोर हुआ है। अभी आप सिविल सेवा में गए नहीं हो, जब जाएंगे तब समझेंगे। अगर 100 सिविल सेवक राज्य में है, तो 100 में से कम 30-40 पे ठप्पा लगा हुआ है। ई अखिलेश जी का आदमी है, ई योगी जी का आदमी है, ठप्पा लगा हुआ है। सरकार जब इलेक्शन होने लगता है, इलेक्शन से पहले ब्यूरोक्रेट्स को आइडिया हो जाता है कौन जीतने वाला है। और जैसी कोई सरकार गिरने वाली होती है, तो इलेक्शन से 6 महीने पहले बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स सेंट्रल डेपुटेशन के लिए एप्लीकेशन भेज देते हैं। कोशिश करते हैं कि उससे पहले पहले सेंटर अप्रूव कर दे, स्टेट का सीएम अप्रूव कर दे, इलेक्शन से 1 महीने पहले चले जाएं। किसी किसी का लेट हो जाता है, लेट हो गया, इलेक्शन हार गई वो पार्टी, दूसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं, सेंटर से अप्रूव होकर आया है राज्य की अनुमति के लिए, मुख्यमंत्री कहते हैं ना, इसने 5 साल परेशान किया था, यही रखेंगे इसको, काला पानी यही रखेंगे, भेजेंगे नहीं सेंटर में, यही रखेंगे। और उसके बाद चुन चुन के उसको पोस्टिंग मिलती है। ऐसी ऐसी पोस्टिंग मिलती है कि आईपीएस है और आपके पास कोई कौवा भी नहीं घूम रहा आपके साथ में। कभी कभी तो विदाउट पोर्टफोलियो 6 महीने 1 साल कोई पद है ही नहीं, आप एडीजी रैंक के अधिकारी, कोई पद ही नहीं है। हेडक्वार्टर से अटैच किया हुआ है, रोज हेडक्वार्टर जाओ, वहां बैठो, खाना वाना खाओ, चाय पियो, टिफिन उठाओ, वापस जाओ अपने घर। जबकि आपके लेवल के बाकी लोग 25-25 जिले संभाल रहे हैं, पूरे राज्य का कानून व्यवस्था देख रहे हैं, पूरे राज्य का क्राइम संभाल रहे हैं, अकेले एक ऐसा पद है। और आप लोगों ने कुछ नहीं, रोज सुबह टिफिन पैक करो, ऑफिस लेके आओ, एक कार दे रखी खटारा सी पुरानी, एक बूढ़े ड्राइवर के साथ, दोनों आराम से टाइम गुजारो आपस में। वो सुबह सुबह धीरे धीरे कार ऐसे ऐसे चलते हुए आती है, आप बैठते हैं, 1930-40 की फिल्मों की तरह कार चलती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे आप पहुंचते हैं ऑफिस, आधे पौने घंटे में, फिर ऑफिस जाके बैठना है, वहाँ खाना खाना है, चाय पीनी है, और जो जो ऑफिसर खाली उसको बुला के बात करनी है, क्योंकि क्या करें वहाँ। शाम को फ्री हो गए, फिर उसी ड्राइवर के साथ उसी कार में बैठकर हिचकोले खाते हुए अपने घर पहुंचना है, हौले हौले ऐसे। पर अगर आपने कहा मुख्यमंत्री से कि सर थोड़ा सा देख लेते, अच्छा देख लेते हैं, अब तक तो नहीं देख रहे थे, हमें लगा कोई बात नहीं, आप चाहते तो देख ही लेते हैं, फिर उससे भी खत्म टाइप की पोस्टिंग मिल जाती है। इसमें कम से कम आप राज्य के मुख्य, मतलब राज्य की राजधानी में तो थे, अब पटक देंगे ऐसी जगह कि आप तो देखने से पहले ठीक था, नहीं रखी 4-5 साल, ये होता है। और ये 30-40% लोग ठप्पे वाले हैं ना, सब पे टैग लगा हुआ है, कोई सरकार देख लीजिए। इस समय जो जो अधिकारी मौज कर रहे हैं, उन सबको चिंता इलेक्शन से 1 साल पहले होती है, बस इलेक्शन फिर से जीत जाए। जैसे मोदी जी इलेक्शन जीत जाए, मोदी जितने खुश होंगे उससे ज्यादा वो सिविल सर्वेंट्स खुश होंगे जो इस समय अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई दूसरी सरकार आई तो सबसे पहली गाज गिरती है उन्हीं सब पे, और फिर 5 साल तक वो दिखते नहीं है। साइबेरिया के पक्षी आए थे, कहाँ से ले गए पता नहीं चलता, जैसा हाल हो जाता है। और जो अभी सारे सारे भूमिगत हैं, कोई नाम नहीं जानता उनको, अचानक वो सब लाइमलाइट में आते हैं कि अब वो संभालेंगे महत्वपूर्ण पद। पर ये कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पार्टी लाइन पे अधिकारियों का बंटे होना अच्छा नहीं है। होना क्या चाहिए, अधिकारी अपनी श्रेष्ठता कार्य कौशल से बंटे हो और हर सरकार के साथ उनको अच्छे मौके मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा समय आ चुका है कि हमें भारत के सिविल सेवकों को या सरकारी नौकरी में कुछ लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का मौका देना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट कलेक्टर इलेक्शन में कहेगी भाई मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, किसी और व्यक्ति को बनाओ चुनाव अधिकारी? ये तो नहीं चाहते ना। क्या हम ये कर सकते हैं कि जो लोअर लेवल पर हैं, क्लर्क हैं, ड्राइवर हैं, उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे दें? लेकिन उसमें भी रिस्क है। कलेक्टर का ड्राइवर ड्राइवर था, अगले दिन विधायक बन गया, अब समझ नहीं आ रहा कौन चलाएगा कौन बैठेगा, तो दिक्कत वहां भी आ सकती है। तो हम शुरुआत में एक प्रयोग के स्तर पर ये कर सकते हैं, एक प्रयोग के स्तर पर ये कर सकते हैं कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉइज हैं उनको केवल और केवल पंचायती राज या अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबी के इलेक्शंस का अधिकार दे सकते हैं। ज्यादा चिंता हो तो कहिए, अधिकार भी इस शर्त में कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा, इसमें ये भी है कि कई राज्यों में पंचायती राज निर्दलीय ही होता है, ये अधिकार राज्य के पास है। जो हमारे संविधान में 73वां संशोधन हुआ था, इसका नाम सुना आपने? 1993 में दोनों संशोधन लागू हुए थे। उसमें राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया कि राज्य विधानमंडल खुद तय करेगा कि उस राज्य में पंचायत के इलेक्शंस पार्टी के बेस पे होंगे या बिना पार्टी के होंगे। तो कई राज्यों में बिना पार्टी के होते हैं, हालांकि सबको पता होता है कौन किस पार्टी से है, पर पार्टी का चुनाव चिन्ह काम नहीं करता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिन राज्यों में पार्टी बेसिस पे ये इलेक्शन नहीं होते हैं वहां राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ाने का एक प्रयास कर लें, और इस प्रयास के कुछ सालों के बाद, मूल्यांकन के बाद, हम तय करें कि क्या इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है और या नॉन पार्टिजनशिप को वैसा का वैसा रखा जाए जैसा हमने भी रखा हुआ है। नॉन पार्टिजनशिप पर मेरी तरफ से बात ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जी, सरकार को अवैध ताकत ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। नौकरशाही इस बात से परेशान रहती है कि सरकार कहीं भी भेज सकती है, तो ये अधिकार मतलब नौकरशाह को होना चाहिए कि मुख्यमंत्री को भेजे कहीं? किस, आप सोच के बताओ, चलो मुझे ये बताओ, ये जो लोकतंत्र है इसका मालिक कौन है? जनता है।
जनता ने वोट आपको दिया या मुख्यमंत्री को दिया? मुख्यमंत्री को दिया। मुख्यमंत्री को शासन चलाना है, 5 साल बाद जनता हिसाब मांगेगी और मुख्यमंत्री को काम चलाने के लिए बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स, बहुत सारे अन्य नौकरी वाले लोग मिले हुए हैं जो परमानेंट हैं। मुख्यमंत्री को हटा नहीं सकता। उनमें से कुछ ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कुछ स्टेट सर्विस के लोग हैं। तो मान लो कि एक राज्य में 2 लाख लोग हैं जो काम करते हैं। मुख्यमंत्री को परफॉर्म करके दिखाना है। अगर उसको ये अधिकार भी ना हो कि वो अपने हिसाब से ट्रांसफर कर सके, तो परफॉर्म कैसे करेगा? इसलिए ये वैसी बात होगी जैसे मैं दृष्टि में मुखिया के पद पर हूँ। करीब 1500 लोग काम करते हैं दृष्टि में। उनमें से जो प्रमुख 20, 30 या 100 हैं जिनका मैं लगातार देखता हूँ कैसा काम कर रहे हैं। अगर मुझे ये अधिकार है ही नहीं कि मैं उनमें से किसी को ट्रांसफर कर सकूँ या उनमें से किसी का प्रमोशन कर सकूँ, किसी का प्रमोशन ना करूँ, किसी की सैलरी ज़्यादा बढ़ाऊँ, किसी की सैलरी उतनी ज़्यादा ना बढ़ाऊँ, परफॉर्मेंस के बेस पे जज कर सकूँ, तो मैं काम कैसे कर पाऊँगा? आप मुख्यमंत्री को ये अधिकार भी नहीं देंगे कि वो ट्रांसफर कर सके, तो काम कैसे करवाएगा? इसलिए लोकतंत्र का मालिक जनता और जनता का नुमाइंदा मुख्यमंत्री। जनता के नौकर हम और आप। नौकर को शोभा नहीं देता ये कहना कि ट्रांसफर मत करो मेरा। मालिक ने कहा है, मालिक के नुमाइंदे ने कहा है कि वहाँ जाओ, तो चुपचाप बोरिए बिस्तर उठाओ और जाओ। ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि भाई 3 साल से पहले ट्रांसफर अगर है तो उसकी बहुत ठोस वजह होनी चाहिए। ये बात ठीक है। फिर जब आप डीजीपी बना रहे हैं किसी को, चीफ सेक्रेटरी बना रहे हैं, तो यूपीएससी की इन्वॉल्वमेंट उसमें कर दी है कि किसी राज्य में डीजीपी बनने के लिए एलिजिबल 3 लोग हैं या 7 लोग हैं। यूपीएससी उन 7 का इंटरव्यू करके 3 की लिस्ट भेजेगी मुख्यमंत्री के पास, उन 3 में से एक को मुख्यमंत्री चुनेगा। तो मुख्यमंत्री को भी अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि किसी को बना दिया, क्योंकि सारी सर्विसेज में आपस में तो कॉम्पिटिशन है भाई, तो उनको भी तो ध्यान देना चाहिए। तो ये जरूर है कि ट्रांसफर के बारे में नीति होनी चाहिए, वरना ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर एक उद्योग है भारत में, बड़ा भारी उद्योग है। विधायकों को, मंत्रियों को, आप सोचिए विधायक इलेक्शन भारत के लोकतंत्र की हालत क्या है। विधायक का इलेक्शन जीतने के लिए जनरली जो पैसा खर्च करना पड़ता है, कागजी संवैधानिक सीमाएं जो भी हों, मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि 10 करोड़ से कम नहीं होता है विधायक का इलेक्शन। ये न्यूनतम है, इसके आसपास कहीं से ज्यादा होता होगा। अब 10 करोड़ रुपए जो खर्च करके विधायक बना है, कम से कम वो चाहेगा कि मैं निकाल लूं, कैसे निकालेगा? तो भारत में पता क्या, भारत एक जुगाड़ प्रधान देश है। यहाँ करप्शन इतना व्यवस्थित है, इतना पारदर्शी है कि ऐसा करप्शन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। शुद्ध पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार। तो राज्य सरकारों ने क्या किया है? विधायकों को विधायक निधि दी है, केंद्र में सांसदों को सांसद निधि दी गई है। विधायकों की निधि हर राज्य में लोग, लेकिन आमतौर पर एक साल में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होती है। जैसे दिल्ली में शायद 5 करोड़ है, कहीं कहीं 2 करोड़ होती है। तो विधायक जी के पास करीब 5 साल में 10 से 20 करोड़ की निधि है जो डेवलपमेंट पर खर्च हो सकती है। उनको पैसा नहीं मिलता है, वो कलेक्टर को ये बताएंगे कि भाई यहाँ स्कूल बनवा दो, ये हॉस्पिटल बनवा दो। वो तय करेंगे विधायक जी क्या बनवाना है और उस कानून के दायरे में रहते हुए कलेक्टर उस राशि को खर्च करेगा। ये तरीका है। ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि एक नियम चलता है 60-40 का, मुझे पता नहीं। ऐसा कहते हैं कि अगर विधायक जी ने कहा कि स्कूल बनवा दो और स्कूल का बजट आया 1 करोड़ का, इसका सिंपल मतलब है 40 लाख विधायक जी को मिलेगा कैश में, चेक में तो मिलेगा, सीधी बात। और 60 लाख से स्कूल बनेगा। इस 60 में भी कुछ कुछ लोग मलाई खाएंगे, तो जो स्कूल 40 लाख का है वो 1 करोड़ का पड़ेगा सरकार को। आप कभी देख लीजिए, सरकार ने कुछ भी सामान खरीदा हो, एक कंप्यूटर जो मार्केट में मिल रहा है 50,000 रुपए का, सरकार उसी कंप्यूटर को लेगी तो पड़ेगा 1.25 लाख रुपए का। कभी भी देख लीजिए, कोई परचेज देख लीजिए। अब तो खैर मोदी जी ने कई अच्छे कामों में एक अच्छा काम ये भी किया कि ई परचेजेस जो है उसमें चीजें कंट्रोल हो रही है, थोड़ी बहुत, पूरा तो बहुत आसान नहीं करना। तो ये विधायक की परेशानी है कि 10 करोड़ खर्च करके आया हूँ, विधायक निधि से भी करूंगा तो 4, 5, 6 ही निकला, नुकसान तो नहीं होना चाहिए। और लागत के ऊपर जो आएगा वही तो शुद्ध लाभ है, मुनाफा तो वही है। अभी तो लागत भी नहीं निकल पा रही है, तो कैसे लागत निकलेगी? फिर बाकी उपायों में एक बड़ा उपाय होता है ट्रांसफर। जो सत्तारूढ़ दल के विधायक मंत्री नहीं बन पाए हैं, उनकी बड़ी कमाई इसमें होती है। उनके पास लोग अप्रोच करते हैं कि सर मुझे वहाँ का सिंचाई विभाग का अधिकारी बना दीजिए। विधायक जी बोलते हैं बहुत कमाई है, 50 लाख लगेगा। जी सर ले लीजिए 10 लाख। फिर मंत्री के पास जाएंगे, सर 20 आपका, 30 मेरा, लिस्ट निकाल दीजिए। व्यवस्थित उद्योग है। फिर ट्रांसफर की लिस्ट आती है। कुछ भोले भाले लोग जिन्होंने ट्रांसफर का प्रयास नहीं किया था उनको पटक देते हैं, क्योंकि उनको हटाएंगे तब तो आएगा वो। अब जिसको पटक दिया वो सिर मार रहा है कि सर मैं तो फंस गया, सर मेरा परिवार वहां पर, बोलते देखो 50 लाख देना पड़ेगा वापस जाने के लिए। इस तरह से यह एक 12 मासी उद्योग है जो देश के हर राज्य में चलता है, व्यवस्थित तरीके से चलता है और इससे बहुत लोगों की अर्थव्यवस्था सुचारू प्रकार से संपन्न होती है। ये चिंता की बात है और इसलिए कुछ ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी कैसे बने, विधायक जी कैसे काम चलाएंगे, दिक्कत है। तो ट्रांसफर जो है एक बड़ा उद्योग है विभिन्न राज्यों में। अब आप सोचेंगे बताओ क्या क्या बातें हम सुन रहे हैं। अभी तो आप गोलूपन से तैयारी कर रहे हैं कि आईएएस बनना है, देश को बदलना है, समाज को बदलना है। जिस दिन आईएएस बनूंगा उस दिन ये धर्म से होगा, देवता फूल बरसाएंगे कि अब युग बदला है आज से। फिर आप पाएंगे कि ट्रांसफर भी एक उद्योग है, हर चीज एक उद्योग बना हुआ है, इतना आसान नहीं है। लेकिन आपकी बात ये अपने आप में ठीक है कि ट्रांसफर की निश्चित पॉलिसी होनी चाहिए जिससे मुख्यमंत्री भी बंधा हो, संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं। चलो अब ये बताइए, आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्टिविटी, कोई पूछे न्यूट्रलिटी, कोई पूछे इंपार्शियलिटी, कोई पूछे नॉन पार्टिजनशिप, इन सब पे लिख पाएंगे आराम से, पक्का? चलो अब मूल्यों के 2 वर्ग हमने पढ़ लिए। जो तीसरा वर्ग है ग्रुप 3, ग्रुप 3 में हम हाँ बोलिए। मैं तो देखो बूढ़ा आदमी हूँ, कम सुन पाता हूँ, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो भाई, उठ के बोलो ना जोर से। 40 में, 40 में। इस भाई को चिंता ये है कि मेरा कितना है इसमें, ये तो सारा विधायक और स्कूल का हो गया, मेरा कितना है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरा धर्म नहीं बताना, पर क्योंकि आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं और अगर आपका इरादा ये है तो मैं आपको एक संकेत कर देता हूँ। तो आज से कुछ साल पहले एक कलेक्टर साहब मेरे पास आए हुए थे मिलने के लिए, हमारे पुराने मित्र हैं, परिचित हैं, अब तो बहुत सीनियर हो गए। ये 10-15 साल पहले करता हूँ मैं आपको। मैं जब भी कुछ कहूँ 10-15 साल पहले करता हूँ, ध्यान रखना है, नया तो बताने का सवाल ही नहीं। और कार्डल समझ लो, कुछ भी नागालैंड समझ लो तुम, ठीक? तो वो आए हुए थे, बैठे हुए थे, बात चल रही थी, तो मैंने वैसे ही उनसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम लोग कैसे काम करते हो, क्या ईमानदारी से काम करना संभव होता है? तो उसने कहा सर देखो, कुछ लोग होते हैं पागलपन की हद तक ईमानदार, उनका तो कोई इलाज है नहीं, उनसे ना जनता खुश होती है, ना प्रशासन खुश है, ना मुख्यमंत्री खुश है, ना मंत्री खुश है। वो हमेशा धूमकेतु की तरह घूमते रहते हैं, ट्रांसफर होता रहता है उनका। उन्हें जनता भी पसंद नहीं करती क्योंकि उनसे काम नहीं होता, उनसे कोई काम करवाना चाहो तो ट्रांसफर हो जाता है उनका, तो भरोसा नहीं जनता है। दूसरे आईएएस वो हैं, कलेक्टर वो हैं जो ईमानदार लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ। मतलब उन्होंने ऐसा कहा अपने बारे में। ईमानदार का मतलब सिविल सेवा में आईएएस में ये होता है
यार देखो क्या है ना, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, मुझे बड़ी चिंता रहती है कि इस बात का क्या मतलब, फिर कहाँ से आप क्लिप काट के चलाओगे मुझे पता नहीं उसके बाद। पर मैंने भी सोच लिया भाड़ में जाए, जिसको काटना काट गया। कितना कितना सोचेंगे, अब इससे बुरा क्या हो सकता है, जो होना था हो गया। अब जो भी होता है मुझे लगता है तो खुजली टाइप से है, खुजली टाइप से है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं लगती। खैर बहरहाल, तो उसने कहा कि जो बहुत ईमानदार आदमी है, इसका मतलब ये है कि वो किसी से पैसे मांगता नहीं है। वो कभी किसी से नहीं कहता कि मुझे पैसे दो, कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी फाइल रोक दूंगा। एक भी व्यक्ति से, एक भी संस्था से कभी ना वो पैसे की मांग करता है, ना वो कोई फाइल रोकता है, ना किसी को डराता है, ना धमकाता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बहुत ईमानदार व्यक्ति। जो बहुत ईमानदार व्यक्ति है उसका 2% फिक्स है। 2% किसमें फिक्स है? डेवलपमेंट की नीतियों में। ये 15 साल पहले किसी राज्य के व्यक्ति ने कहा था, इसका संबंध किसी जीवित मृत व्यक्ति से नहीं है, किसी और देश की सिविल सेवाओं के लिए कहा था। ठीक, तो जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है किसी जिले में, उसमें 2%। उसने कहा किसी राज्य में 3 भी होता होगा, कहीं 1 डेढ़ होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ 2 का चलता है निश्चित नियम। तो मैंने उससे पूछा कि एक साल में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आपके जिले में कितना होता है? और सर आमतौर पर देश के किसी भी जिले में कम से कम 500 करोड़ तो मान लीजिए साल भर में। तो 500 करोड़ का 2% यानी 10 करोड़ रुपए। तो वो ईमानदार सिविल सेवक की कमाई है, जिसमें कहीं से कोई बदनामी शामिल नहीं। ना वो मांगेगा, ना किसी से पूछेगा, ना किसी को परेशान करेगा, ना डराएगा, ना धमकाएगा। ये तो ऐसे है जैसे मंदिर में चढ़ावा आता है, ऐसे ही चढ़ावा आता है। हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम मना नहीं करते हैं। और जो तीसरे प्रकार के हैं वो हैं लूटखोर सिविल सेवक। वो ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि इतना काफी नहीं है, वो कहीं सड़क पे चलते ट्रक वाला खड़ा उससे पैसे मांगते, ट्रक के बड़ा 2 पैसे बड़ा। वो उस तरह के सिविल सेवक हैं, उनकी छवि खराब हो जाती है क्योंकि वो लालच को रोक नहीं पाते। बाकी ईमानदार सिविल सेवक के देश को कोई दिक्कत नहीं है, जो उसने बताया। क्या पता झूठ बोला हो, आप समझिए अपनी बात, आपके लिए पर्याप्त है इतना? शर्म नहीं आ रही, इतना खुश हो गया, पूरी 32 निकाल के बोले हाँ तक आ गया, अजीब वाला। और वो भी क्लास में पूछ रहे, वो भी इसी क्लास में पूछ रहे। खैर मतलब मेरी अपनी समझ ये है कि मेरा काम ये है नहीं, ना ही मेरे बूते में है कि मैं आपका विचार बदलूं। आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि दुनिया कैसे चल रही है, क्योंकि अभी आप लोग किताबों की दुनिया में हैं, यथार्थ की दुनिया से आपका परिचय नहीं है। तो यथार्थ की दुनिया को लेकर आपके सवाल होंगे तो मेरा धर्म है कि मैं जवाब दूं, बिना किसी व्यक्ति का नाम रिवील किए। मतलब जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, इनमें से आप ऐसी जो भी आपके मन में शक शुबहे हों, जिज्ञासाएं हों, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ग्रुप 3 में हम जो वैल्यूज पढ़ेंगे उनमें से एक का नाम है एम्पैथी। आप में से एक बच्चे ने कहा तो हो गया है, नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, उसका नाम होगा सिर्फ, अभी इसको ठीक से करना बाकी है। एम्पैथी की बड़ी बहन कौन है? सिंपैथी। तीसरी वैल्यू इनसे जुड़ती हुई है कंपैशन, और चौथी वैल्यू इनसे थोड़ी सी जुड़ती, थोड़ी सी अलग, उसका नाम है टॉलरेंस। इन चार में से 3 आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। सिंपैथी आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन हम समझ लेंगे क्योंकि ये प्रश्न आने का खतरा है, और मेरे ख्याल से आया भी है कहीं कि एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर क्या होता है। ये जिज्ञासा तो आपको भी हो सकती है कि 2 शब्द हैं, उनको अंतर होना ही चाहिए, है ना? तो मैं जल्दी से बताऊं कि इनको हिंदी में क्या बोलेंगे। एम्पैथी को क्या बोलेंगे? समानुभूति या परानुभूति, दोनों शब्द आजकल प्रचलित है। और सिंपैथी के लिए क्या है? किसी को सहने की अनुभूति या सह अनुभूति, साथ साथ होने वाली अनुभूति। कंपैशन के लिए हिंदी शब्द है करुणा, और टॉलरेंस के लिए हिंदी शब्द है सहिष्णुता। पिछले 3-4 साल से ये खूब सुनने में आ रहा है कि भारत में सहिष्णुता पहले की तुलना में काफी कम हुई है। इस पर भी प्रश्न आ सकता है कि क्या ऐसे रिसेंट ट्रेंड्स आपको भारतीय समाज में दिख रहे हैं कि हम मान लें कि सहिष्णुता कम हो रही है? तो हम लोग शुरुआत करते हैं एम्पैथी के साथ, ठीक है? समानुभूति को बहुत प्रसिद्ध कर दिया डेनियल गोलमैन नाम के आदमी ने। आपको ध्यान है इमोशनल इंटेलिजेंस की 5 चीजों में से चौथी चीज क्या थी? एम्पैथी। तो पहली क्या थी? सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरी सेल्फ रेगुलेशन, तीसरी सेल्फ मोटिवेशन, और पांचवी सोशल स्किल्स। मुझे लगा चौथा बोलेंगे, बहुत बढ़िया। चौथी, क्या बात है, गजब याद है आप लोगों को, तो शानदार। तो एम्पैथी यानी समानुभूति हमने वहां हल्का सा जिक्र किया था, आज इसको विस्तार में समझेंगे क्या होती है। तो शुरू करते हैं कि एम्पैथी क्या है। एम्पैथी एक क्षमता है या योग्यता है, किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती है। एम्पैथी एक क्षमता या योग्यता है। क्या है वो क्षमता या योग्यता? जिसके माध्यम से हम किसी मनुष्य, प्राणी या काल्पनिक चरित्र, कभी ऐसा हो क्या फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखते देखते आपकी आंखों से आंसू निकल गए, ये जानते हुए कि जिसके लिए आप रो रहे हैं वो एकदम ठीक है। जैसे गजनी देख के जब हम आए, मेरी पत्नी और 2-3 और महिलाएं हमारे परिवार में कई दिन तक परेशान नहीं की, एक बार उसको पता लग जाता बस। तो मैंने कई बार समझाया कि जो मरा है वो मरा नहीं है, बाहर घूम रहा है मेरे खान, दूसरे फिल्म बना रहे हैं सब, नई लड़की मरी है, सब जिंदा है। और जब होता है किसी फिक्शनल कैरेक्टर से, किसी काल्पनिक चरित्र से आपका जुड़ाव हो जाता है और उसका दुख भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता, जबकि आप जानते हैं कि कल्पना है, ये रियल नहीं है, और दुख बर्दाश्त नहीं होता है। और ऐसा कितनी फिल्मों में होता है कि आप खूब रोते हैं। कल हो ना हो देख के, उसी में शाहरुख खान को कैंसर था ना कुछ, वही थी, वही होती, कुछ देखते नहीं फिल्म में? अजीब आदमी है यार। कल हो ना हो शायद एक फिल्म थी जिसमें न्यूयॉर्क बेस्ड शूटिंग थी, शाहरुख खान और उसकी दीवानी कौन हो गई थी? काजोल थी शायद, कौन थी? प्रीति जिंटा, हाँ प्रीति जिंटा थी। और फिर उसका ब्याह किससे हुआ अंत में? सैफ सैफ अली खान से, या सैफ अली खान, सैफ। कुछ लोग बोलते हैं बहुत सेफ इंसान है, सैफ अली खान, सैफ अली खान से। तो उसमें नायक को बीमारी है, शायद कैंसर है। नायक इतना अच्छा है कि सब उससे लट्टू हो जाते हैं, सबकी सहायता करता है, और एक दिन सबको पता लगता है कि उसको कैंसर है। अब जितना नायक मर रहा है उतना सब मर रहे हैं साथ साथ, दुख से मर रहे हैं, और अंत में वो मर ही जाता है। और सिनेमा हॉल में बैठे हजारों व्यक्तियों की आंखों से आंसू टप 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 करके गिरते हैं। इस मामले में महिलाएं पुरुष बराबर होती है कि महिलाओं ने बाजी मार रखी है, जबरदस्त बाजी मार रखी है, टपा टप टपा टप। उनके पति लोग समझा रहे हैं सच में नहीं मरा है, लेकिन वो नहीं समझती इस बात को, बेचारी आंसू पोंछती है बार बार, रुमाल बांध के, रुमाल दो मिनट, फिर वहां से आंसू पोंछे 8-10 बार, पूरा रुमाल भीग गया, उसको ऐसे भी निचोड़ा आंसू। क्या करें, महिलाओं को प्रकृति ने ऐसा बनाया है शायद कि उनके इमोशन जल्दी व्यक्त होते हैं। आदमी लोग एक समय पर पक्षी टाइप होते हैं, मर गया क्या कर सकते हैं, सब मरते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वह क्षमता या योग्यता जिसकी वजह से किसी मनुष्य, प्राणी या काल्पनिक चरित्र की मनःस्थितियों को
समझना संभव होता है। तो एम्पैथी क्या है? वह क्षमता जिसकी मदद से हम किसी अन्य मनुष्य, प्राणी या काल्पनिक चरित्र की मन स्थितियों को समझ सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें दो पेज हैं जो सिंपैथी से अलग करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि उसके दुख को समझ सकते हैं, मैंने कहा उसकी मन स्थिति को समझ सकते हैं। दुख आवश्यक नहीं है, सुख भी हो सकता है। और महसूस कर सकते नहीं कहा, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस इज अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी मनुष्य या अन्य प्राणी या किसी काल्पनिक चरित्र की मन स्थितियों को समझ पाते हैं तो आपके अंदर जो विशेष क्षमता है उसका नाम है एम्पैथी। कंसेप्ट साफ एकदम? चलिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्या एम्पैथी के कुछ प्रकार हो सकते हैं? डेनियल गोलमैन ने ही कहा कि क्या एम्पैथी के कुछ प्रकार हो सकते हैं, तो एम्पैथी के प्रकार हो सकते हैं, निस्संदेह हो सकते हैं। तो एम्पैथी के कौन से प्रकार हो सकते हैं? देखो कितना बढ़िया करता हूँ मैं, आप लोगों को पता भी नहीं एम्पैथी के क्या प्रकार हो सकते हैं। तो डेनियल गोलमैन ने कहा कि एम्पैथी के 3 प्रकार तुम सोच ही सकते हैं। एक को बोलते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी। अब कॉग्निटिव सुनते ही आपकी बातें खिल गई होंगी, बातें जहां भी होती हैं। वैसे बातें कहाँ होती हैं जो खिल जाती हैं? किसी को नहीं पता, खिलती सबकी हैं। सुना है मुहावरा, हिंदी का मुहावरा है, यह सुनते ही उसकी बातें खिल गई है। पता है आपको? किसी को नहीं पता, सब बोलते नहीं पता, पर मुहावरा सबने सुना हुआ है। तो ये असल में एक उपन्यास है हिंदी का बहुत प्रसिद्ध, राज दरबारी, उसके पहले पेज पे यही मजाक है कि यह देखते ही सबकी बातें डैश वो जहां भी होती हो खिल गई। यही व्यंग्य कि पता किसी को नहीं, मुहावरा चले जा रहा है सदियों से। कॉग्निटिव एम्पैथी को हिंदी में क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक समानुभूति। कोई परीक्षक ये दोनों शब्द सुन ले कि सर संज्ञानात्मक समानुभूति, वो तो उतने नहीं गश खा के गिर पड़ेगा कि बाप रे बाप क्या बोला है संज्ञानात्मक समानुभूति। जो दूसरा है उसको बोलते हैं इमोटिव एम्पैथी। अब सोचिए, सब सुना सुना सा लग रहा है, तो ऐसा पहले भी नहीं पढ़ा था संज्ञानात्मक और इमोटिव। तो इसको आप कह सकते हैं भावात्मक या भावनात्मक समानुभूति। किस चीज के 3 हिस्से होते थे? कॉग्निटिव, इमोटिव और बिहेवियरल। एटीट्यूड या एप्टीट्यूड? टी के पी, टी, एटीट्यूड, बहुत बढ़िया। और तीसरे को उसने कहा कंपैशनेट एम्पैथी, कारुणिक समानुभूति। तो ये जो प्रकार बताए हैं किसने बताए हैं? गोलमैन, चकोरमैन नहीं, गोलमैन। तो डेनियल गोलमैन ने बताया कि एम्पैथी के 3 प्रकार हो सकते हैं, कॉग्निटिव, इमोटिव और कंपैशनेट। आपके नोट्स में कंपैशनेट का जिक्र नहीं होगा, उसको जोड़ लीजिए, अब ये लिख लीजिए, नोट से बना लीजिएगा। ये 3 प्रकार भी हैं और 3 स्तर भी हैं। दरअसल ये स्तर ज्यादा है, प्रकार कम है। तो एम्पैथी के 3 प्रकार या 3 स्तर, इनको कहना ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, पहला स्तर कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति की मन स्थिति को केवल समझ पा रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, फील नहीं कर रहे हैं, आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा, इमोशंस आपके मन में नहीं आ रहे। इमोटिव एम्पैथी का मतलब है कि समझ भी रहे हैं प्लस महसूस भी कर रहे हैं। समझिए, बिना समझे क्या महसूस करेंगे ना, पहले समझे, फिर आपको दिल में कुछ कुछ हो भी रहा है। पहले वाले में केवल दिमाग में कुछ हो रहा है कि अच्छा अच्छा, ओह तुम्हारी ये स्थिति, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है, सर मैं मरने वाला हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सर मेरे घर में सब बर्बाद हो गया, अच्छा समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, पर आपको अंदर फील कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हैं। और इमोटिव का मतलब है समझ भी रहे, महसूस भी कर रहे हैं कि अच्छा अरे यार ये तो बड़ा बुरा हुआ, ओह ऐसा हो गया, फील कर रहे हैं साथ साथ। कंपैशनेट का मतलब है जिसमें आप समझ भी रहे हैं, महसूस भी रहे हैं और मदद करने की इच्छा भी रखते हैं। आपको मदद करने की इच्छा भी हो रही है कि यार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और मदद करने वाली बात है तो इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा संभावना इस बात की है कि किसी दुख का जिक्र चल रहा है। वैसे एम्पैथी में दुख अनिवार्य नहीं है, आप किसी के सुख में भी समानुभूति रख सकते हैं, लेकिन जब कंपैशनेट की बात आती है तो वहां दुख का मामला केंद्र में आ जाता है। यहाँ तक कंसेप्ट साफ है एकदम आप लोगों को? चल इसी में थोड़ा और खेलेंगे अभी। ये जो संज्ञानात्मक समानुभूति है अभी मिटा लीजिए इसे, नहीं मिटा पा रहे तो फिर ईर्ष्या भाव से भर जाओ, जलो जोर जोर से जलो, ठीक है। कोई बात फिर से लिखना, क्या दिक्कत है? अब लिखो संज्ञानात्मक समानुभूति, फिर से लिखो। संज्ञानात्मक समानुभूति के अंदर में 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक को बोलते हैं हिंदी में परिप्रेक्ष्य ग्रहण, अंग्रेजी में कहते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तुम देखो, तुमने मेरी आजादी खत्म कर रखी है, मैं उस रेखा से बाहर निकल रहा हूँ 3 दिन से, बहुत कॉस्ट होती है, लेकिन ठीक है आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। परिप्रेक्ष्य ग्रहण यानी कि पर्सपेक्टिव टेकिंग, एक तो ये हो गया। दूसरे को बोलते हैं फंतासी या कल्पना, और फंतासी को अंग्रेजी में बोलते हैं फैंटेसी। तो ये 2 चीजें क्या हैं? पर्सपेक्टिव टेकिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जगह अपने आप को रखकर, किसी के स्थान पर खुद को रखकर देखना, उसके पर्सपेक्टिव से सोचना। तो मैंने आपसे कहा कि जब जब गुस्सा ज्यादा आए खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर रख के देखिए, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। किसी के स्थान पर खुद को रखकर देखना, तो जब जब किसी से नाराजगी हो एक बार खुद को वहां रखिए कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जब कोई आपसे बेवफाई करे तो सोचना कुछ मजबूरी रही होगी, थोड़ा सा दुखी होना और फिर कागज पर लिखना तू नहीं कोई और से, है ना। और उसके बाद चिल मारना और मस्त होकर आगे बढ़ जाना, टेंशन करनी है। तुलसीदास बाबा कह गए हैं, मतलब एक कथन है जो कई लोग यूज करते हैं अपने तरीके से, जिसका भाव ये होता है चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं होनी ही सो होए, वही होगा जो होना है, टेंशन किस बात की। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी ही सो होए। तो राम के भरोसे निर्भय होकर सोना है, टेंशन नहीं लेनी है, होना वही है जो होना है, जो हुआ समझ लो होना ही था, तुम्हें जाना ही था, कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूं,
कोई और सही, है ना? चिल मारते हुए जिंदगी जीनी है। एक ही जिंदगी है, तेरा तमाशा नहीं करना है, मस्त होकर जीना है। बस किसी को परेशान करके नहीं जीना है, किसी को धोखा देके, छल करके, एक साथ 8 मैसेज भेज-भेज के, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के। अगर आपका बहुत मन करता है तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दम है तो उसको बताओ कि देख तेरे साथ-साथ मेरे 2 और गर्लफ्रेंड हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? और फिर वो बोलेगी आज तूने बताया ही है, तो मैं तेरा समर्थन करती हूँ, मेरे भी 4 और हैं। फुल ट्रांसपेरेंसी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें धोखा नहीं है। आपने बताया कि भाई देखो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं क्या करूँ? दिल इतना बड़ा है मेरा, मैं क्या करूँ? सिमटता ही नहीं है एक व्यक्ति में, क्या करूँ? और फिर वो कहे कि मेरा दिल तुमसे भी बड़ा है। तुम्हारा 2 में सिमटा है, मेरा 8 में सिमटा है। तो ठीक है दोनों एक से बढ़कर एक लंपट का लंपटी से प्यार है, तो फिर क्या दिक्कत है? दोनों करें मोहब्बत, हमें क्या टेंशन है? दिक्कत वहाँ है जब धोखा हो, ठीक है? खुश हो सब लोग, ठीक है? आज फॉर्मूला मिल गया हमें, बस बता देना है। इन बताने के बाद सामने से उत्तर ये नहीं आता है, उड़ता हुआ आता है उत्तर, हील के साथ। चलो, तो एक वो परिप्रेक्ष्य जो है, ये आमतौर पर रियल इंडिविजुअल्स के मामले में होता है। फंतासी का मतलब है कल्पना, इमेजिनेशन। साहित्य की दुनिया में जिन भी कैरेक्टर्स को हम क्रिएट करते हैं, उनके लिए बोलते हैं फैंटेसी से क्रिएट किया है। तो यहाँ फैंटेसी का मतलब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, काल्पनिक चरित्र हैं। तो किसी काल्पनिक चरित्र की मनःस्थितियों तक पहुंच पाना, समझ पाना, अगर आप गोदान पढ़ते हुए होरी को लेकर द्रवित हो जाते हैं, तो वो एक फैंटेसी है कि काल्पनिक चरित्र है, पर आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो संज्ञानात्मक समानुभूति का एक हिस्सा ये होगा। जो इमोटिव है, अब इस अरे अरे भाई ये क्या हो रहा है? अजीब भूकंप आया हुआ है। मैं तो इस पूरे को उठा के ले जाना चाह रहा हूँ साइड में, अब उठ जाएगा। यस, अब देखो कैसे जाता है, ऐसे जाता है। कोई बच्चा नया खिलौना सीख लेता है ना, तो उसके बाद जो हाल करता है उसका मेरी स्थिति भी कुछ वैसी है, जो बार बार करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो अब जो भावनात्मक पक्ष है, उसमें 2 चीजें हैं। इमोटिव एम्पैथी में 2 लेवल्स होते हैं, 2 स्तर होते हैं। एक होता है कंसर्न, चिंता, एम्पैथिक कंसर्न बोलते हैं, सिंपल कंसर्न बोल लीजिए। एक होता है तनाव, डिस्ट्रेस। अब ये जो दोनों उदाहरण हैं, ये नेगेटिव वाले हैं, ये खुशी में नहीं होते हैं, ये गम में होते हैं। ये 2 स्तर हैं। जब आपने किसी व्यक्ति की मनःस्थिति को समझा कि वो परेशान है, तो एक स्थिति होती है कि आप उसके पक्ष में चिंतित हो गए, कुछ परेशान महसूस कर रहे हैं, आप द्रवित हो रहे हैं। यहाँ तक तो एक पक्ष है। कलेक्टर साहब गए हैं दंगा प्रभावित क्षेत्र में, एक घर में गए, उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा कि हुजूर मेरे 7 बच्चे जला के मार दिए हैं, लाशें पड़ी हैं, आपको इतना खराब लग रहा है, आपकी आंख से एक आंसू टपकने वाला है, और आपने खुद को संभाल लिया, और आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस महिला को, इस परिवार को राहत दे सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या अधिकार हैं, कैसे मैं अपराधियों को पकड़ूं, कैसे इसको तसल्ली मिले। यह है चिंता। तो डिस्ट्रेस, तनाव का मतलब है जब व्यक्ति अपना होशो हवास खोने लगे, अनकंट्रोल होने लगे, जब चिंता अनियंत्रित होने लगे। इतनी चिंता हो कि जिस व्यक्ति को एम्पैथी हुई, बाकी लोगों को फिर उसी चिंता हुई। कलेक्टर साहब गश खा के नीचे गिरे, और उसी महिला ने पानी पिलाया और कहा कि मरे मेरे बच्चे, यहाँ पे उठो पहले, तब तो ठीक करोगे। तो इमोशन को कंट्रोल में रखना है, ये नहीं कि गए और वहीं पर जाके धाम से। तो टीवी पे सारे चैनल्स पे देखिए कलेक्टर को गिरते हुए, देखिए कैसे गिरता है, कैसे लगता है कलेक्टर गिरता हुआ, पहली बार सबसे तेज चैनल पे। फिर ये सब होने लगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे किसी खड़ी है, ये देखिए यहाँ से हिलना शुरू हुआ हल्का, इधर देखिए, इधर देखिए, और अब इनके पैर में हल्का सा बोला, अब ये दम से नीचे गिरा, आवाज सुनिए ध्यान से, ठप की आवाज आई। ऐसा भूत बना देंगे अगर ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाए, थोड़ा सा कंट्रोल रखना अपने ऊपर। चलिए अब इस पूरे चित्र को एक साथ देख लीजिए, और अगर कोई आपसे पूछे कि कितने प्रकार होते हैं, तो बता पाएंगे पूरे चित्र बना के कि मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, और इन 3 प्रकारों में 2 उप प्रकार या स्तर माने जा सकते हैं। ये एम्पैथी के विभिन्न स्तर हैं। अब अगला प्रश्न इसमें ये हो सकता है, एम्पैथी में एम्पैथी होने का फायदा क्या है? एक सिविल सेवक को एम्पैथी क्या फायदा पहुंचाती है, या सिविल सेवक में एम्पैथी क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि आपका काम है सामाजिक न्याय, या सबका साथ सबका विकास, क्या बोलेंगे, समावेशी विकास। समावेशी विकास में चिंता किसकी है? जो पहले से अच्छी स्थिति में है, वंचित वर्गों की। तो यदि आप वंचित वर्गों की परेशानियों को महसूस नहीं कर पाएंगे, तो आप उनके पक्ष में मोटिवेशन कैसे महसूस करेंगे? तो वंचित वर्गों की परेशानियों को महसूस करना, इसी से आपको वो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन मिलेगा जिसकी मदद से आपके अंदर डेडिकेशन का भाव आएगा। डेडिकेशन को फिलहाल प्रतिबद्धता लिख लीजिए, या समर्पण का भाव आएगा कि मुझे इस पद पर रहते हुए जितना हो सके समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करनी है। ये अगर मोटिवेशन आपके अंदर है, कुछ बड़ा करेंगे, वरना तो नौकरी है, सब करते हैं, आप भी नौकरी कर लेंगे। कुछ बड़ा करना हो तो ये सब करना पड़ता है। ये एम्पैथी का लाभ है। और मतलब मुख्य रूप से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना एक। दूसरा, आप सिविल सेवक होते हुए एक ऑफिस के हेड भी तो हैं, तो आपको 2-3 काम और करने हैं। जनता की भावनाओं का प्रबंधन। कभी कभी जनता डंडे भर लेके आ जाती है, और पता लगा कलेक्टर साहब अपनी ऑफिस में घिरे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं हेलीकॉप्टर आए बचाने के लिए। एक आध बार ऐसा भी होगा कि आप ज़्यादा हीरो बन रहे थे, तो जनता ने घेर लिया 10,000 लोगों ने, लाठी वाले हाथ में है, और आपके साथ में पुलिस वाला है 2 नाली हाथ में लेके, जिसमें एक गोली मारने के बाद फिर गोली भरनी पड़ती है, और गोली भरने में आधा मिनट लग जाता है एक्स्ट्रा, और वो भी वाइब्रेशन मोड में है पुलिस वाला भी, कि सर 10,000 लोग हैं, मेरे गाँव के भी हैं, मुझे इशारा करो यहाँ से चला जाओ। अब मैं आपके साथ रहूँ कि वहाँ जाऊँ? वो भी चला गया। अब कलेक्टर साहब निहत्थे हैं अकेले एकदम, जंगल के बीच में घेर लिया 10,000 लोगों ने। एक आध बार ऐसा होगा आपके साथ। आईएएस बनने के बहुत सारे सुख हैं, उनमें से एक सुख ये भी पता है। तो जनता की भावनाओं का प्रबंधन करना है, और एम्पैथी तो आप मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोग मैनेज कर लेते हैं। एक फिल्म आई थी, नाम बहुत पहले, प्रागैतिहासिक काल की, मतलब आपके जन्म से पहले की फिल्म है, मेरे ख्याल से 1980 के दशक की फिल्म है। आप लोग तो 21वीं सदी के होंगे आमतौर पे। उस फिल्म में एक सीन है बड़ा अच्छा सा, संजय दत्त और कुमार गौरव, उस समय 2 एक्टर्स हुआ करते थे, वो 2 भाई हैं उसमें। संजय दत्त बदमाश टाइप का है, एक बेसमेंट होता है ना, रेलवे स्टेशन के नीचे से जा रहे हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, अपराध की जगह मानी जाती है, वहाँ से गुजर रहे, सामने से 5 अपराधी आ रहे हैं, 5 गुंडे आ रहे हैं, उसको मारने के मूड में आ गए।
इसको लग रहा है आज तो मैं गया, बहुत पीटूंगा कस के, 8-10 घंटे सामने हैं, हथियार सही थे। तो उसने एक डायलॉग बोला, सबने सीटियां बजाई और वो बच्ची बाहर आ गया। तो उसने कहा भैया ठीक है, आज मैं अकेला हूँ, तुम बहुत सारे हो, मारो। बस ये ध्यान रखना कि जो सबसे पहले हाथ उठाएगा 24 घंटे के अंदर उसको खत्म कर दूंगा, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा। फिर सब पीछे हट रहे हैं, वो निकलता हुआ जा रहा है, कह रहा है मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, बस इतना ही देखूंगा कि पहले किसने मारा। और उसके बाद ठक 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 करके निकल गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे डायलॉग मत बनाना, लेकिन समझाना बुझाना परसुएट करना, आप कहना मुझे मारने से क्या होगा, मार लो, इससे बढ़िया बात कर लो, बात करते हैं ना, 3-4 लोग बात करते बैठते हैं। और जहाँ पे प्यार से बात की छोड़ जाए, इतनी सी बात है मुझे बताया होता है, करते हैं ठीक है, मुझे मार के क्या मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला, मैं जाऊंगा साइन करूंगा मिल जाएगा, चलो छोड़ के आओ मुझे, फिर वही छोड़ के आएंगे, 4 लोग ऐसे उठा के जाएंगे, पीछे बारात जाएगी 10,000, आज मेरे यार की शादी है। तो जनता की भावना का प्रबंधन। फिर एम्पैथी से क्या होता है, जो आपका स्टाफ है, स्टाफ को मोटिवेट करना, उसका मोटिवेशन है, टीम मैनेजमेंट है, टीम स्पिरिट है, वो स्टाफ आपके लिए 24 घंटे 24 गुणा 7 काम करे, कमिटमेंट से काम करे, आपके लिए जान देने को तैयार हो। तो एम्पैथी से क्या होता है, आप जनता को, अपने स्टाफ को, अपने सीनियर्स को, और जो आपके पॉलिटिकल बॉसेस हैं, इनको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये लगातार फोन करके परेशान करेंगे, तो उन सबको मैनेज करना, सीनियर्स को मैनेज करना, जनता को, फिर जनता में जो कुछ लोग, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धनिक वर्ग से आता है, उस धनी व्यक्ति को कन्विंस करना कि वो अपनी ओर से समाज के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करे। एक बड़ी अच्छी आई उसने, आर्मस्ट्रांग पेम शायद नाम है उसका, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में है। उसने जनता से फंडिंग लेके एक सड़क बनवाई, जो सड़क बहुत सालों से नहीं बन रही थी, और उस सड़क बनने मात्र से कई, मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा किलोमीटर का गैप लोगों का कम हो गया। अगर आप लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इंटेग्रिटी वाले हैं, जनता को भरोसा है, तो बहुत सारे ऐसे कार्य जो करना चाह रहे हैं पर फंड नहीं है, जनता खुद फंड जुटा देगी आपके एक आह्वान पर। उसके लिए एम्पैथी चाहिए, जनता से मिलना, जुड़ना, बात करना, जो वहाँ अमीर लोग हैं उनसे उनकी हेल्प मांगना, और जो बाकी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय लोग हैं उन सबसे हेल्प मांगना। कोई मीडिया वाला, फिल्म वाला है, उससे कहना कि भाई तुम सोशल मीडिया पर लिखो, एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, सबको प्रेरित करो फंड इकट्ठा करने के लिए। ये सब काम करने के लिए आपके अंदर जो चीज चाहिए उसको बोलते हैं एम्पैथी। तो क्या आप बता पाएंगे एम्पैथी का लाभ क्या होता है सिविल सेवा में? यदि आप एम्पैथी वाले व्यक्ति हैं तो आप सिविल सेवा में कमाल कर सकते हैं। कौन सा? हाँ, इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, आर्मस्ट्रांग पेम मेरे ख्याल से नाम है, आप एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा। ब्यूरोक्रेसी के जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जिन पर विवाद नहीं है, आराम से दे सकते हैं। विवादास्पद नाम जो है उनके एग्जाम्पल देने से बचना चाहिए बस, ठीक। अब ये है कि एम्पैथी कैसे सिखा सकते हैं, एम्पैथी कैसे सिखाएं? तो अगर सवाल है कि बचपन से कैसे सिखाएं, बच्चों को कैसे सिखाएं, तो इसमें एक बेसिक सी बात मान के चलिए कि जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है उसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती है। इसलिए 1.5 साल का बच्चा जब उसके सामने उसकी माँ फिसल के गिरेगी, खटाक से आवाज आएगी, खोपड़ी फूटने की, तो रोएगा कि हंसेगा? हंसेगा। हंसना ही उसका धर्म है, ठाके मार के हंसेगा, और लोड नहीं देना है, उसको बोलना नहीं है कि तेरे लिए 9 महीने पेट में रखा था, ये सब ड्रामा नहीं करना वहाँ पर, वो आपका धर्म था, इसका धर्म है बच्चे का, क्या दिक्कत है? 2 से 7 साल तक थोड़ी थोड़ी एम्पैथी पैदा होती है, बहुत थोड़ी सी। और अगर 2 साल तक का बच्चा माँ को दुखी देख के रो रहा है तो उसको बोलते हैं इमोशनल कंटेजियन। ये शब्द नोट कर लीजिए, इमोशनल कंटेजियन। इंसान का बच्चा बहुत कमजोर बच्चा होता है बाकी स्पीशीज की तुलना में। बाकी स्पीशीज में आप देखेंगे कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना होते होते बच्चा मैच्योर हो जाता है और वो अपना काम संभाल लेता है। टाइगर का बच्चा है, कुछ महीने बहुत छोटा है तो माँ बड़ा ध्यान रखती है, कुछ महीनों में वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मम्मी तुम सो, हम एक बकरी ले आते हैं, चिंता मत करो, तुमने बहुत शिकार कर लिया, आज हम ट्राई करते हैं, अकेले नहीं कर पाएंगे, बकरा उठा के ले जाएगा, लेकिन 3 जाके इकट्ठे जाएंगे, तीनों को एक बकरी को पकड़ के ले जाए, कि लो मम्मी तुम्हारा गिफ्ट आ गया है, इसको खाते हैं। क्योंकि वो 1-2 महीने के होते होते बेशक फिजिकली इतने बड़े ना, स्किल सीख लेते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं जल्दी। इंसान का बच्चा, वो भी विशेष रूप से मुखर्जी नगर का बच्चा, ये दुनिया में सबसे लंबे समय मैच्योर होता है। मुखर्जी नगर के बच्चों से पूछो क्या करते हो? जी पढ़ाई करते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करते हैं। पैसे कहाँ से? पापा भेजते हैं। हमारी उम्र क्या है? 30 साल। 30 साल का बच्चा जो 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 माता पिता पर निर्भर है, ये पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में मुखर्जी नगर में पाया जाता है। विकसित देशों में बच्चा 16-17 का हुआ नहीं कि लात पड़ेगी उसको। स्कूल की पढ़ाई के बाद वहाँ क्या होता है, पेरेंट्स पूछते हैं कि जैसे बच्चा पूछा कि आई थिंक आई विल डू कॉलेज, आप पूछते हैं व्हाई, कॉलेज में क्यों पढ़ोगे? तुम्हारे लक्षण तो ऐसे हैं नहीं कि तुम एकेडमिक्स में जाना, क्यों टाइम वेस्ट करोगे? 12वीं तक पढ़ लिए, सरकार ने पढ़ा लिया, हो गया, क्यों पढ़ोगे आगे? छोड़ो, नौकरी करो। और वहाँ 11वीं 12वीं का बच्चा, 9वीं 10वीं का बच्चा जनरली साथ में नौकरी करते हुए पढ़ता है। किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए विकसित देशों में, जो वेटर्स होंगे वो कॉलेज के स्कूल के बच्चे होंगे, कम से कम 70%। आपके बर्तन भी उठाएंगे, बर्तन साफ भी करेंगे, बड़े प्यार से बात करेंगे, क्योंकि उनको स्कूल कॉलेज की फीस देनी है, और फीस आएगी आपकी टिप से। और भारत में कर नहीं सकते, भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है, वहाँ लोग कम है, काम ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से काम चलाते हैं। भारत में होना चाहिए, सोशल सर्विस होनी चाहिए कि 12वीं क्लास की डिग्री तभी मिलेगी जब कम से कम 3 महीने गाँव में कोई काम करोगे, और ग्रेजुएशन के लिए तो कम से कम 1 साल जहाँ सरकार कहेगी वहाँ काम करना होगा, जमीन पे काम करना होगा, तब डिग्री मिलेगी। ये सब होना चाहिए भारत में भी, पर फिलहाल नहीं है। वहाँ तो काम करना पड़ता है। लोग बेचारे एटीएम में, कॉलेज के बच्चे नौकरी करते रात भर, एटीएम में सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, साथ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर। सारे रेस्टोरेंट, सारी दुकानों में शाम के टाइम बच्चे नौकरी करते हैं। $5-10, 10-12 आजकल तो पर आवर मिल जाता है न्यूनतम, जो मिनिमम वेजेस है उतनी है। अब $10 पर आवर नौकरी है, दिन में 4 घंटे काम किया, $40 हो गए दिन में। वीक में 2 या 3 दिन काम करते हैं तो महीने भर में मान लीजिए कि $400-500 हो गए टिप। और वहाँ के समाज की परंपरा है, यदि स्कूल या कॉलेज के बच्चे वेटर हैं तो जितना बिल आएगा उसका करीब 15 से 25% टिप देनी चाहिए। वहाँ के समाज की नॉर्म है, नियम नहीं, कोई जेल नहीं भेजेगा आपको, नॉर्म है, एक परंपरा है कि देनी चाहिए। तो $50 का बिल आया, आपने $12 के आसपास, $10 का टिप दे दी, वो उसकी सूखी कमाई है। और इस तरह से उसने 3-4 महीने में अपनी कॉलेज की फीस इकट्ठी की, फीस पे की और फिर पढ़ाई की। वहाँ की नॉर्म ये है। 18 साल के बाद वहाँ का बच्चा बाप से ना तो पैसे मांगता है ना बाप देता है उसको, बाप लात मारता है उसके बाद, फिर बड़े हो यार, पैसे मांग रहे हो, 30 साल तक बच्चा रहना, दिल्ली जाओ, मुखर्जी नगर जाओ, यहाँ पे रहोगे। आप लोगों को गिल्ट फीलिंग हो रही है थोड़ी सी इस समय कि हम पेड़ जैसे हो गए, अभी भी पौधे वाला जीवन जी रहे हैं, ऐसा भाव आ रहा है ना, कोई बात नहीं। तो 2 साल से कम उम्र का बच्चा अगर पेरेंट्स की स्थिति को देख के दुख व्यक्त करे, क्योंकि ये डरपोक है बेचारा, उसे कई साल तक माँ बाप की रहमो करम पे रहना है। माँ नाराज हो जाए उसकी नहीं हो जाती है,
उसको लगता है कि मुझे खाना भी देती है, सब कुछ ऐसे मिलता है, ये नाराज हो गई, अब मेरा क्या होगा? तो माँ को खुश करने के लिए इतना भी नहीं करता है, 10 बार माफी मांगेगा जाके बेचारा, आंख में आंसू ले आएगा, मम्मी माफ कर दो, मम्मी को गुस्सा है, मम्मी ड्रामा कर रही है। लेकिन वो बच्चा इतना डरपोक है, उसकी पूरी जिंदगी दांव पे लगी है क्योंकि उसकी जिंदगी सुरक्षित है केवल इस औरत के भरोसे, ये नाराज हो गई है। और थोड़ी देर में इसका पति आएगा वो तो मारेगा मुझे। बच्चा क्या करे बेचारा? इसलिए वो बच्चा जब देखते माँ गिरी वो हंसा, माँ रोई और बोली कि 9 महीने। उसको लगता है कोई गलती हुई क्या, ये रो रही है। तो बच्चा आत्मरक्षा में रोने का अभिनय करता है, आंसू निकलने लगते हैं उसके। फिर माँ बोलती है तू बहुत अच्छा बच्चा है, तुझे दुख होता है मेरे गिरने पे। बच्चा सोचता दुख होता क्या है, ये दुख चीज नहीं पता उस बेचारे को। तो जब ऐसा बच्चा एक्टिंग करे उसको बोलते हैं भावनात्मक नकल, इमोशनल कंटेजियन, न कि एम्पैथी होती है। 7 साल तक थोड़ी थोड़ी एम्पैथी होने लगती है, पेरेंट्स को दुख है तो बच्चा हल्का दुखी होने लगता है। 7 साल के बाद आप कह सकते हैं कि 7 से 12 में मुख्य विकास जो होता है एम्पैथी का इस उम्र में होता है, और उसके बाद जीवन भर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है दूसरों के दुखों को समझने की सेंसिटिविटी इसकी बढ़ती रहती है। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि जो 2 से 12 साल की उम्र है इस उम्र में बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखा देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए एम्पैथी को सीखने की आयु है। समझे? तो एम्पैथी को सिखाने का तरीका क्या है? जहां तक स्कूल की बात है, और फिर है कि अगर सिविल सर्वेंट कोई बन गया है तो उसको मसूरी में सिविल सर्विस एकेडमी के समय एम्पैथी कैसे सिखाएं? स्कूल में सिखाने के लिए आपको ध्यान है एक मॉडल था SEL, किसका था? डेनियल गोलमैन का, ट्रियो, कंसोर्टियम फॉर रिसर्च इन इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस। उसी मॉडल को ठीक वैसा रखते हैं। इसमें क्या सिखाते हैं? प्राइमरी लेवल पर क्या सिखाएंगे? बच्चों को बहुत सारे चित्र दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे, कार्टून दिखाएंगे, फिल्में दिखाएंगे, पहचानना है कि इस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। सेकंड लेवल पर मिडिल में सिखाते हैं एम्पैथी, और एम्पैथी का मतलब ये समझ पाना कि दूसरे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति क्या है। और बाद में सिखाते हैं हायर स्टडीज के लेवल पर, जिसको सोशल स्किल्स कहते हैं। तो एम्पैथी की बात करके यहाँ छोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कॉलेज पास कर चुका है, SEL हुआ ही नहीं उसका, और वो बन गया IAS। अब मसूरी एकेडमी परेशान है कि ऐसे लोग जिनको एम्पैथी नहीं है वो IAS बन गए हैं, तो एम्पैथी कहाँ सिखाएंगे? मसूरी में सिखाएंगे, है ना? तो हायर लेवल पर एम्पैथी सिखाने के तरीके क्या हो सकते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि समाज के वीकर सेक्शंस, समाज के कमजोर वर्गों के साथ जितनी ज्यादा हो सके इंटरेक्शन करवानी चाहिए। पढ़ाई से बात नहीं बनती है। जब जब लगे कि हम दुखी हैं, कहाँ जाना चाहिए? ट्रॉमा सेंटर जाना चाहिए, और वहां जाकर देखो कि दुख क्या होता है। कि एक व्यक्ति अभी अभी आया है, ट्रक के नीचे आ गया था, पिसा हुआ आया है, दोनों पैर खत्म है हमेशा के लिए, एक हाथ खत्म है, दूसरे हाथ को बचाने की कोशिश चल रही है, पेट के अंदर सरिया घुसा हुआ है, बचेगा यानी संभावना मुश्किल से 2% बचने की है, डॉक्टर्स लगे हैं, पूरा खून से लथपथ है, चिल्ला रहा है दर्द के मारे। और फिर सोचो अपनी हालत, फिर क्या सोचना है? गनीमत है भाई, जिंदगी शानदार चल रही है। तो जब जब ऐसा हो ना, किसी जगह जाकर देखना चाहिए। और एम्पैथी के लिए क्या करना है? जब आपको लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, किसी वंचित वर्ग के समाज में जाके उनसे बातचीत करके आइए, देख के आइए। जब लगे कि नेहरू विहार के कमरों में हवा नहीं आती, धूप नहीं आती है, तो गोपालपुर हुआ थोड़ा सा, और गोपालपुर में जो पक्के घर है वो नहीं, जो बाकी लोगों के घर हैं, कभी उनके अंदर जाकर देख के आइए। फिर आप सोचेंगे भाई मैं तो फिर भी ठीक हूँ, लोगों की स्थिति और खराब है। दूसरा डाइवर्सिटी, अलग अलग समाजों के व्यक्तियों के साथ मिलना जुलना, परिचय करवाना ट्रेनिंग में। क्यों ना एक बार आपकी ट्रेनिंग में थर्ड जेंडर के एक व्यक्ति को बुलाया जाए, बुलाते हैं वो तो बुलाते भी हैं, और थर्ड जेंडर का व्यक्ति जो एक प्रमुख व्यक्ति उस समाज का, वो आके मसूरी एकेडमी में भाषण दे, आपके सवालों का जवाब दे, और 2 घंटे उससे बात करके दिमाग ना घूम जाए तो आप बताइए। क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इस समाज के लोग कैसे होते हैं। क्यों ना एसिड अटैक से परेशान एक लड़की वहां पर आकर स्पीच दे और वो आपको बताए कि एसिड हमला किस हद तक जीवन को प्रभावित करता है। तो डाइवर्सिटी और वीकर सेक्शन से जुड़े जितने ज्यादा अनुभव हो सके वो अनुभव मिलने चाहिए। और इसके अलावा एक पक्ष में ये माना जाता है कि कुछ ऐसा लिटरेचर, कुछ ऐसा ऐसी फिल्में इत्यादि, लिटरेचर, फिल्म इत्यादि जो समाज के पीड़ित वर्गों के प्रति हमें संवेदनशील बनाए। जैसे हमने लिस्ट बनाई थी ना, मुल्क है, आर्टिकल 15 है, ऐसी 2-4 फिल्मों के नाम बता देना कि इन सबको, और ऐसी और फिल्में उनको देखना, दिखाना, उन पर चर्चा करना, ये सब होते रहना चाहिए। फिर मसूरी एकेडमी में एक काम जो करते ही करते हैं वो है इनफोर्स कॉन्टैक्ट। आपका रूममेट कौन होगा? आपके राज्य का होगा, किसी और राज्य का होगा, ताकि आप उसकी कल्चर को समझें और वहां के लोगों के प्रति एम्पैथी हो, ना कि एपैथी हो। एपैथी का मतलब भावनात्मक रूप से विरक्त होना किसी के साथ, एम्पैथी का मतलब उसके प्रति समझने की क्षमता होना। इनफोर्स कॉन्टैक्ट से मिलता जुलता एक और पक्ष रोल प्लेइंग, ये भी करवाते रहना चाहिए। जिसके प्रति एम्पैथी से भरना हो उसकी भूमिका निभाने के लिए देनी चाहिए एक आध दिन के लिए। और जब आप किसी की भूमिका निभाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आप सिविल सेवकों को एम्पैथी सिखाने की स्थिति में आ रहे हैं? मैंने कैसे सिखाई जा सकती है बता देंगे? चलिए, इसके साथ ही एम्पैथी तो हुई समाप्त। एम्पैथी के बाद आती है सिंपैथी, जो मुझे आपके साथ अभी हो रही है, क्योंकि अब 3.25 घंटे से लगातार बिना चूक के पढ़ रहे हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं 15 मिनट और पढ़ के फिर छुट्टी देंगे आपको। 3.5 घंटे की 2 क्लास हो जाए, सुकून रहता है कि मैं ठीक से दिन को निभा लिया है। वरना गिल्ट फीलिंग होती है कि आपको बुलाया भी और पढ़ाया भी नहीं, है? गिल्ट फीलिंग होती है, और क्या, जितना पढ़ा पढ़ाया नहीं, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। सिंपैथी, सिंपैथी हिंदी में क्या है? सहानुभूति। अच्छा, कल से एक सूचना है, कल से हम क्लास 12:30 पे रखेंगे। अगले 2-3 दिन में सुबह थोड़ा सा व्यस्त हूँ, 1-2 मीटिंग्स हैं, तो मैं 12:15 से पहले आ नहीं पाऊंगा, तो फिर आप टाइम को खराब करें। तो जो लोग सुबह 4 बजे आते हैं, कल से 4:30 बजे आएंगे, है ना? तो कल से क्लास का समय क्या है? 12:30। आधा घंटा कम नहीं होगी क्लास, बस यहाँ से वहाँ चली जाएगी, होगी उतनी। और मैं ज़्यादा नहीं, केवल 3.5 घंटे की 2 क्लास रोज लेने की बोल रहा हूँ। उससे हमारा पाठ्यक्रम लगभग 4 तारीख तक इतना हो जाएगा कि एक वीकेंड में उसको दिखा दें। और पढ़ना है तो ये थोड़ा करने की मशीन की तरह पढ़ना है, समझना भी तो है, एंजॉय भी तो करना है। तो इतना ठीक है, 7 घंटे काफी है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। आपके मन में ये आ रहा है कि 7 घंटे काफी, ऐसे बोल रहे हैं 7 कम होते हैं, 7 घंटे बोलो ऐसे। आप 8 घंटे पढ़े? बहुत बढ़िया। कब, मतलब किस साल की बात है? अच्छा अच्छा, 8 घंटे पढ़े, बहुत बढ़िया। तो देखिए सिंपैथी क्या है, पहले समझते हैं क्या है, फिर एम्पैथी और सिंपैथी का अंतर समझेंगे दोनों का। और जैसे अंतर समझेंगे क्लास ब्रेक हो जाएगी उसके बाद, ठीक? सिंपैथी का मतलब क्या होता है? यह भी एक क्षमता है या योग्यता है, कह लीजिए। किस चीज की क्षमता है? किसी व्यक्ति या प्राणी या काल्पनिक चरित्र के दुखों
या पीड़ाओं को महसूस करने की क्षमता। सहानुभूति भी एक क्षमता है। वो कैसी क्षमता है? किसी व्यक्ति, किसी प्राणी या काल्पनिक चरित्र के दुखों या पीड़ाओं को महसूस करने की क्षमता। आप समझ गए होंगे खेल कहाँ हुआ है, क्योंकि पहली लाइन वैसी की वैसी है, दूसरी लाइन वैसी की वैसी है। एक तो मन स्थिति की जगह आ गया दुखों और पीड़ाओं, दुखों और पीड़ाओं आ गया, और दूसरा जानने की जगह आ गया महसूस करने की क्षमता। और इसका मतलब ये है कि सहानुभूति में फील करना अनिवार्य है, केवल जानना काफी नहीं है। और ये हमेशा दुखों को लेकर होता है, सफरिंग को लेकर होता है, ये अच्छी मन स्थिति को लेकर नहीं होता है। जैसे आप दोस्त से बोले ओए मेरा प्रेम हो गया, और वो कहे मुझे सिंपैथी हो रही है, सिंपैथी नहीं एम्पैथी, क्योंकि खुशी की स्थिति है ना। खुशी की स्थिति में सिंपैथी कभी नहीं होती, लेकिन एम्पैथी हो सकती है कि मैं समझ सकता हूँ कि तू कितना खुश है मेरे दोस्त वीरू, तू कितना खुश है मैं समझ सकता हूँ। तो खुशी की बात है तो एम्पैथी होगी ना कि सिंपैथी होगी। यहाँ पे बात स्पष्ट है एकदम। तो एक प्रश्न ये हो सकता है कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या संबंध है और क्या अंतर है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इनका अंतर समझें, फिर एक चित्र से इनका संबंध भी समझ लेंगे। तो पहले इसका थोड़ा सा अंतर समझते हैं। एक तरफ हो गया ई, एक तरफ हो गया एस। एम्पैथी क्षमता किस चीज की है? जानने की क्षमता। सिंपैथी किस चीज की है? महसूस करने की क्षमता है। एम्पैथी दुख या सुख दोनों में हो सकती है, सिंपैथी केवल दुख में होती है। ये दो अंतर तो बहुत स्पष्ट आपको अंदाजा है ही। अब एम्पैथी में क्या है कि मैं कोई एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, फिर इस पे पॉइंट लिख लेंगे और चित्र भी बना लेंगे, ठीक है। सिचुएशन लेते हैं कि ए, बी और सी तीन मित्र हैं। आज सुबह सुबह खबर मिली कि बी की माता जी की मृत्यु हो गई है। माता जी की मृत्यु बहुत द्रवित करने वाली घटना है। आपकी लाइन में माता जी के पिताजी कर दें, एक ही बात है। ये चाचा जी, अरे चाचा जी कर दीजिए, कोई बात नहीं, जो आया उसको जाना तो है ही। तो आज वो घटना हो गई है, उसकी माता जी की मृत्यु हो गई। ए ऐसा व्यक्ति है कि उसकी माता जी की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी, और सी की माता जी अभी है, स्वस्थ है, ठीक है। ये स्थिति है। जैसे ही तीनों लगभग यार हैं, दांत काटी दोस्ती तीनों की, तीनों रोज शाम को एक साथ आवागर्दी करते हैं, इतने पक्के दोस्त हैं। तीनों एक साथ यूपीएससी के नाम लेकर घर से निकले हैं और दिल्ली में आके गतिविधियां कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे दोस्त हैं मेरे तीनों। और जैसे ही ए और सी को पता लगा, दोनों भागे भागे बी के घर पहुंचे, और वहां बी हताशा से बैठा हुआ है अपनी माँ के शव के साथ। और तीनों मान लीजिए इकलौते बच्चे हैं, तो इकलौते बच्चे का माँ से और लगाव ज्यादा हो जाता है। तो ए ने भी इसको सांत्वना दी, सी ने भी इसको सांत्वना दी। क्या ए और सी के मन में जो हो रहा है वो समान है या उसमें अंतर है? बी के दिल पर क्या गुजर रही है ये कौन समझ पा रहा है? ये समझ पा रहा है। तो ए के पास समझने की क्षमता है, यानी समानुभूति है, क्योंकि उसके पास वैसा अनुभव है जिसकी वजह से वो समझ पा रहा है कि आज मेरे दोस्त के दिल पर क्या गुजर रही होगी। ये ठीक है कि वो केवल सोच नहीं रहा, केवल जान नहीं रहा, वो समानुभूति के साथ इमोशनल भी है। इसलिए कॉग्निटिव एम्पैथी नहीं है, इमोटिव एम्पैथी है। और उसके मन में ये इच्छा भी आ रही है कि मैं दोस्त के लिए क्या कर दूं। तो मामला सिर्फ इमोटिव एम्पैथी का नहीं है, कंपैशनेट एम्पैथी का है। ये शब्द ध्यान रहे हैं आपको। तो समानुभूति है, पर ये समानुभूति कंपैशनेट भी है, ये इमोटिव भी है। लेकिन समानुभूति होने की पहली शर्त है कि आप वो चीज समझने के लायक हैं या नहीं है। सी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। मेरी माता जी की मृत्यु 5 साल पहले हुई, और उसके पहले मैं कितने लोगों के घरों में गया, किसी की मृत्यु हुई। मैं जिंदगी में कभी समझ नहीं पाया कि किसी के पेरेंट्स की मृत्यु का मतलब क्या होता है। बस ये था कि दुख है, हम साथ में हैं, इसे पढ़ते थे। लेकिन जब अपने घर में हुआ तो समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है। अब किसी के घर में होता है तो मैं ज्यादा गहराई से महसूस कर पाता हूँ कि भैया क्या गुजर रही होगी। पहले समझ नहीं आता था। तो सी बेचारा क्या करे, सी पहुंच गया है, सी समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूँ। सी महसूस कर रहा है कि मेरा दोस्त दुखी है, और दोस्त को दुखी देकर इसके मन में इमोशंस आ रहे हैं। वो अपने दोस्त की हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा। इसमें उसका अपराध नहीं है, इसमें उसकी गलती नहीं है, वो समझ ही नहीं सकता क्या करे बेचारा। तो जब आप समझ नहीं पा रहे हैं पर इमोशनल हो रहे हैं, तो आप सिंपैथी तो रख सकते हैं, एम्पैथी नहीं रख सकते। और जब समझ पा रहे हैं तो समानुभूति रख सकते हैं, लेकिन समझने के साथ साथ इमोशनल भी होंगे तो इमोटिव एम्पैथी रख सकते हैं। कुछ करने का मन भी है तो कंपैशनेट एम्पैथी रख सकते हैं। लेकिन समझेंगे तभी जब आपको उस परिस्थिति की समझ होगी। ये हो सकता है कि आपने बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी हो जिनकी वजह से समझने की क्षमता थोड़ी बढ़ गई हो, एम्पैथी की क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन जिसने अपने ऊपर झेला है उसकी एम्पैथी की क्षमता निश्चित रूप से ज्यादा होगी किसी भी दूसरे व्यक्ति की तुलना में। तो क्या मैं आपको इस उदाहरण से समझा पा रहा हूँ कि एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर क्या होगा किसी खास सिचुएशन में? अगर इसी को मैं यहाँ ले आऊँ, एम्पैथी में हम दूसरे व्यक्ति की मनःस्थिति को सटीक रूप से समझते हैं। क्या सिंपैथी में अनिवार्य है या ऐसा अनिवार्य नहीं है? सिंपैथी में अनिवार्य नहीं है कि आप सटीक रूप से समझ पा रहे हो कि मेरे दोस्त या मेरे परिचित के मन पे क्या गुजर रहा है, लेकिन आप दुखी हैं, वो दुखी, आप भी दुखी हैं, वो रो रहा है, आप भी रो रहे हैं, लेकिन आप एक्जैक्टली नहीं समझ पा रहे कि उसके मन पे क्या गुजर रही है। तो एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में ये 2-3 अंतर आमतौर पे ध्यान में रखे जाते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? तो इन दोनों के बीच का संबंध कुछ-कुछ ऐसा हो सकता है। थोड़ा-सा एरिया है जो ग्रे एरिया है, ग्रे या मिक्सिंग वाला एरिया है। ये है एम्पैथी, ये है सिंपैथी। इस चित्र को जस्टिफाई करने के लिए मुझे 3 एग्जांपल देने पड़ेंगे। एक, एम्पैथी तो है पर सिंपैथी नहीं है। तो पहली सिचुएशन क्या है? एम्पैथी है, सिंपैथी नहीं है। ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये वाला हिस्सा हो गया। दूसरा एग्जांपल देना पड़ेगा, सिंपैथी तो है पर एम्पैथी नहीं है, वो ये हिस्सा हो गया। और तीसरा एग्जांपल देना पड़ेगा जहां एम्पैथी और सिंपैथी दोनों हैं और दोनों के बीच का अंतर ब्लर हो गया है, दोनों के बीच का अंतर लगभग शून्य हो गया है। ये 3 एग्जांपल जैसे ही आएंगे बात खत्म हो जाएगी। एम्पैथी तो है पर सिंपैथी नहीं है, इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण हो सकता है ऐसा सिविल सर्वेंट जो एक खास समस्या का शिकार हो। समस्या को बोलते हैं कंपैशन फटीग। एक शब्द नोट कर लीजिए, अभी लंच के बाद इस शब्द को हम समझेंगे। कंपैशन, कंपैशन फटीग का मतलब होता है कि आप थक गए हैं कोरोना करते करते। जब आईपीएस बनेंगे ना, तो पहली बार किसी का मर्डर आपके इलाके में होगा, आप रात भर सो नहीं पाएंगे, कई रात नहीं सो पाएंगे। उस परिवार के प्रश्न को परेशान करेंगे, आपका मन करेगा मैं ये मिस्ट्री सॉल्व करूं और जिसने मर्डर किया उसको छोड़ूंगा नहीं।
क्योंकि आप नए नए अभी हैं तो जोश ज़्यादा है। 15-20 दिन होते होते आपने पाया कि 5 मर्डर हो चुके हैं, 6 महीने होते होते पाया कि 20 हो चुके हैं, और 20 के 20 का इन्वेस्टिगेशन आपकी टीम कर रही है। सब लोग उतना ही होते हैं हर परिवार में, और 20-21 मर्डर देखने के बाद जब 22वां होता है ना, तो आपके पास फोन आता है एसएचओ का, सर मर्डर हो गया है, और रात को 2:30 बजे आप कह रहे हैं अरे यार रात को मारना जरूरी था क्या, सुबह मार लेते। नींद खराब कर दी मेरी। फिर आप अनमने भाव से उठ के जाते हैं मौके पे, वहाँ एक आदमी मरा हुआ है, पुलिस वाले काम कर रहे हैं, 3-4 लोग से परिवार के, हुजूर हमारा बच्चा मर गया, हमारा बच्चा मर गया, कह रहे हैं, पीछे जाओ, अरे इनको पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ इनको। आप जिस स्थिति में आ गए हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन फटीग। आपकी करुणा, आपके इमोशंस थक गए हैं, इतने मर्डर देख लिए हैं कि मर्डर देख के कुछ होता ही नहीं आपको। इस अवस्था का नाम है कंप्रेशन फटीग। इस अवस्था का सिविल सर्वेंट क्या है, कुछ देखा समझ रहा है, इमोशंस नहीं आ रहे उसके अंदर। आप समझ पा रहे हैं, समझ रहा है, इमोशंस नहीं आ रहे उसके अंदर। दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इमोटिवली डिप्राइव्ड है, भावनात्मक रूप से वंचित व्यक्ति है, कि उसके अंदर इमोशंस आते ही नहीं है, अभ्यस्त अपराधी है या कुछ और है। जैसे कसाई है, रोज 30-40 मुर्गे काटता है, जब जब मुर्गे को पकड़ता है उसकी आंखें फैल जाती हैं गर्दन कटवाने से पहले, चिल्लाता है, तड़पता है, हर बार देखता है, समझ रहा है कि इसको क्या हो रहा होगा, पर क्या करे, खटाक, उसका धंधा है, उसको फर्क पड़ना बंद हो गया है। वो इमोशनली डिप्राइव्ड हो चुका है इस मामले में, और कुछ लोग जनरली इमोशनली डिप्राइव्ड होते हैं, उनको बचपन से एम्पैथी का विकास हुआ नहीं, किसी को मारते हैं, हत्या करते हैं, उनको फील ही नहीं होता कि दर्द क्या होता है, जानते हैं फील नहीं कर पाते। तो यदि कोई जानता हो पर फील ना कर पाता हो तो वो क्या होगा, एम्पैथी तक तो पहुंचेगा, सिंपैथी नहीं पहुंच पाएगा। सिंपैथी है पर एम्पैथी नहीं है। किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप समझ नहीं सकते, जैसे कोई लड़की है, एसिड का हमला उसके ऊपर हुआ है, आप वहां के एसपी हैं, वो लड़की तड़प रही है, उछल रही है, बेचैन है, चिल्ला रही है जोर जोर से, आप एग्जैक्टली समझ ही नहीं सकते क्या हुआ उसको, क्या हो रहा है, क्योंकि आपने झेला नहीं है सब। ऐसी मेटर्निटी की स्थिति में कोई महिला उछल रही है, दर्द से तड़प रही है, उसके परिवार के लोग, विशेष रूप से पुरुष लोग, कितना भी उसके प्रति सहृदय हो, फील तो मतलब नहीं समझ सकते ना कि क्या पेन हो रहा है उसको। मेटर्निटी का पेन कोई पुरुष कैसे समझ लेगा जो उसने कभी झेला ही नहीं है। लेकिन पत्नी की चिल्लाने की आवाज सुन के उस पति की आंख में आंसू आ सकता है, तो ये महसूस कर सकता है कि बहुत दर्द है, और दर्द चाहता है कि उसको ना हो। तो इन स्थिति में क्या होगा कि सिंपैथी तो हो जाएगी पर एम्पैथी नहीं हो पा रही, क्या करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एम्पैथी हो रही है, और जैसे ही आप इमोटिव एम्पैथी की ओर बढ़ते हैं, आप समझ सकते हैं कि इमोटिव एम्पैथी आमतौर पर सिंपैथी की रेंज में नहीं आती है, कि एम्पैथी के साथ में इमोशन भी आ गए। अगर एम्पैथी के साथ में इमोशन भी आ गए तो वो इमोटिव एम्पैथी है, और सिंपैथी में क्या होता है, इमोशन आना चाहिए, महसूस होना चाहिए। तो इमोटिव एम्पैथी और सिंपैथी के बीच की सीमाएं बहुत ही धुंधली हैं। अधिकांश मामलों में इमोटिव एम्पैथी और सिंपैथी साथ साथ घटित होती है, इसलिए उन दोनों को लगभग एक, एग्जैक्टली एक तो नहीं, लगभग एक मान सकते हैं। सिंपैथी में कई बार हमें समझ नहीं आई होती बात, केवल महसूस कर रहे हैं। इमोटिव एम्पैथी में समझ भी आई हो और महसूस भी करना जरूरी है। तो हम मान लेते हैं कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां समझ में आ गया, आप महसूस भी कर रहे हैं, तो वो सिंपैथी और एम्पैथी के बीच का अंतर वहां धुंधला हो जाता है।